मोदी का जो काफिला है वो यहां पर पहुंच चुका है और बस रोड शो अब शुरू ही होने वाला है। और आसपास आप भीड़ देखिए किस तरह से लोग पहले से यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। यह काफिला आगे बढ़ता हुआ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण यह पूरा रोड शो होने वाला है। और इस रोड शो को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए, और क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से हम बात करें तो कर्नाटक का यह चुनाव है और ऐसे में समूचे भारत को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने का, उसको और ज्यादा हाईटेक और विकसित बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर ली जाए, या इसके अलावा जो तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार की, वो लगातार लोगों तक पहुंचाने की जो कवायद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने की है। और जिसका फल ये निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो देश का विकास है, देश की जो रफ्तार है वो और तेज होती नजर आई है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में ये रोड शो इसकी शुरुआत होने वाली है और लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहले से मौजूद हैं जो उनके एक दीदार पाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों के किनारे यहां पर पहले से मौजूद हैं और काफ़ी भव्य रोड शो होने वाला है। और ऐसे में कल भी जो रोड शो हुआ था उसकी तस्वीरें हम आपके साथ हमने साझा की और आपने देखा कि किस तरह से लोग भारी संख्या में यहां पर एकत्रित हुए। और उसके बाद आज का जो रोड शो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद अब से बस कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूरा चुनाव, और इस चुनाव की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं और ऐसे में उनकी लोकप्रियता को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ देश के, अगर हम बात करें देश की दृष्टि से बात करें तो देश में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और उसके अलावा वैश्विक पटल पर भी उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों के किनारे लोग सुबह से यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद रखी गई है, क्योंकि काफी भव्य रोड शो है और सबकी नजरें आज के रोड शो पर है, क्योंकि ये रोड शो तमाम जो दिशा और दशा है वो यहाँ पर बदलने का काम करेगी। तो एक बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो भव्यता यहाँ पर नजर आ रही है इस रोड शो को लेकर, जिसकी शुरुआत बस हो ही चुकी है, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लोग फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं, जनसभाओं का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन रोड शो जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, हमने पहले भी इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनकी लोकप्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई और लोग उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी कुछ कायाकल्प यहाँ पर किया गया है। दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफी कायाकल्प किया गया है।
तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और काफ़ी कुछ ये पूरा रोड शो बयां कर रहा है। मेगा रोड शो है ये, और ये रोड शो काफ़ी कुछ कहानी बदल सकता है यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है उसकी। आयशा खानम हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, शुरुआत हो चुकी है रोड शो की और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो साफ तौर पर यहाँ पर काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और पहले से जैसे लोकप्रियता उनकी रही है वो लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है रोड शो को लेकर। और राजनीतिक पटल पर जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है इस प्रचार में बीजेपी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ, और जो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्र सरकार का शासन रहा, उन तमाम उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, उन तमाम वेलफेयर स्कीम को लोगों के सामने रखा, और इस प्रचार का जो अहम हिस्सा है वो है बीजेपी है भरोसे, यानी बीजेपी ही कर्नाटक का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। और बीजेपी कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए, डबल इंजन सरकार का जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी इस प्रचार का एक अहम फोकस, अहम हिस्सा बना लिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के लिए उतरते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क पर रोड शो करते हैं तो पूरे लोग उनके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। देखिए, प्रचार उस वक्त महज बीजेपी के लिए प्रचार नहीं होता, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए, सब यहाँ मौजूद लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री बहुत ही गर्व के साथ वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और बहुत ही गर्व के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहता है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, बल्कि आम आदमी, आम जनता, आम सिटीजन में वो बेहद जोश और बेहद उत्साह भरते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम इलाकों में युवा जो हैं हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक नई पीढ़ी, एक न्यू जनरेशन को हम देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई परिवार जो है अपने घर से बच्चों को लाए हैं। कई परिवार जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखे। कंधों पर बच्चों को बिठाया है यहाँ पर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए। तो ये बयान करता है कि प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है ये महज चुनाव तक सीमित नहीं है, महज एक प्रचार तक सीमित नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व जो है वो हर किसी तक पहुंच रहा है, उनका व्यक्तित्व हर किसी को लुभाता है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो न्यू इंडिया का सपना जो प्रधानमंत्री अमृतकाल का सपना जो बताते हैं। बिल्कुल आयशा, मोदी के नारों से यहाँ पर जैसा पूरा समा गूंज चुका है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूल बरसाकर लोग लगातार यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का रहा है, और ऐसे में रोड शो को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कलाकार भी पहले से मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, ये रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा से हम बात करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर काफ़ी कुछ कह रही है उनकी लोकप्रियता के बारे में, प्रधानमंत्री की शख्सियत के बारे में, और साफ तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल टू पीपल कनेक्ट जो एक बनाया है, एक कनेक्शन बनाया है लोगों से अपना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विकास की जो परियोजनाएं उसका लाभ पूरे देश में देखने को मिला है। तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई, तमाम ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिनसे लोगों को लाभ पहुंचा। डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम
वैश्वीकरण की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने की बात करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा हाईटेक बनाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन क्षेत्रों में काम किया है। हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम और विकास का जो पूरी संरचना है उसको और ज़्यादा विकसित किस तरह से किया जाए, इसकी रूपरेखा की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ सालों में तमाम जो योजनाएं चलाई, परियोजनाएं चलाई, उसका लाभ आम जनमानस को मिला है और यही वो लाभ है जिसकी वजह से लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता इसी वजह से और ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों के दिलों में बसते हैं और लगातार देश हित में, लोगों के लिए, जनहित में लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी और ज़्यादा उभरती हुई नजर आ रही है। आयशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, ये काफिला काफ़ी जोर शोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हम जान रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसे में इस रोड शो से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी की अगर हम बात करें तो कितना बल यहाँ पर मिलता हुआ बीजेपी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो स्थितियां हैं वो पहले बेहतर थी लेकिन अब और ज़्यादा मजबूत होती नजर आएंगी इस चुनाव में। जी हाँ, ये रोड शो अभी देख सकते हैं आप कैसे सीवी रामन नगर में और आगे बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये रोड शो बहुत अहम रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचते हुए नजर आए। बीजेपी ने अपनी कैंपेन स्ट्रैटेजी को पहले से ही तय किया था कि जो आखिरी दौर होगा कैंपेन का, इस आखिरी दौर में प्रधानमंत्री की धुआंधार कैंपेनिंग होगी, एक तरह से पहुंच होगी हर कोने कोने तक। तो ये बीजेपी की प्लानिंग जो है लास्ट फ्यू डेज की, लास्ट 1 वीक की जो प्लानिंग थी, ये रंग ला रही है क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही कैंपेन करते हुए कांग्रेस एक पीक तक पहुंच चुकी थी, एक ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी और कांग्रेस को ये उम्मीद हो रही थी, कांग्रेस को ये लगने लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वेव है और कांग्रेस को इसका पैदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की आखिरी दौर की स्ट्रैटेजी का पता चला और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे तो विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स करना पड़ा, दोबारा से अपनी कैंपेनिंग को रिवर्स करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये काफी रंग ला रहा है बीजेपी के लिए क्योंकि बेंगलुरु में 28 विधानसभा सीटें हैं। ये 28 विधानसभा सीटें बहुत अहम है। बेंगलुरु शहर 2009 तक करीब 12 सीटें थी बेंगलुरु में, लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद बेंगलुरु शहर 28 सीटों वाला शहर हो गया है। बेंगलुरु का दायरा 148 किलोमीटर का दायरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु की कॉस्मोपॉलिटन शहर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, बीजेपी का कनेक्ट पहले से ही ये रहा कि बीजेपी आसानी से अर्बन वोटर को आसानी से कनेक्ट करती रही। तो बीजेपी अब यही उम्मीद लगा रही है कि बेंगलुरु में जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटें में कम से कम 20-25 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को ये सीटें बेंगलुरु से चाहिए। इस समय बीजेपी के पास करीब 11 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी अब अपना जो खाता है इसे और बढ़ाना चाहती है क्योंकि बेंगलुरु शहर को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तवज्जो दी गई है। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी बेंगलुरु को एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगी, यानी जिस तरह से दिल्ली के पास नोएडा एनसीआर रीजन है, ठीक उसी तरह से बेंगलुरु को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रोथ के लिए उसको तवज्जो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री खासकर जब बेंगलुरु पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल कनेक्ट यानी टेक्नोलॉजी से लोगों के साथ जुड़ते हैं और बेंगलुरु एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है और बेंगलुरु हब है, आईटी हब है। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो आगे चलकर बेंगलुरु को एक ग्लोबल इनोवेशन हब देगा, यानी उस प्रोजेक्ट का नाम होगा डिजिटल युवा नाडु, यानी युवाओं के लिए एक डिजिटल राष्ट्र कायम करने की और एक लक्ष्य रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल इनोवेशन हब की बात मैनिफेस्टो में कही गई है और ये तमाम चीजें हैं जो आईटी और सिलिकॉन वैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जुड़ते रहे हैं और हमेशा स्टार्टअप को उन्होंने बढ़ावा दिया है, युवाओं को बढ़ावा दिया है। युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में न्यू इंडिया की नींव है और ये न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्कीम
इसी के आधार पर इसी की ईर्ष्या बनाते रहे हैं। और जब बैंगलोर आते हैं तो कल भी हमने देखा, जब बैंगलोर साउथ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, ये जो बैंगलोर साउथ इलाका है ज्यादातर आईटी हब है, यहाँ पर आईटी में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में आईटी हब से आए हुए लोग हैरान रह गए कि इस तरह का प्रचार भी होता है, क्योंकि इनमें से आईटी के कई बार आरोप लगता है कि जो आईटी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो जब मतदान होता है तो वो वीकेंड के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह का प्रचार उन्होंने देखा है तो वो अब ये कह रहे हैं कि वो जरूर बुधवार के दिन अपना मत डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो इस तरह का एक बदलाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस राह से गुजर रहे हैं, सीवी रामन नगर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तमाम डिफेंस पीएसयू सेक्टर्स इस क्षेत्र में आती हैं। एचएएल की हेलीकॉप्टर यूनिट, एचएएल के कई एमएसएमईज जो हैं इस क्षेत्र में आती हैं, और करीब 15,000 से ज्यादा एमएसएमईज हैं जो एचएएल के साथ काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का सपना जो है, इन्हीं सड़कों से होने वाला, जो गुजरने वाला सपना है, इन्हीं सड़कों से सीवी रामन नगर की ओर से ये सपना गुजरता है, ये विजन है। और इन इलाकों में भारी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या है, और यहाँ पर भी काफी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है। यहाँ पर भी काफी भारी संख्या में केरल से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग इलाकों से आए लोग जो है यहाँ पर अपना, उन्होंने इस इलाके को अपना घर बनाया है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक पहुँच रहे हैं। आगे चल के मंदिर से पास होंगे, जहाँ पर सुब्रमण्य मंदिर है, वहाँ पर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए कई संख्या में लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पर हनुमान चालीसा का उच्चारण भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो एमजी रोड की ओर पहुंचेंगे, जो ट्रिनिटी चर्च है, ट्रिनिटी सर्कल है, जहाँ पर ये रोड शो खत्म होने वाला है। यहाँ भी बहुत अहम है, ये बैंगलोर का हब है, बैंगलोर का एक ऐसा लोकेशन है जो युवाओं के लिए और एक ग्लोबल सिटी के लिए जो हब माना जाता है। एमजी रोड का आखिरी पड़ाव ये बैंगलोर का अहम पहचान है। तो प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुँचेंगे, और हमने देखा जिन रोड पर प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं होने वाला है, वहाँ तक भी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। यही कोशिश में कि वो आगे बढ़ सकें और इस काफिले के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ चल सके। आयशा, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से ये पूरा काफिला गुजरेगा, तो ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है, और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अब की बार कितनी सुनिश्चित की जा रही है? जी देखिए, इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम कहें तो सीवी रामन नगर है, यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से गढ़ माना गया है। बीजेपी के कितने विधायक है यहाँ पर। फिर अगर हम आगे चलते हैं, अलीपुर जो सीवी रामन का हिस्सा है, यहाँ भी बीजेपी का गढ़ है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर बकलिका का डोमिनेशन रहा था, लेकिन अब सीवी रामन नगर में रघु जो सचिन एमएलए हैं, वो 5वीं बार वो यहाँ पर मैदान में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 4 टर्म्स उन्होंने पूरे किए हैं। तो ये सीट बीजेपी के पास रही है। और आगे अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो शांति नगर इलाका है, जहाँ पर कांग्रेस के साथ बीजेपी का कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। यहाँ पर एनए हारिस है जो वो भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, और उन्होंने भी अपने 4 टर्म्स पूरे किए हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन तमाम इलाकों में अपना प्रचार को और मजबूत बनाए, जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि वो कांग्रेस से सीट छीनकर बीजेपी के पास ले आए। तो ये प्रचार किसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस प्रचार के रूप में शिवाजीनगर का इलाका भी आता है, थोड़ा रूट जो है शिवाजीनगर इलाके में भी आते हैं। और यहाँ भी बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है, क्योंकि इस इलाके में ज्यादा अल्पसंख्यक हैं और ज्यादा तमिल भाषी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अपनी प्रेजेंस जो है मौजूद करने के लिए इस प्रचार से बहुत लाभ उठाने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो तमिल भाषी वोटर्स हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, ये शिवाजीनगर इलाके में हमेशा से निर्णायक वोटर्स होते रहे हैं। तो इधर भी इस प्रचार का असर जरूर पड़ेगा। तो ये 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी, सीवी रामन नगर, शांति नगर, शिवाजी नगर से ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। देखिए गौरव, एक और दिलचस्प बात है, आज बीजेपी इस
रोड शो को और भी आगे ले जा सकती थी, लेकिन नीट एग्जाम के चलते बीजेपी ने तय कर लिया कि इस रोड शो को करीब 11:30 बजे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 बजे से नीट एग्जाम है और कई हजारों की संख्या में युवा बेंगलोर में एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं, वो एग्जाम के केंद्र पहुंच रहे हैं। तो 11:30 बजे तक ये रोड शो खत्म करने के लिए बीजेपी ने उसी हिसाब से प्लानिंग की है। पहले जब बीजेपी ने प्लानिंग की थी कि एक ही दिन में पूरा शहर कवर किया जाएगा, लेकिन लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, कहीं पे बिल्कुल, और साफ तौर पर छात्रों को किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए और आज वो एग्जाम भी है। और ऐसे में एक तरफ तो ये एग्जाम है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का भी एग्जाम है, तो 2 तरह के एग्जाम हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत तो झोंकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मन में कोई सवाल ना हो, उनकी हमेशा स्पष्टता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कारगर रहकर उन्होंने तमाम कदम भी उठाए हैं। ऐसे में ये कदम भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दृष्टि से, क्योंकि भविष्य भी कहीं ना कहीं आज से ही निर्धारित होगा इन बच्चों का जो आज नीट की इस परीक्षा में बैठेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अपनी परीक्षा है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और दूसरी तरफ छात्रों के एग्जाम हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है और छात्र जरूर ये कोशिश करेंगे कि वो जल्दी अपने एग्जाम सेंटर्स पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला गया था कल भी और आज भी। बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस की सराहना करनी होगी, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने बैंगलोर में रोड शो के चलते 26 किलोमीटर का रोड शो कल हुआ था, उसके चलते कहीं भी किसी तरह का ट्रैफिक जैम, किसी तरह का क्लस्टर नहीं बनने दिया। और अब आज भी उसी तरह से इस ट्रैफिक को संभाला गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों के लिए कि अगर छात्र जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अगर वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाए और पुलिस इसका पूरा इंतजाम करेगी। तो जाहिर है, आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं के लिए बात करते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, इस सोच को बीजेपी ने अपने इस कैंपेन में उतारा है, इस कैंपेन में दर्शाती है कि यहाँ पर किसी तरह से छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। तो रोड शो आगे बढ़ रहा है और अल्सपुर की तरफ पहुंच रहा है और ये हम देख सकते हैं जो रोड शो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, फ्लाईओवर के नीचे से पहुंच रहा है। देखिए, बैंगलोर और इंदिरा नगर के बीच बैंगलोर का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन बना था, सबसे पहला मेट्रो लाइन बनी थी, 8 किलोमीटर की लाइन। और ये जो है बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली कड़ी थी और ये 8 किलोमीटर की लाइन बहुत अहम है बैंगलोर के लोगों के लिए। बहुत भावुक है बैंगलोर के लोग मेट्रो को लेकर और इसे नंबर मेट्रो कहते हैं, यानी हमारी मेट्रो कहते हैं। तो ये मेट्रो लाइन के नीचे से प्रधानमंत्री का काफिला आगे गुजर रहा है और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्सपुर की तरफ पहुंचेंगे, जो गोपाल्या है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्लम्स हैं और वहां से भी कई भारी मात्रा में लोग सड़कों पर आए हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इनमें से कई लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जिन्हें डायरेक्ट केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा हुआ है। कई स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने लागू की है। ये तमाम स्कीम्स का उन्हें डायरेक्ट फायदा मिला है। तो ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लोग हजारों की संख्या में हाथों में फूल लिए खड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी गौरव। आयशा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसमें तमाम चुनौतियाँ भी कहीं ना कहीं नजर आ रही होंगी। वो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं जिससे बीजेपी को अब की बार पार पाना है, और जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो किस तरह से अब की बार चुनावी मैदान में जो मुद्दे लेकर उतरी हैं वो कितने प्रभावी अब की बार दिख रहे हैं? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ये विधानसभा चुनाव जो है एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। तो इस चुनाव को बहुत ही अहमियत दे दी गई, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी, सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की एकमात्र पहचान है। बीजेपी मजबूत है यहाँ पर और बीजेपी ने हमेशा से कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना है। तो बीजेपी ये पूरी कोशिश में है कि कर्नाटक जो बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार है वो अपने पास रहे और इस राज्य में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत अहम है, कांग्रेस के लिए भी ये अहम है, क्योंकि
कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था किसी समय कर्नाटक, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, कोalition सरकार चलाई थी कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में जेडीएस के साथ मिलकर, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए उसके अस्तित्व और उसकी पहचान की लड़ाई है, और कांग्रेस अगर कर्नाटक में इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करती, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा वापस कर्नाटक में अपना शासन लाना और यहाँ पर वापस सत्ता में आना। और जेडीएस के लिए तो बहुत ही अहम है, क्योंकि जेडीएस एक रीजनल पार्टी है, और देखिए जेडीएस हर बार यही ऐलान कर देता है चुनाव से पहले कि जेडीएस किंग मेकर बनेगा, क्योंकि जेडीएस को इस बात का चस्का लग चुका है पिछले चुनावों में भी, क्योंकि वो 25-30 सीटें लेकर कोalition सरकार बना लेता है। एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, एक बार कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो जेडीएस को इस बात से तसल्ली मिल जाती है कि वो 25-30 सीटें जीत लेंगे, और अगर कोalition सरकार बनती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए नेगोशिएट किया जाएगा। तो लेकिन इस बार जेडीएस का गढ़ भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इन तमाम इलाकों में, जो ओल्ड मैसूर रीजन है, तुमकुर रीजन है, चन्नपट्टना है, इन तमाम इलाकों में बीजेपी ने अपनी कमजोरी का एनालिसिस किया पहले से ही। लगभग 1 साल पहले से बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन तमाम इलाकों में लगातार बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में खासकर ओल्ड मैसूर रीजन में कई विकास की योजनाओं को लागू किया गया। हालांकि जेडीएस का गढ़ है, लेकिन जेडीएस के शासन के दौरान भी इन इलाकों में अभी तक पक्की सड़कें नहीं मिली थी, और बेंगलुरु मैसूर हाईवे जो केंद्र सरकार ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया, ये एक सौगात है इस ओल्ड मैसूर रीजन के लिए, और यहाँ के विकास के लिए एक रफ्तार देने वाला हाईवे है ये। तो अमित शाह ने इस इलाके में बहुत ही मेहनत की है कुछ समय से, और यहाँ के जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें भी एक साथ लाया है। हालांकि उन्हें बाद में नंदिनी को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसको कांग्रेस ने एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर दी। तो जेडीएस के लिए अपना गढ़ बचाना बहुत जरूरी है, और जेडीएस लगातार कोशिश कर रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जो है मैदान में उतरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा 90 वर्ष के हैं, हालांकि उनकी सेहत पे ठीक नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद वो अपना गढ़ बचाने के लिए इस इलाके में प्रचार करते हुए नजर हैं। देवेगौड़ा के लिए काफी सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात से भी नाराज हैं कि जेडीएस जो है भले ही सेक्युलर जनता दल है, भले ही आम आदमी की बात करती है, किसानों की बात करती है, लेकिन जेडीएस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपना परिवार होता है। ये नाराजगी जो है लोगों के मन में है, लेकिन इसके बावजूद प्रचार जोरदार चल रहा है। आयशा, ये जो मुद्दे हैं वो तो प्रभावी है ही हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव अप्रोच की बात करें तो अब की बार पिछले चुनाव से अब की बार का चुनाव कितना अलग नजर आ रहा है, और अब की बार जो मुद्दे हैं वो कितने ज्यादा बदलाव के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सरकार ने परियोजनाएं चलाई उनका लाभ लगातार पूरे देश में और खासतौर पर दक्षिण भारत में देखने को मिला है। तो ऐसे में पिछले चुनाव से अब की बार का जो चुनाव है वो कितना अलग आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग पॉलिटिकल इक्वेशंस पर लड़ा जा रहा है। हमेशा से कर्नाटक में जब भी चुनाव होते थे तो यहाँ पर सबसे पहले जाति या समुदाय को लेकर बात होती थी कि लिंगायत जाति का कोई शख्स हो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो कलिगा का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इस तरह से बात किया जाता था कि एक एक समुदाय जो है वो निर्णायक समुदाय है, वो चुनाव का फैसला करते हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव को एक नई दिशा दे दी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर भले ही लिंगायत समुदाय निर्णायक समुदाय, लेकिन उसके बावजूद कई फेरबदल किए, कई नए चेहरे जो है उनको टिकट दिए, मैदान में उतारा उन्हें, और ये साबित कर दिया कि बीजेपी महज एक समुदाय या फिर एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। बीजेपी एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को मौका देना चाहती है, युवाओं को मौका देना चाहती है, और इस चुनाव में जब टिकट बांटे गए तो ये साफ हो गया कि बीजेपी एक नई पीढ़ी, एक नई
प्लानिंग को लेकर आगे चल रही है और एक नई लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार कर रही है। लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कहीं भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, कोई भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब चुनाव लड़ा जाए तो सब मिलकर, तमाम समुदाय मिलकर ये चुनाव लड़े और बाद में बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा से जब मुख्यमंत्री का ऐलान करती है, मुख्यमंत्री को चूज करती है फाइनली, तो बीजेपी कहीं ना कहीं सरप्राइज बीजेपी के पास होता है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो बीजेपी एक नया चेहरा कर्नाटक को देगा, एक युवा चेहरा जो है मुख्यमंत्री पद पर होगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दाव पर है और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सिद्धरामैया विपक्ष नेता हैं, डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक कंफ्यूजन फैला रही है। कुछ हद तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना है और उन्हें क्या मानना है। तो ये कुछ हद तक कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है और लगातार जो बयानबाजी, जो व्यक्तिगत हमले कांग्रेस करती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसके चलते कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ हद तक नुकसान भी झेलना पड़ा है। और मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने तमाम चीजें, तमाम गारंटी की बातें कह दी, युवाओं को युवा निधि की बात कही है, जो 1500 रुपए उन्हें दिए जाएंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली की बात कही, 200 यूनिट बिजली की बात की, ये तमाम गारंटी कार्ड के बावजूद कांग्रेस शुरू में एक अच्छा कैंपेन लेकर आई थी, एक अच्छा कैंपेन चल रहा था, कांग्रेस काफी विश्वास के साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर निषेध लगाने की बात आई, कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई को एक समान पेश कर दिया, तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के फॉर्च्यून जो है वो बदल कर रख दिया है। तो अब कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कुछ हद तक नाराजगी है कि आखिरकार बजरंग दल पर मुद्दा मैनिफेस्टो में कैसे पहुंच गया, क्योंकि इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस करना है, इस मुद्दे को अगर बैन भी करना है कि संगठन को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विधेयक लाकर से बैन किया जाता है। लेकिन मैनिफेस्टो में ये बात कहकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को दूर दे दी और बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में है। कांग्रेस जो 40% सरकार की बात कह रही थी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, ये तमाम चीजों से कांग्रेस अभी भी उम्मीद में है कि अभी भी स्थिति हाथ से नहीं गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार है, जो रोड शो है, जो कैंपेन है, इसको देखकर कुछ अलग ही तस्वीर मिल रही है और राजनीतिक विश्लेषक भी कर्नाटक में जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो भी कुछ हद तक कंफ्यूज हैं कि आखिरकार ये जो नरेंद्र मोदी का प्रचार है वो किस तरह से एक नया ट्विस्ट दे दिया है पूरे कैंपेन के लिए और इस चुनाव की जो डायरेक्शन है उस दिशा को भी बदल दी है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हमने सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, छोटी बड़ी सारी मिलाकर उन्होंने तमाम बातें कही। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि टेररिज्म को लेकर जिस तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम कारगर स्टेप उठाए गए। लेकिन अब हम जब बात करते हैं और कांग्रेस के शासनकाल को भी उन्होंने गिनवाया कि किस तरह की जो नाकामियां वहां पर नजर आई थी वो भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उसको गिनवाया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो जो नीतियां बनी थी वो नीतियां इस आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर उस पर नकेल कसने के लिए कितनी कारगर साबित हुई थी? अपना सवाल दोहराए, यहाँ पर शोर है। जी 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 आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात रखी थी जनसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पिछली सरकारों को उन्होंने लगातार आड़े हाथों को लिया था, साफ तौर पर कांग्रेस को। तो ऐसे में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए किस तरह के कारगर स्टेप उठाने की जो जरूरत प्रधानमंत्री ने जिस पर बल दिया था वो क्या रही थी और अभी तक इस पर किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो कारगर साबित होती नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री ने जमकर कांग्रेस पर भी हमला बोला है और आतंकवाद को सपोर्ट करने की बात कही है और प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने पब्लिक रैली में ये बात भी रखी कि कैसे
जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, उस वक्त कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बाटला हाउस एनकाउंटर के विरोध में थे और कई ऐसी बयानबाजी भी थी उस समय। और उस वक्त भी कांग्रेस ने आतंकवाद की निंदा नहीं की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कई रैलीज में, कई पब्लिक सभाओं में ये कहा कि कांग्रेस को अगर आप जिता रहे हैं, कांग्रेस को अगर वोट जा रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के लिए, पार्टी के पक्ष में वोट जा रहा है। तो बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आतंकवाद को समर्थन देने के को लेकर हमला किया है। और आगे चलकर ये जो मुद्दा है आगे चलकर और भी नया रंग ले सकता है, क्योंकि खासकर कर्नाटक के कोस्टल इलाके में पीएफआई संगठन जो है, पीएफआई संगठन पर यह आरोप हमेशा से लगा रहा है कि केरल से उनके कई आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क है। और यही वजह है कि केरल जो बैंगलोर से सटे हुआ राज्य है, तो वहाँ के आतंकवादी संगठनों के साथ पीएफआई का एक कनेक्ट रहा है। तो ये हमेशा से पीएफआई पर आरोप रहा और पीएफआई भी इसको लेकर सक्रिय रहा इस क्षेत्र में, कर्नाटक के कोस्टल राज्य में भी। यही वजह है कि पीएफआई को बैन करना पड़ा। सके आगे चलकर कर्नाटक में जो केरल में जो स्थिति बनी है, उस तरह की स्थिति कर्नाटक में ना हो। तो कर्नाटक सरकार ने कड़े कदम उठाए ताकि पीएफआई की गतिविधियां जो है कोस्टल कर्नाटक को आतंकवाद का हब ना बनाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप के तौर पर जमीन पर हमेशा से कोस्टल कर्नाटक में होती रही है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया और आतंकवाद पर जोरदार हमला बोला, तो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया, एक मैसेज जरूर जा रहा है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह के आतंकवाद को कुचलने के लिए तैयार है और किसी भी तरह के आतंकवाद को सहन नहीं करेगी। तो कर्नाटक एक शांतिपूर्ण राज्य है, एक लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। और कर्नाटक में उस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जिस तरह की तस्वीरें आज हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं या फिर कभी बिहार में देखते हैं। तो उस तरह की स्थिति कर्नाटक में नहीं है। यही वजह है कि कर्नाटक में देखिए आप एक फेज में पोलिंग हो रही है। तो कर्नाटक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा स्टेटमेंट दिया है और प्रचार के दौरान ये संदेश दूर तक पहुंचा है। आयशा, जैसे हम चुनाव की रणनीतियों की जब बात कर रहे हैं, तो अब की बार कांग्रेस किस रणनीति के साथ और किन मुद्दों के साथ यहाँ पर उतरी है? और इसके अलावा जब हम और राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो उनके पास क्या ऐसा खास है जो अब की बार जनता को लुभाने में वो कारगर साबित हो पाएगा? क्या मुद्दे उनके प्रभावी हैं? हेलो आयशा जी, आपका सवाल? जी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं और खास तौर पर कांग्रेस, उनके पास कौन कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जो अब की बार के इलेक्शन में उन्हें सत्ता पर काबिज कर सकते हैं? जी, आपका सवाल दोहराएं प्लीज। जी, कांग्रेस की भूमिका पर मेरा सवाल है कि कांग्रेस के पास अब की बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो ताल ठोक रही है चुनावी मैदान में? आयशा, आप सुन पा रही मुझे? जी देखिए, जी गौरव, अपना सवाल दोहराएं। कांग्रेस की भूमिका पर मेरा यही सवाल है कि अब की बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे कांग्रेस के पास हैं जिनसे वो चुनावी ताल ठोक रही है अब की बार मैदान में? आयशा, कांग्रेस की भूमिका, जी। सर मैं आपका सवाल कुछ हद तक सुन नहीं पाई, लेकिन अगर आप कांग्रेस की भूमिका की बात कर रहे हैं, जी। कांग्रेस के इस चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने इस प्रचार के दौरान, जैसे कि मैंने बताया, मैनिफेस्टो में बजरंग दल का मुद्दा जो सामने लाया, ये कांग्रेस के लिए कुछ हद तक महंगा पड़ा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ा। और जिस तरह से उनके पुत्र ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्षेप कहे, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी। और फिर मुख्यमंत्री के रेस में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धरामैया ने भी लिंगायत समुदाय के खिलाफ आक्षेप कह दिए। ये तमाम चीजें न केवल बीजेपी के आक्रोश को बढ़ा दिया, बीजेपी के एग्रेशन को बढ़ा दिया और उनका कैंपेन तेज धार कर दिया, बल्कि
कांग्रेस में खुद कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार इस बात से नाराज हैं कि कैसे इन तमाम वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी के चलते उन्हें जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें लोगों की गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो चुनाव में अपनी कैंपेन की तैयारी की, अपनी प्रेजेंस बनाने की तैयारी की और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कांग्रेस ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि कई इलाकों में उनका जो एडवांटेज है वो उसकी तरफ वोट खींच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रचार को देखते हुए कुछ हद तक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी दोबारा रिवर्क हो रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उन तमाम इलाकों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग की है वहां पर दोबारा अपनी कैंपेनिंग को और तेज कर दे। तो कल का आखिरी दिन है, कल शाम 6 बजे तक कैंपेनिंग हो सकती है और बस कुछ ही घंटों के बाद ये चुनाव का शोर जो प्रचार है वो थम जाएगा। लेकिन इससे पहले बीजेपी लगातार कोशिश की। देखिए बीजेपी के लिए कई राजनीतिक विश्लेषकों ने जो प्रेडिक्शन दी थी, जो ओपिनियन पोल्स हुए, प्री पोल ओपिनियन पोल्स हुए, तो इसके चलते अलग अलग ओपिनियन पे सामने आई कि बीजेपी को कम सीटें आ रही है, बीजेपी पिछड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया कि ये प्रचार पूरे कर्नाटक में कहीं न कहीं एक नया ट्विस्ट और एक लहर पैदा कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी के जवाब में अब कैसे अपने कुछ ही घंटों में जो प्रचार थमने वाला है कैसे इसे दोबारा से रिवर्स करती है। लेकिन बीजेपी की सराहना करनी जरूरी है क्योंकि बीजेपी ने जिन इलाकों को बीजेपी को लगा कि यहाँ पर उनकी ताकत कमजोर है, वहाँ पर बीजेपी की संख्या बल ज्यादा नहीं है, तो बीजेपी ने उन तमाम इलाकों में बूथ से लेकर पूरे उम्मीदवार कैंडिडेट तक वहाँ पर उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, पूरा अपनी ताकत लगा दी। और प्रधानमंत्री ने भी प्रचार से पहले तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम बूथ लेवल वर्कर्स को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि बूथ को मजबूत बनाना ही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है और बूथ अगर मजबूत होगा तभी जीत का रास्ता निकल आएगा। ये बीजेपी की रणनीति रही। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को इस तरह से उत्साहित किया। तो यही आज हमको देखने को मिल रहा है कि कैसे जमीन पर बीजेपी एक एक सीट को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहती और एक एक सीट पर बीजेपी कड़ा मुकाबला दे रही है। कांग्रेस को सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई इलाकों में। आयशा, ये जो तमाम परियोजनाएं चली और लोगों को उनका लाभ मिला, तो ऐसे में अब की बार इन लाभों से अगर हम बात करें तो चुनावी समीकरण को देखते हुए अब की बार बीजेपी को और साफ तौर पर जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो किस तरह की स्थितियां अब की बार दिखती हैं? क्या परिस्थितियां पहले से बदली हुई हैं या परिस्थितियां अभी भी वैसी ही नजर आ रही हैं? जी देखिए, अगर हम विकास की बात करें, बीजेपी ने विकास को ही एजेंडा बनाया है और बीजेपी जो कर्नाटक में बीजेपी सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार मिलकर एक डबल इंजन सरकार का एक कॉम्बिनेशन जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, इसे बीजेपी ने कैंपेन का हिस्सा बनाया, प्रचार का हिस्सा बनाया और इसके तहत केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को बीजेपी ने लागू किया और ये बदलाव नजर आ रहा है। कई इलाकों में उत्तर कर्नाटक हो या फिर चित्तूर कर्नाटक इलाका हो जहाँ पर किसान जहाँ पर खेती कृषि का इलाका है, तो इन तमाम इलाकों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एम्पावर करना, किसानों को उन्हें 2000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डिपॉजिट करना, 6,000 करोड़ किसानों को इसका पैदा 6,000 करोड़ की निधि जो है किसानों को मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है पूरे कर्नाटक में, पूरे राज्यों में कई जगहों पर एक लाभार्थी तबका जो है इस बात से तृप्त है कि उन्हें उनके हक की उनका हक जो है उन तक पहुंच रहा है। और अगर हम युवाओं की बात करें, इसके तहत जो कर्नाटक में स्टार्टअप, कर्नाटक एक हब है, आईटी कैपिटल माना जाता है बेंगलोर को, तो कर्नाटक में स्टार्टअप और डिजिटल टेक्नोलॉजीज और रिसर्च के लिए
जो केंद्र सरकार ने बल दिया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक प्रायोरिटी रखी बैंगलोर को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए, ये भी एक मुद्दा है जो लोग देख रहे हैं, जो महसूस हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। जब ये तमाम स्कीम लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि कैसे विकास बनाम राजनीति में उन्हें विकास को चूज करना है, विकास को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। और खासकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें, हम अल्पसंख्यक महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें और ट्रिपल तलाक की बात करें, तो ये तमाम जो पहल थी केंद्र सरकार की तरफ से, ये जो है लोगों तक पहुंच रही है। लोग अब अवेयर है। पहले जिस तरह से हुआ करता था, देखिए कर्नाटक में जब हम पहले चुनाव लड़ने जाते थे तो कुछ गाँवों में, कुछ इलाकों में तो लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है और उनके हक और उन तक कौन सी स्कीम पहुंचना है। लेकिन आज हर कोई दूर दराज के इलाके में अगर आप जाते हैं तो हर कोई पहचानता है, समझता है कि उनके हक का पैसा उन तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जिस पर जिन लोगों का हक है इन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें अवेयरनेस जो है वो बढ़ी है। तो ये ऐसे में ये चुनाव जो है एक नया माहौल, एक नया सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया है जहां पर एक अवेयरनेस से भरा वोटर जो है अपना मत डालने के लिए जाएगा। यहाँ पर जैसे कि पहले होता था कि ये आरोप भी लगते थे कि कुछ मतदाताओं को खरीदा जा सकता है, उन्हें पैसे देकर लुभाया जा सकता है। लेकिन आज मतदाता समझदार है, उनको पता है कि खरीदा जा सकता है का मतलब वो अपना हक जो है गिरवी रख रहे हैं। तो ऐसे में कई मतदाता जो है वो अवेयर वोटर्स हैं और जो वोट डालने के लिए जाते हैं तो उसके सामने विकास की बात जरूर उसके सामने आती है। और प्रधानमंत्री हमेशा से हर रैली, हर संबोधन में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो ये जो है ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है और बीजेपी इसके जरिए लोगों तक पहुंच रही है और इस प्रचार में सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार को एक नारा बनाकर लोगों तक पहुंचा रही है। आयशा, बूथ लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बीजेपी बूथ कैडर वाली पार्टी है। बूथ लेवल पर उसका खास फोकस रहता है। वहां पर किस तरह से जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए, पहले से ज़्यादा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति और रूपरेखा रखी गई है जिससे और ज़्यादा बल और ज़्यादा मजबूती आए? देखिए, बीजेपी हमेशा से बूथ पर ज्यादा केंद्रित रहा है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है। बूथ लेवल पर कैसे नजर रखी जाए, कैसे तमाम वोटर्स को बूथ तक लाना है। पन्ना प्रमुख का जो एक शब्द कॉइन किया था अमित शाह ने, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता या फिर एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को अपने आप में एक नेता के तौर पर बनाता है। तो ये जो है पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, ये बहुत ही अहम है। कर्नाटक में भी जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी ने सबसे पहले विजय संकल्प यात्रा शुरू की और इस विजय संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पूरे राज्य के अलग अलग दिशाओं में उन्होंने यात्रा की और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हुए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, मोटिवेट किया और इसके तहत बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जैसे कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत बनाने का नारा दिया, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये चुनाव महज उम्मीदवार नहीं लड़ते, ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए जमीन पर उनके कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता लड़ते हैं। ये स्ट्रेटेजी जो है, ये इस तरह की ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी जो है जो कांग्रेस में नजर नहीं आती। कांग्रेस को विश्वास होता है कि उनके कुछ कथित वोट बैंक है और ये वोट बैंक उनके लिए सीधे अगर वोट देगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में, युवाओं को कांग्रेस अपने ही पार्टी के लिए इस्तेमाल करने में पीछे रह जाती है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो है उन्हें पीछे खींचती है। तो इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और काफी निराश रहते हैं कि उनको
दिशा दिखाने वाला कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें बूथ लेवल पर उन्हें एक सम्मान के साथ उनको उनकी पहचान दिलाए। तो ये फर्क है, हम देख रहे हैं बीजेपी की जो ग्राउंड लेवल पर तैयारी होती है और बूथ लेवल पर जो तैयारी होती है। तो ऐसे में जब प्रचार होता है तो आप देख सकते हैं ये प्रचार इसलिए इतना देश भरा होता है क्योंकि कार्यकर्ता भी दिख जाते हैं इसमें। और इस तरह के प्रचार जो आज हम बैंगलोर में प्रधानमंत्री का जो काफिला जो आगे बढ़ रहा है, अब अल्सोर की तरफ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इस प्रचार में जो जोश नजर आ रहा है, इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन बैंगलोर के अलग अलग कोने से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और धीरे धीरे ये जो कारवां है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है। कुछ देर में ट्रिनिटी सर्कल पर आएगा, ट्रिनिटी सर्कल पर ये कारवां एंड होगा। और देखिए बहुत ही दिलचस्प नजारे हमें यहाँ पर देखे आज। कई परिवार जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, हाथ में एक एक बैनर भी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री की ड्राइंग्स लेकर आए हैं उन्हें दिखाने के लिए। और जो युवा कार्यकर्ता है वो तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। और कल जिन लोगों ने इस रोड शो को मिस किया था वो लोग भी आज इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बैंगलोर के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हैं। जी गौरव। नमस्कार दर्शकों, और आयशा एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो में निखिल सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। आप इस लंबे रोड शो को कवर कर रही हैं और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये अभूतपूर्व हैं कर्नाटक की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए। जिस तरह से इतने लंबे रोड शोज, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और आज लगभग 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बेंगलुरु के सड़कों पर, और जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ आया है, निश्चित तौर पर ये ऐसे दृश्य हैं जो लोग अपनी आंखों में संजो कर रखना चाहेंगे। जो कम से कम जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कर्नाटक के आम लोग हैं, जो बेंगलुरु की ये जो जनता है जो उमड़ पड़ी है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको नज़रों में भर लेने के लिए, ये तस्वीरें देखिए अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं किस तरह से एक हुजूम उमड़ पड़ा है, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। आयशा, आपसे जानना समझना चाहेंगे, अगर इन कल के रोड शो के बाद आज का ये रोड शो लगातार इतना हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगी आप जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दुनिया भर में, देश भर में? जी देखिए निखिल, आपने देखा था गुलबर्गा का रोड शो कैसे था, और ये गुलबर्गा इलाका जो है एक उत्तर कर्नाटक का इलाका है। और आज जो रोड शो हो रहा है दक्षिण का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कर्नाटक में पूरी तरह से मोदी मैनिया छाया हुआ है, यही लोग कह रहे हैं, ये भी कह रही है। और रोड शो जो है कल 26 किलोमीटर का रोड शो बहुत ही शानदार रहा और आज भी वही झलक हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये रोड शो छोटा है, करीब 11:30 बजे तक चलेगा और 6-6.5 किलोमीटर का रोड शो है और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। लेकिन इसके बावजूद जो जोश और उत्साह कल हमने देखने को मिला, ठीक उसी तरह का जोश और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंच रहे हैं सीवी रामन नगर में। अभी भी सीवी रामन नगर के कुछ इलाकों से ये रोड शो गुजर रहा है। और सीवी रामन नगर, जैसे कि मैंने बताया अभी, कि बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए अहम है क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो विजन है, जो प्रधानमंत्री का सपना है, वो सपना जो है इन सड़कों से गुजरता है। क्योंकि सीवी रामन नगर में स्थित है बेमेल, जहाँ से मेट्रो की कोचेज बनती हैं। देश भर में जो मेट्रो की कोचेज लगती हैं वो बेमेल में बनती हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो PSU है भारत सरकार की, और दूसरी तरफ है HAL की यूनिट, और HAL की तमाम यूनिट जो है इसी क्षेत्र में आती है। और हेलीकॉप्टर डिवीजन है, मेक इन इंडिया के हेलीकॉप्टर यहीं पर बन रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री जो डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते हैं, ये जो है इन्हीं सड़कों पर देखा जा सकता है, यहीं पर इसी इलाके में है। और ये जो है HAL स्टेज 1 और HAL स्टेज 2, यहाँ के जो
रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, ये तमाम लोग ये बैंगलोर का बहुत ही अपमार्केट और अर्बन इलाका है और केंद्र सरकार केंद्र में केंद्र के कई कंपनियों में काम करने वाले, केंद्र दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीवी रामन नगर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तरहल्ली के बाद बैंगलोर में, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे कि आप देख सकते हैं जोश, उत्साह, और ये बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है निखिल। और प्रधानमंत्री जैसे कि कल हमने 28 सीटों में जो बैंगलोर के 28 सीटों की बात कर रहे थे, तो बीजेपी के लिए बैंगलोर बहुत ही अहम है। कल भी हमने बात की थी, कल हमने कहा था कि कैसे बीजेपी या फिर यहाँ के राजनीतिक पार्टियां ये मानती हैं कि जिसका बैंगलोर उसकी सरकार, यानी जो बैंगलोर जीता वो कर्नाटक के विधानसभा पर शासन करेगा। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ की 28 सीटों पर कम से कम 20-25 सीट जीत सके और बीजेपी एक स्टेबल सरकार बनाने में कामयाब हो। तो बीजेपी के लिए एक एक सीट अहम है और बैंगलोर एक अर्बन सिटी होने के नाते, कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के नाते बैंगलोर के निवासी जो है प्रधानमंत्री से बेहतर कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर खड़े लोग हम देख रहे हैं कि इनमें न केवल बीजेपी के लोग हैं, इनमें यहाँ पर खड़े हुए लोग हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, हर क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, हर स्टेट से आने वाले लोग हैं। तो इतना शानदार शो यहाँ पर नजर आ रहा है। कल हमने जो नजारा देखा तो लगभग एक विजय उत्सव जैसा नजारा नजर आ रहा था और कुछ युवाओं ने तो इसे मोदी उत्सव कहा। आज भी उन्हीं नजारा इन सड़कों पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। सीवी रामन नगर से आगे बढ़ते हुए अलसूर पहुंचेगा और अलसूर से सीधा प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए ट्रिनिटी सर्कल तक पहुंचेंगे। जी, निश्चित तौर पर ये संवेद स्वर, ये भारी भीड़ जिस तरह से ये जो उमड़ी हुई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, कितना प्यार करते हैं लोग इस देश के उनको, और जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके प्रति चाहत है, वो साफ तौर पर देखी जाती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर मथुरा और बरसाने में जिस तरह से फूलों की होली खेली जाती है, कुछ उस तरह से गुलाबी और पीले फूलों से लाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो बारिश हो रही है फूलों की, वो उनके प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है जनता के प्रति, और जो कनेक्ट है वो दर्शाता है। आज का जो ये रोड शो नाम्बा बेंगलुरु नाम्बा हेम्मे, यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गर्व के तहत ये रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री बार बार जनता के प्रति नतमस्तक होते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस भीड़ से ऊर्जा मिल रही है, लोगों से ऊर्जा मिल रही है, और जो लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं, इससे वो भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। लोग उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, बेहद आनंदित हैं कि उनके लोकप्रिय नेता उनके बीच में हैं। ये दृश्य अगर कहा जाए तो राजनीति के लिए बहुत आम नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में किसी नेता का स्वागत करने के लिए हज़ारों हज़ार की संख्या में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब जुटे हुए हैं और फूलों की बारिश लगातार हो रही है। ये जो दृश्य है ये निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव प्रचार की बागडोर प्रधानमंत्री ने स्वयं संभाली है, उसके बाद का ये जो जिसको कहना चाहिए कि प्रचार में एक ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं, और कल का रोड शो रहा हो, आज का ये जो रोड शो है, क्या कुछ दर्शाता है? क्या कहेंगे आप? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम धुआंधार रोड शो देख रहे हैं। कल बेंगलुरु में हमने देखा कि 26 किलोमीटर से बड़ा रोड शो था और इतने फूल जनता ने खरीदे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, कि बेंगलुरु में फूल नहीं मिल रहे थे। और आज ये तकरीबन 10 किलोमीटर का से अधिक का हम रोड शो देख रहे हैं। वही उत्साह, वही भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि आज सुबह बारिश हुई, उसके बावजूद लोगों का उत्साह देखने लायक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति में
सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो अधिक से अधिक इलाके में हो और उससे एक माहौल बनाया जाए। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों की धुआंधार चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। तो रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। जब अब चुनाव प्रचार खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, कल अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की एक रणनीति है कि अपने सबसे लोकप्रिय नेता की जमकर चुनावी जनसभाएं और रोड शो आयोजित किया जाए, और जो रिस्पांस मिला इससे पहले के रोड शो में और चुनावी जनसभाओं में, वो पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि इतने बड़े मेगा रोड शो का आयोजन कल किया गया, जब हमने देखा कि बेंगलुरु की धरती पर एक ऐतिहासिक रोड शो देखने को मिला, अब तक का सबसे बड़ा रोड शो देखने को मिला, और आज उसी का एक एक्सटेंशन कह सकते हैं आज का रोड शो हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरें कल हमने देखी थी, आज जो तस्वीरें सड़कों पर शहर में, राज्य की राजधानी में दिखाई दे रही है, आईटी सिटी में जो अपने मेट्रो कल्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो जहां पर युवा के सपने पूरा होते हैं, वो शहर जहां युवाओं की आकांक्षाएं पूरा होती हैं, वो शहर जो आधुनिक भारत का भविष्य क्या होगा उसकी एक झलक देता है, वो शहर जो दरअसल ये बताता है कि कैसे जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, शहरों की जो चुनौतियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर ट्रैफिक को लेकर, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर कैसे आगे काम हो सकता है, उस शहर की आकांक्षाओं को जनता अपने तौर पर सामने रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेम बताते हुए, उन पर पुष्पवर्षा करते हुए ये बताता है कि जनता की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बखूबी समझ रही है। और यही वजह है कि युवा हो, महिलाएं हो, उनका भरपूर प्यार, भरपूर प्रेम हम देख रहे हैं पुष्पवर्षा के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने की जो एक होड़ है, एक जो सपना है, एक जो आकांक्षा है, वो हम देख रहे हैं कि लोगों को बड़ी संख्या में सड़कों पर इंतजार करते हुए, रोड शो शुरू होने से पहले ही जब हमने सुबह से ये देखा कि काफी संख्या में छात्र हों, छात्राएं हों, महिलाएं हों, अलग अलग वर्ग के लोग सड़कों पर दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर कर्नाटक की जो चुनावी जो प्रचार है वो कई संकेत अपने आप में दे रहा है। कर्नाटक का जो चुनाव प्रचार है वो भारतीय राजनीति में दरअसल ये बता रहा है कि किस तरह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ते जब चुनावी राजनीति में पार्टी के लिए प्रचार करने का सवाल हो, जनता से कनेक्ट होने का सवाल हो, जनता से संवाद करने का सवाल हो, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है, अपने सबसे लोकप्रिय नेता से अनुरोध करती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करने में, जनता से संवाद करने में कभी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, और हम वो होता हुआ देखते भी है। और यही वजह है कि बीजेपी ये दावा करती है कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उन राज्यों में भी सत्ता में रहने के बाद लगातार सत्ता में वापस आती है जहां पर एक परंपरा नहीं है रही है सत्ता में लगातार वापस आने की। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहां दशकों बाद भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक ऐसी पार्टी बनी जो फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता में वापस आई। हमने उत्तराखंड देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां परंपरा तोड़ी, सत्ता में वापस आई। गुजरात का तो उदाहरण सामने है ही, जहां पर तकरीबन 3 दशकों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव दर चुनाव हम उस भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफलता के बाद सत्ता में वापसी देख रहे हैं। तो उत्तर भारत के राज्य हो या फिर पश्चिम भारत का गुजरात हो या उत्तर पूर्व के राज्य हो जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आधार को बढ़ा रही है। जिन राज्यों में सत्ता में है वहां सत्ता में वापसी कर रही है, जहां पर सत्ता में पहले से नहीं है वहां पर अपने आधार को मजबूत कर रही है या फिर सत्ता में सहयोगियों के साथ आ रही है चुनाव बाद। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है और संगठन ने कितनी सक्रियता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाया है। और चुनाव में जुटकर संगठन के सदस्यों ने मेहनत किया, जनता को समझाने में सफल साबित हुए हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं वो किस तरह से राज्य के विकास को आगे ले जा सकते हैं। निखिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, निश्चित तौर पर ये जो रोड शो है वो ऐतिहासिक है, जो ये चुनाव है वो भी ऐतिहासिक है। हमारे साथ में आयशा खानम जुड़ी हुई है। आयशा, आपने कहा कि एक ये युक्ति चलती
जाती है कर्नाटक के चुनावों में कि जिसने बेंगलुरु जीत लिया उसने समझ लीजिए कि चुनाव जीत लिया। बेंगलुरु शहर की सियासत और यहाँ का चुनावी गुणागणित भी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी देखिए निखिल, मैं उससे पहले आपको एक खबर दे दूं। यहाँ पर इस रोड शो में अभी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर तक के लिए फंस गए थे। देखिए चुनाव का समय है और लीडर्स एक दूसरे का आमना सामना जरूर करते हैं, तो यहाँ पर जो रोड शो के लिए भारी मात्रा में भीड़ जमा है, वहाँ से उन्हें आगे जाना था, तो कुछ देर तक उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री के इस रोड शो में फंस गई थी। बहुत ही दिलचस्प नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिला। देखिए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर काफी व्यक्तिगत हमले भी किए थे, लेकिन आज रोड शो में फंस गए वो और पुलिस ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनको जगह दी और वो यहाँ से अब आगे बढ़े हैं। तो बहुत ही एक दिलचस्प नजारे चुनाव के दौरान देखने को मिलते हैं। लेकिन निखिल, आप बात कर रहे थे बैंगलोर की गणित की, बैंगलोर की राजनीति की। देखिए बैंगलोर एक ऐसा शहर है, बैंगलोर दक्षिण भारत में एक सबसे समृद्ध कैपिटल सिटी मानी जाती है और बैंगलोर शहर जो है कुछ साल 2009 तक यहाँ की सीट करीब 12 सीटें ही थी यहाँ पर, क्योंकि शहर इतना ही छोटा था, शहर का दायरा ज्यादा बड़ा नहीं था। और जैसे जैसे जब एसएम कृष्णा की सरकार बनी यहाँ पर, उस वक्त एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री थे, तो एसएम कृष्णा के नेतृत्व में उस समय बैंगलोर का जो ग्रोथ हुआ, बैंगलोर में जो आईटी सिटी का जो एक एक्सपेंशन हुआ और एसएम कृष्णा ने बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अपलिफ्ट दिया उस समय। उसके बाद बैंगलोर का जो है एक बैंगलोर की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल दी और बैंगलोर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा शहर बनकर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर के साथ मुकाबला करने लगा। तो बैंगलोर में सीटें भी बढ़ी और डिलिमिटेशन के बाद 28 सीटें बैंगलोर में हुई। केम्पेगौड़ा का ये शहर, केम्पेगौड़ा इस शहर के संस्थापक है। तो इस शहर में शुरू से ही एक वेल प्लान सिटी, क्योंकि केम्पेगौड़ा ने बैंगलोर शहर को जब अपने शासन के दौरान 16वीं सदी में उन्होंने बैंगलोर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा था। यानी बैंगलोर का एक हिस्से को उन्होंने व्यवसाय के लिए रखा था, एक हिस्सा शिक्षा के लिए रखा था, एजुकेशन जोन बनाया था, एक हिस्सा रिहायशी इलाका बनाया था। ठीक उसी तरह से बैंगलोर की प्लानिंग जो उन्होंने की थी, उसके बाद अब बैंगलोर शहर जैसे जैसे बढ़ा, इस ग्रोथ को आगे बढ़ने का मौका मिला और एसएम कृष्णा ने अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया इस शहर के लिए और उन्होंने शहर को सिंगापुर सिटी बनाने का एक सपना देखा था, एक वादा किया था। लेकिन अफसोस की बात थी कि उस वक्त कांग्रेस हार गई और एसएम कृष्णा दोबारा पद पर नहीं आए थे। कि यही होता है जब कोई विकास इंजन की बात डबल इंजन की बात करता है, जब कोई विकास की बात करता है और उसे मौका नहीं दिया जाता, तो कैसे एक विजन जो है वो फेल हो जाता है, एक विजन जो है वो डीरेल हो जाता है। तो यही हुआ एसएम कृष्णा के साथ भी। उस वक्त वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस जब हार गई तो एसएम कृष्णा दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने और कांग्रेस और जेडीएस की कोalition सरकारें बाद में बनती गई। तो उसके बाद से कांग्रेस का जो बैंगलोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ही मार पड़ी और बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दाग लग गई, क्योंकि बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ के हिसाब से आईटी सिटी के ग्रोथ के हिसाब से कम पड़ने लगा और उस वक्त जेडीएस की सरकार कोalition सरकार की, तो जेडीएस ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में अपना जोर लगाती थी और शहर से ज्यादा नहीं जुड़ पाई। तो ऐसे में बैंगलोर कहीं ना कहीं पिछड़ गया। बैंगलोर ब्रांड जो है उसको चोट लगी, बैंगलोर ब्रांड पर धब्बा लगने लगा कि बैंगलोर जो एक आईटी सिटी था वो एक गार्बेज सिटी बन गया। तो यहाँ पर समस्याएं बढ़ने लगी और कई जगहों पर हमने देखा कि इलीगल लेआउट बने, कई जगहों पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जमीनें हट जाने लगी। तो ये तमाम चीजें बैंगलोर को एक रिवर्स गियर में ले गई थी और फिर उसके बाद दोबारा एक और सरकार बनी जब येडियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी और जनता दल ने येडियुरप्पा का सपोर्ट किया। 2020 की सरकार यानी 20 महीने पावर शेयरिंग की सरकार बनी। तो उस वक्त कुछ हद तक बैंगलोर में विकास भी हुआ और कोशिश की गई कि बैंगलोर को दोबारा पटरी पर लाया जाए और बैंगलोर में जो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, बैंगलोर में जो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर बाहर जाने लगे थे, उन्हें दोबारा बैंगलोर की ओर लाने की कोशिश की गई। तो ब्रांड बैंगलोर को दोबारा खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई। और अब भी ब्रांड बैंगलोर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो न केवल देश में बल्कि विदेश में, खासकर अमेरिका में भी इस ब्रांड बैंगलोर के चर्चे होते हैं। और अब धीरे धीरे बैंगलोर में जो है सिलिकॉन सिटी में इन्वेस्टमेंट आने लगा। तो लेकिन उसके बाद भी बैंगलोर उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जब एसएम कृष्णा बैंगलोर को एक स्तर पर ले गए थे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सिटी, ग्लोबल सिटी के तौर पर उन्होंने उसको पहुंचा दिया था। तो अब बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हुई, जब सरकार सत्ता में आई, येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और फिर बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने, तो बैंगलोर से ध्यान नहीं हटा बीजेपी सरकार का। और बैंगलोर को इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मांग थी उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं का यहाँ पर लॉन्च किया, कई योजनाओं को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सब अर्बन रेलवे, सबसे बड़ी समस्या बैंगलोर की यहाँ की ट्रैफिक जैम। देखिए, बैंगलोर में जब ट्रैफिक जैम होता है तो ये मानकर चलिएगा कि 10 किलोमीटर का रास्ता जो है आप 1 घंटे में तय करेंगे। तो इस तरह से बैंगलोर की रफ्तार धीमी हो गई थी। तो फिर बीजेपी सरकार ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय पहले बैंगलोर में, यानी 6 महीने पहले, सब अर्बन रेलवे का प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। ये बहुत अहम है बैंगलोर के लिए। बैंगलोर का एक सपना था, क्योंकि बैंगलोर का दायरा जो है अब करीब 30 किलोमीटर से बढ़कर 148 किलोमीटर का दायरा है और ये बैंगलोर के कई सैटेलाइट टाउन को कनेक्ट करता है। बैंगलोर जैसे जैसे बढ़ता गया, बैंगलोर के सैटेलाइट टाउन जैसे केंगेरी, यलहंका न्यू टाउन, व्हाइटफील्ड, ये तमाम टाउन जो है सबअर्बन टाउन जो है बनने लगे और यहाँ पर मांग इंफ्रास्ट्रक्चर की रही। तो प्रधानमंत्री ने जो, केंद्र सरकार ने जो योजना लॉन्च की है बैंगलोर सबअर्बन रेलवे की, इसके तहत बैंगलोर को अब रफ्तार मिलेगी। बैंगलोर मेट्रो को एक्सपैंड किया गया, जैसे कि अब प्रधानमंत्री का जो रोड शो हो रहा है वो उसी फ्लाईओवर के नीचे है, उसी रेलवे मेट्रो लाइन के नीचे है, जहां पर बैंगलोर का सबसे पहला मेट्रो रेल चली थी। यानी 8 किलोमीटर का दायरा बैंगलोर में शुरू हुआ था, एमजी रोड से इंदिरा नगर तक। प्रधानमंत्री आज उसी सड़क से गुजर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही बड़ी बात है बैंगलोर के लोगों के लिए। साल 2006 में और नंबा मेट्रो के नाम से बैंगलोर की मेट्रो मशहूर है। बैंगलोर मेट्रो से भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये मेट्रो रेल शुरू हुई। अब मेट्रो रेल का दायरा जो है 32 किलोमीटर है। तो ये धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग थी वो आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है, ट्रिनिटी सर्कल तक लगभग पहुंच गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री को करीब से देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं और उनका स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंगलोर में 28 सीटें हैं निखिल, और ये माना जाता था कि क्योंकि केम्पेगौड़ा बैंगलोर के संस्थापक हैं और ये माना जाता था कि ये एक वोकलिगा लैंड है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे तमाम समुदायों की जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है उसको बीजेपी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। और अभी भी कुछ इलाकों में वोकलिगा समुदाय जो है यहाँ पर भारी मात्रा में है और 28 सीटों में करीब 12 ऐसे विधायक हैं अलग अलग पार्टियों से जो वोकलिगा समुदाय से है। तो यहाँ पर वोकलिगा समुदाय का बोलबाला है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर कई युवा चेहरे और नए जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट दिया है और ब्रांड बैंगलोर को एक नया रूप, एक नई दिशा देने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा है कि बैंगलोर को एक स्टेट एनसीआर रीजन के तौर पर स्टेट सेंटर रीजन बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विजन है बीजेपी की मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने रखा है। और टेक्नोलॉजी के यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल युवा नाडु बनाया जाएगा। यानी बैंगलोर को एक डिजिटल क्षेत्र बनाया जाएगा जहां पर ग्लोबल इनोवेशन हब यहाँ पर बनाने की बात कर रही है केंद्र सरकार। तो ये भी योजना मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये तमाम योजनाएं, तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से ग्राउंड पर लागू हो रही हैं, ये यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ की नई पीढ़ी के लिए इन तमाम योजनाओं को सीधे कनेक्ट होता है। और जाहिर है वो जब इस तरह का प्रचार होता है तो वो सुबह 7 बजे से लंबे कतार में खड़े होकर प्रधानमंत्री का इस तरह से स्वागत करने से
नहीं कतराते और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते हैं और इशारों में ही सही वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद अपने दिल से कहने के लिए यहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं। देखिए निखिल, आज मौसम भी सुबह कुछ देर के लिए मौसम यहाँ पर बदलने लगा था। तेज बारिश जो हुई कुछ देर तक, लगभग आधे घंटे तक बारिश हुई और उसके बाद जो है जैसे ही प्रधानमंत्री राजभवन से निकले बारिश भी थम गई। तो यानी बारिश भी प्रधानमंत्री का मौसम भी प्रधानमंत्री का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बेंगलुरु का मौसम जो है बहुत ही सुहाना है इस समय और हालांकि यहाँ पर समर बहुत पीक रहा, लेकिन इस समय बारिश थमी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मौसम में यहाँ पर आगे प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम तो सुहाना है, लेकिन जो चुनावी पारा है, जो प्रचार है, वो बहुत माहौल को गरमाया हुआ है और ये गरमाए हुए माहौल में पूरा राजनीतिक पारा जो है पूरी तरह से ऊंचाई पर है। निखिल जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक पारा ऊंचाई पर है और जिस तरह से लगातार दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री की ये रोड शो हो रहा है और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक रैलियां प्रधानमंत्री की कर्नाटक में हो रही हैं, निश्चित तौर पर राजनीतिक पारा गर्मा गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और अपने मोबाइल कैमरों में इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहती हैं, इन पलों को यादगार बनाना चाहती हैं। ये हुजूम देखिए, ये अपने आप में सारी कहानी को बयां करता है। कितना बड़ा हुजूम है और लोग फूलों से स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लोग साथ लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों के चेहरे पर जो खुशी है, जो आनंद का जो भाव है, जो उल्लास का भाव है, वो दिखाता है कि ये सारी जो सभाएं हो रही हैं, ये जो लोग हैं, ये जो उल्लास है ये स्वतः स्फूर्त है, ये लाया नहीं जा सकता, ये लोग बुलाए नहीं जा सकते। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का में लगातार इजाफा हो रहा है और किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं। और ये प्रधानमंत्री का ये दरअसल टू वे ट्रैफिक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं भी उतने ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इस पूरी भीड़ को देख करके, इस पूरे इतने बड़े हुजूम को देख करके, और वो भी स्वयं ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न चित्त हैं इन लोगों के प्यार को पाकर। हमारे साथ में शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर मुद्दों की बात करें, कर्नाटक चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा था, बीजेपी ने लगातार विकास की बात कही थी और इलेक्शन का आज कैंपेनिंग का सेकेंड लास्ट डे है। ये कहा जाए कि कैंपेन के अंत आते आते तमाम सारे इसमें मुद्दे जुड़ गए और ख़ास तौर पर उसके बाद जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद बजरंग दल के बैन का मुद्दा हो या फिर द केरला स्टोरी का मुद्दा हो, फिल्म का मुद्दा हो, कितना अहम हो सकता है इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भी इस कर्नाटक के चुनाव में इस बार? ये देखिए निखिल, निश्चित तौर पर जब चुनाव होते हैं तब हम देखते हैं कि कई मुद्दों पर बात होती है और चुनाव आते आते कोई एक मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठता है। निश्चित तौर पर हम कर्नाटक के चुनाव में देख रहे हैं कि विकास की खूब बात हो रही है, आगे के विजन की बात हो रही है, शहरों को कैसे आगे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, किस तरह से बेंगलुरु और उसके आसपास एक विशेष क्षेत्र बनाना है जिससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा सके। लेकिन हमने देखा कि जब से घोषणा पत्र आया कांग्रेस पार्टी का और जब कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, उसके बाद से एक विमर्श बदला हुआ नजर आया और कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई। बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो हमेशा से ही जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनके बारे में इसी तरह वो कांग्रेस पार्टी की एक सोच रही है, जबकि जो आतंक से जुड़े संगठन है या जिन पर आरोप लगते रहे हैं उनको समर्थन देने का काम या उनके सदस्यों को छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय किया गया है। और हमने देखा कि बहुत तीखा हमला चुनावी जनसभाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने और साथ ही साथ जो एक आंदोलन देखने को मिला, एक अभियान देखने को मिला और राज्य भर में प्रदर्शन देखने को मिला, तो ये मुद्दा बजरंग दल से जुड़ा मुद्दा केंद्र में आता हुआ दिखाई दिया।
और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। हनुमान मंदिर बनाने की बात डीके शिव कुमार करने लगे और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर जाती दिखाई दी। तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा हम कह सकते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में बीते एक हफ्ते में छाया रहा और कांग्रेस को एक तरह से लगा, कांग्रेस के कई नेताओं को, कि इस मुद्दे पर वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे नुकसान हो सकता है। तो ये मुद्दा बहुत हम कहें कि चर्चा का विषय रहा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा जो मुद्दा है उस पर हमने देखा जेडीएस ने अपने घोषणा पत्र में उसे बहाल करने की बात कही। बीजेपी ने ये लगातार कहा कि ओका लिग्गा और लिंगायत के आरक्षण को बढ़ाया गया है और अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर कदम उठाए गए हैं। तो दरअसल ये भी मुद्दा हम बहुत चर्चा में उठता हुआ देखा हमने कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन 2-3 मुद्दों की अगर बात करें तो प्रमुख तौर पर बजरंग दल का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। उसके बाद तमाम मुद्दे पर चर्चा हुई और विकास के मुद्दे पर हम जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में किस तरह से कर्नाटक का विकास किया जाना है, अपने अपने विजन को तो सामने रखा ही। जी निश्चित तौर पर तो कर्नाटक का विकास किस तरह से किया जाना है ये दरअसल केंद्र में है कहीं ना कहीं, और दोनों तरफ से अगर कहा जाए, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अपने अपने दावे, अपने अपने वादे किए जा रहे हैं। जनता दल सेकुलर की तरफ से भी ये बात कही जा रही है, वो भी इसमें एक तीसरा कोण बनाने की निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं। लगातार जेडीएस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है। आयशा, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम प्रधानमंत्री की जब हम सभाओं की बात करते हैं, पीएम के रोड शोज़ की बात करते हैं, तो कितना अंतर समझ में आ रहा है कि कितना अंतर लेकर आएगा जब प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहा जाए बागडोर स्वयं संभाल ली है, और ये जो आप देख सकते हैं जो खुशी से जो चेहरे, उल्लसित जो चेहरे हैं, अगर कहा जाए कि बिग शाउट आउट देते हुए प्रधानमंत्री को ये जो तस्वीरें हैं एक बार हम बयां करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ये देखिए कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और इस रोड के पैरेलल जो डिवाइडर के दूसरे साइड पर सड़क पर लोग हैं, एक पूरा हुजूम साथ साथ लगभग प्रधानमंत्री के की गाड़ी के दौड़ता हुआ उस बगल में, और ये उत्साह जो है ये समझा जा सकता है। आयशा, आपसे कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री की जनसभाएं हैं, जो रोड शो है जिसमें आपने कहा कि जो सियासी पारा इतना चढ़ा दिया है, उससे बीजेपी के प्रचार में उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अगर वो बात कही जाए, कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? और यहाँ पर के सामने मोदी का ये रोड शो जो है खत्म होगा और बस कुछ ही देर में इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि समय 11:30 बजे तक का था और क्योंकि अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नीट एग्जाम के चलते बीजेपी ने तय किया कि जल्द से जल्द इस शो को खत्म किया जाए ताकि नीट का एग्जाम जो है तो 2 बजे से शुरू होने वाला है। और बीजेपी ने ये निर्देश दिया था तमाम जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्हें कि इस शो को 11:30 बजे तक खत्म कर दिया जाए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, उस ओर बढ़ रहे हैं जी। वो धीरे धीरे अल्सोर जो है, अल्सोर रोड है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, 500-600 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो काफिला आगे बढ़ रहा है और लोग जो खड़े हैं प्रधानमंत्री जो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उससे ये साफ नजर आता है कि कैसे ये प्रचार जो है पूरी तरह से कामयाब रहा। और आज का जो प्रचार था, कल का जो प्रचार था प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही कामयाब प्रचार, बहुत ही कामयाब रोड शो रहा। और इससे जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी एक लहर क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलते हैं इस तरह के रोड शो पर, हर कोई उन्हें कनेक्ट करता है। जो मतदाता, जो बीजेपी का मतदाता नहीं है, वो भी आज प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर खड़ा है। देखिए, इनमें से कुछ लोग हैं जो मैंने देखा कि पहले वो जेडीएस में थे, लेकिन आज वो अपने बच्चों को लेकर ही आए हैं। तो हमने पूछा कि वो कैसे इस रैली में पहुंचे, तो उनका कहना था कि बच्चे मोदी फैंस है, तो मोदी को दिखाने के लिए लाए हैं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच ही रहे हैं इस सर्कल पर। लोग, तमाम लोग जो है मोबाइल फोन ऊपर कर प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल इस मोमेंट को अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे हैं। तमाम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिवादन कर रहे हैं।
इंफिनिटी सर्कल पर ये रोड शो अभी खत्म होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही धुआंधार रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 26 किलोमीटर और आज 6.5 किलोमीटर यह बीजेपी के लिए लंबा बीजेपी के लिए बहुत ही जीत का रास्ता खोलने वाला रोड शो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड के जरिए देखिए आसमान में मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। बच्चे बड़े हर कोई प्रधानमंत्री को दूर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे अभी सर्कल पर और यहाँ पर ये रोड शो खत्म होगा। और बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार रोड शो। कैंपेन बैंगलोर के हिसाब से बैंगलोर में 28 सीटों पर नजर बीजेपी की और दो कैंपेन जो लहर क्रिएट हुई है वो लोग यहाँ के लोग नहीं भूलेंगे और लंबे समय तक ये रोड शो याद रहेगा। जी, निश्चित तौर पर लंबे समय तक ये रोड शो याद रहेगा। एक जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो निश्चित तौर पर उनके चेहरों पर ये खुशी ला देगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीयर है, जो इसको सुने हमारे दर्शक। ये जो जनसैलाब है, ये देखिए किस तरह से पूरे इलाके में मोदी मोदी के नारा गूंज रहा है। और जो आपने देखा, दरअसल सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता मुझे याद आती है जो उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर लिखी थी। वो कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़ी कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गई कोट दृग उसी ओर। तो आप देख सकते हैं कि कोटि कोटि लोग बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जनता का अभिवादन करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए इतनी बड़ी संख्या में उनके लिए जुटने के लिए। और जैसा कि कहा, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो जनता का उत्साह है वो प्रधानमंत्री को भी उत्साहित कर देता है। जो ये ऊर्जा है ये दोनों तरफ की है। जिस तरह से ऊर्जस्वित उल्लसित लोग हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी ऊर्जा मिलती है इन लोगों से। निश्चित तौर पर ये जो रोड शो है, कल का भी रोड शो और आज का भी रोड शो, ये लंबे वक्त तक याद किया जाएगा कर्नाटक की राजनीति में, भारत की राजनीति में। प्रधानमंत्री ने इस रोड शो को समाप्त कर दिया है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आखिरी क्षणों की है, जब प्रधानमंत्री अपने रोड शो के अंतिम पड़ाव पर लगभग पहुंच चुके थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हुजूम देखिए, ये अपने आप में सारी कहानी बयां करते हैं। हमारे साथ में हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आयशा, बेंगलुरु शहर की बात आप कर रही थी, ये रोड शो लगभग अब समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद अगर हम शहर के चुनावी मुद्दों की बात करें, लोग किस तरह से, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, और ख़ास तौर पर आपने जिस तरह से कहा, आपने समझाया कि जो ग्रैंड बेंगलुरु है वहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, कौन से मुद्दे उनके दिल के करीब हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मुद्दा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर है तो बैंगलोर सिटी का ब्रांड बैंगलोर और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का जो बैंगलोर का टैग है, ये बैंगलोर की पहचान बना सकता है। तो बैंगलोर के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें जो है, बुनियादी ढांचा जो बैंगलोर का है, ये उन तमाम लोगों के लिए दिल के करीब है। देखिए, बैंगलोर के लोग बैंगलोर को मतलब बहुत ही भावुक तरीके से नम्मा बेंगलुरु कहते हैं। नम्मा बेंगलुरु मतलब हमारा बेंगलुरु। तो ये नम्मा बेंगलुरु, जो नम्मा कल्चर है, जो हमारा कल्चर, नम्मा मतलब हमारा, ये कल्चर जो है बैंगलोर के लोग सिटी के साथ जोड़ते हैं। एक भावना है बैंगलोर उनके लिए। तो अगर बैंगलोर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनता है और जो मुद्दे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, ये तमाम समस्या एड्रेस की जाती है, और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने प्रॉमिस किया है
कि कैसे बेंगलोर को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, जैसे एनसीआर है ठीक उसी तरह से एससीआर इसको बनाया जाएगा। तो ये तमाम वादे अगर पूरे होते हैं तो ब्रांड बेंगलोर और जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, ये न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत में एक सबसे विकसित शहर बनकर उभर सकता है, एक देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि बेंगलोर का विकास ही पूरे देश का विकास है और बेंगलोर देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। तो अगर बेंगलोर में इन तमाम समस्याओं को एड्रेस कर लिया जाए और बेंगलोर को नम्मा बेंगलोर की भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाए तो जरूर बेंगलोर एक ऐसा वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, जो अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं एसएम कृष्णा, जिन्होंने सपना देखा था कि इसे सिंगापुर जैसा शहर बनाया जाए, तो ये सिंगापुर नहीं बल्कि उससे 4 गुना बेहतर शहर बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई के कारण टीपू सुल्तान को आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे अब है और युवा है, और ये तमाम रिसोर्सेज जो है, ये तमाम रिसोर्सेज एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस शहर को एक नया शहर, एक ब्रांड बेंगलोर बना सकते हैं। जो आपका डोमेन नहीं हो जी तो मत घुसिए जी साहब। जी, निश्चित तौर पर इस देश ये का एक दुर्भाग्य है। बेहतर तब अमित शाह जिस जी तरह के से हाथ ये में। रोड शो देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपसे कुछ क्षणों पहले की हैं जब प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की जो बरसात हुई। ये लाइव तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। प्रधानमंत्री अब अपने उस गाड़ी से उतर करके अपनी दूसरी कार पर सवार हुए हैं इस यहाँ से जाने के, लेकिन लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं, वो दरअसल सड़क के दोनों ओर, और प्रधानमंत्री ने भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हुए वो फिर एक बार अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए हैं और वो वहाँ से उस दरवाजे के पर लटक कर जिसको कहते हैं, चूँकि रोड शो जहाँ तक प्रस्तावित था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन लोगों का जो भीड़ है वो ख़त्म नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। वो बाहर निकले हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सड़क के किनारे, दोनों किनारे खड़े हुए लोग, जिस तरह से देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे बेंगलुरु शहर में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी फ़ोटो खींचते हुए, और तमाम लोग जो एक डिफरेंट एंगल के साथ सेल्फी लेने की जो कोशिश करते हैं वो भी देखना बड़ा रोचक होता है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपनी भी तस्वीर को कैद कर लिया जाए और उस क्षण को हमेशा के लिए सजो कर रखा जाए, इसको यादगार बना कर रखा जाए। जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें निश्चित तौर पर बेहद मशक्क़त करनी पड़ी है, खासी मशक्क़त करनी पड़ी है इस पूरे रोड शो के दौरान, क्योंकि जिस तरह से हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग उमड़े तो उनको काबू में करना, उत्साहित उल्लसित लोगों को काबू में करना, जो आनंदमग्न है लोग अपने नेता को अपने बीच में पाकर, ज़रा मुश्किल काम निश्चित तौर पर होता है। हालांकि बखूबी निभाया भी है सुरक्षा कर्मियों ने इसको। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कार पर एक बार फिर से फूल बरसाए जा रहे हैं, और इसके पहले का जो रोड शो आपने देखा, उस पर आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग फूल बरसाते रहे, पीले और गुलाबी रंग के फूलों की, ख़ासतौर पर पीले रंग की, जिसको कहते हैं वासंती उत्सव जैसा एक माहौल रहा। और जब इसको कहते हैं कि बरसाने के फूलों की होली से अगर इसको तुलना की जाए, मथुरा में जो वृंदावन में जो फूलों की होली खेली जाती है, अगर उससे तुलना की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और ये जो फूलों की होली खेली गई, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा एक नज़ारा देखने को मिला। पूरे सड़क के दोनों ओर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग खड़े रहे, प्रधानमंत्री का इंतज़ार करते रहे घंटों, और जब प्रधानमंत्री उनके बीच में आए तो फूल फेंक कर, फूलों से बारिश करके, फूलों से नहलाकर एक तरह से कहा जाए तो वो उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की आप देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए, ये लोकप्रियता यूं ही एक दिन में रातों रात नहीं मिलती, लोगों के सपनों को पूरा किया है, लोगों के साथ खड़े रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक जो उनकी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचे, सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा उन्होंने गढ़ी और उस पर पालन करने की कोशिश की, और ये इस बात की कोशिश की कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसके साथ में आगे बढ़ा जाए, सभी के साथ में। और उन्होंने बार बार कहा कि वो
प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि प्रधान सेवक के तौर पर ये एक विजन उन्होंने चेंज किया और कहा कि प्रधान सेवक के तौर पर वो काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, बिना थके बिना रुके। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, उसने जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो निश्चित तौर पर विघ्नों में रहकर लगातार काम किया, आराम नहीं किया। और पिछले 9 वर्षों में हमने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने कभी एक भी दिन की लीव ली हो, एक भी दिन की छुट्टी ली हो और आराम किया हो। तो लगातार बिना थके बिना रुके लोगों के लिए कार्यरत हैं और वही रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। यूं ही रातों रात कोई इतनी लोकप्रियता नहीं हासिल करता। दुनिया के तमाम लोकप्रिय लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री की किस्मत से, प्रधानमंत्री की इस लोकप्रियता से निश्चित तौर पर रश कर रहे होंगे। तो आज का बेहद सफल रोड शो कश्मीर में, माफ़ कीजिएगा, बेंगलुरु में, और अगर इसको कहा जाए कि बेंगलुरु का रोड शो 2.0 उतना ही सफल जितना पहला रोड शो सफल हुआ था। आज का रोड शो नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेमे, यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गर्व, और कन्नड़ अस्मिता को पीएम ने एक कनेक्ट बनाया है और उस कनेक्ट का जो असर है वो साफ तौर पर अपनी इस टीवी स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपने देखा बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। इसके बाद दिखाएंगे आपको कुछ और भी खबरें। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तुझे क्या नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहां पर पहुंच चुका है और बस रोड शो अब शुरू ही होने वाला है। और आसपास आप भीड़ देखिए किस तरह से लोग पहले से यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा रोड शो होने वाला है। और इस रोड शो को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए, और क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से हम बात करें तो कर्नाटक का ये चुनाव है और ऐसे में समूचे भारत को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का, उसको और ज़्यादा हाईटेक और विकसित बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर ली जाए, या इसके अलावा जो तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार की, वो लगातार लोगों तक पहुंचाने की जो कवायद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने की है। और जिसका फल ये निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो देश का विकास है, देश की जो रफ्तार है वो और तेज होती नजर आई है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में ये रोड शो इसकी शुरुआत होने वाली है और लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहले से मौजूद हैं जो उनके एक दीदार पाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों के किनारे यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और काफ़ी भव्य रोड शो होने वाला है। और ऐसे में कल भी जो रोड शो हुआ था उसकी तस्वीरें हम आपके साथ हमने साझा की और आपने देखा कि किस तरह से लोग भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए। और उसके बाद आज का जो रोड शो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद अब से बस कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव, और इस चुनाव की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं और ऐसे में उनकी लोकप्रियता को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ देश के, अगर हम बात करें देश की दृष्टि से बात करें तो देश में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और उसके अलावा वैश्विक पटल पर भी उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों के किनारे लोग सुबह से यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद रखी गई है क्योंकि काफ़ी भव्य रोड शो है और सबकी नज़रें आज के रोड शो पर है क्योंकि ये रोड शो तमाम जो दिशा और दशा है वो यहाँ पर बदलने का काम करेगी। तो एक बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो भव्यता यहाँ पर नज़र आ रही है इस रोड शो को लेकर, जिसकी शुरुआत बस हो ही चुकी है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लोग फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं, जनसभाओं का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन रोड शो जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, हमने पहले भी इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनकी लोकप्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई और लोग उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी कुछ कायाकल्प यहाँ पर किया गया है। दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी कायाकल्प किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और काफ़ी कुछ ये पूरा रोड शो बयां कर रहा है। मेगा रोड शो है ये, और ये रोड शो काफ़ी कुछ कहानी बदल सकता है यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है उसकी। आयशा खानम हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, शुरुआत हो चुकी है रोड शो की और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो साफ तौर पर यहाँ पर काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और पहले से जैसे लोकप्रियता उनकी रही है वो लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोड शो को लेकर और राजनीतिक पटल पर जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है इस प्रचार में बीजेपी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ, और जो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्र सरकार का शासन रहा, उन तमाम उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, उन तमाम वेलफेयर स्कीम को लोगों के सामने रखा, और इस प्रचार का जो अहम हिस्सा है वो है बीजेपी है भरोसे, यानी बीजेपी ही कर्नाटक का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। और बीजेपी कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए, डबल इंजन सरकार का जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी इस प्रचार का एक अहम फोकस, अहम हिस्सा बना लिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के लिए उतरते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क पर रोड शो करते हैं तो पूरे लोग उनके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। देखिए, प्रचार उस वक्त महज बीजेपी के लिए प्रचार नहीं होता, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए, सब यहाँ मौजूद लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री बहुत ही गर्व के साथ वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और बहुत ही गर्व के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहता है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, बल्कि आम आदमी, आम जनता, आम सिटीजन में वो बेहद जोश और बेहद उत्साह भरते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम इलाकों में युवा जो है हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक नई पीढ़ी, एक न्यू जनरेशन को हम देखते हैं
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई परिवार जो है अपने घर से बच्चों को लाए हैं। कई परिवार जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखे। कंधों पर बच्चों को बिठाया है यहाँ पर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए। तो ये बयान करता है कि प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है ये महज चुनाव तक सीमित नहीं है, महज एक प्रचार तक सीमित नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व जो है वो हर किसी तक पहुंच रहा है। उनका व्यक्तित्व हर किसी को लुभाता है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो न्यू इंडिया का सपना जो प्रधानमंत्री अमृतकाल का सपना जो बताते हैं। बिल्कुल आयशा, मोदी के नारों से यहाँ पर जैसा पूरा समा गूंज चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूल बरसाकर लोग लगातार यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का रहा है और ऐसे में रोड शो को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कलाकार भी पहले से मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। ये रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा से हम बात करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर काफ़ी कुछ कह रही है उनकी लोकप्रियता के बारे में, प्रधानमंत्री की शख्सियत के बारे में और साफ तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल टू पीपल कनेक्ट जो एक बनाया है, एक कनेक्शन बनाया है लोगों से अपना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विकास की जो परियोजनाएं उसका लाभ पूरे देश में देखने को मिला है। तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई, तमाम ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिनसे लोगों को लाभ पहुंचा। डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने की बात करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा हाईटेक बनाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन क्षेत्रों में काम किया है। हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम और विकास का जो पूरी संरचना है उसको और ज़्यादा विकसित किस तरह से किया जाए, इसकी रूपरेखा की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ सालों में तमाम जो योजनाएं चलाई, परियोजनाएं चलाई, उसका लाभ आम जनमानस को मिला है और यही वो लाभ है जिसकी वजह से लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता इसी वजह से और ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों के दिलों में बसते हैं और लगातार देश हित में, लोगों के लिए, जनहित में लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी और ज़्यादा उभरती हुई नजर आ रही है। आयशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, ये काफिला काफ़ी जोर शोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हम जान रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसे में इस रोड शो से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी की अगर हम बात करें तो कितना बल यहाँ पर मिलता हुआ बीजेपी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि जो स्थितियां हैं वो पहले बेहतर थी लेकिन अब और ज़्यादा मजबूत होती नजर आएंगी इस चुनाव में। जी हाँ, ये रोड शो अभी देख सकते हैं आप कैसे सीवी रामन नगर में और आगे बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये रोड शो बहुत अहम रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचते हुए नजर आए। बीजेपी ने अपनी कैंपेन स्ट्रैटेजी को पहले से ही तय किया था कि जो आखिरी दौर होगा कैंपेन का, इस आखिरी दौर में प्रधानमंत्री की धुआंधार कैंपेनिंग होगी, एक तरह से पहुंच होगी हर कोने कोने तक। तो ये बीजेपी की प्लानिंग जो है लास्ट फ्यू डेज की, लास्ट 1 वीक की जो प्लानिंग थी, ये रंग ला रही है क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही कैंपेन करते हुए कांग्रेस एक पीक तक पहुंच चुकी थी, एक ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी और कांग्रेस को ये उम्मीद हो रही थी, कांग्रेस को ये लगने लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वेव है और कांग्रेस को इसका पैदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की आखिरी दौर की स्ट्रैटेजी का पता चला और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे तो विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स करना पड़ा, दोबारा से अपनी कैंपेनिंग को रिवर्स करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये काफी रंग ला रहा है बीजेपी के लिए क्योंकि बेंगलुरु में 28 विधानसभा सीटें हैं। ये 28 विधानसभा सीटें बहुत अहम है। बेंगलुरु शहर 2009 तक करीब 12 सीटें थी बेंगलुरु में, लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद बेंगलुरु शहर 28 सीटों वाला शहर हो गया है। बेंगलुरु का दायरा 148 किलोमीटर का दायरा है।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर के कॉस्मोपॉलिटन शहर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, बीजेपी का कनेक्ट पहले से ही ये रहा कि बीजेपी आसानी से अर्बन वोटर को आसानी से कनेक्ट करती रही। तो बीजेपी अब यही उम्मीद लगा रही है कि बैंगलोर में जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटें में कम से कम 20-25 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को ये सीटें बैंगलोर से चाहिए। इस समय बीजेपी के पास करीब 11 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी अब अपना जो खाता है उसे और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बैंगलोर शहर को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तवज्जो दी गई है। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी बैंगलोर को एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगी, यानी जिस तरह से दिल्ली के पास नोएडा एनसीआर रीजन है, ठीक उसी तरह से बैंगलोर को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रोथ के लिए उसको तवज्जो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री खासकर जब बैंगलोर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल कनेक्ट यानी टेक्नोलॉजी से लोगों के साथ जुड़ते हैं। और बैंगलोर एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है और बैंगलोर हब है, आईटी हब है। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो आगे चलकर बैंगलोर को एक ग्लोबल इनोवेशन हब देगा, यानी उस प्रोजेक्ट का नाम होगा डिजिटल युवा नाडु, यानी युवाओं के लिए एक डिजिटल राष्ट्र कायम करने की और एक लक्ष्य रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल इनोवेशन हब की बात मैनिफेस्टो में कही गई है। और ये तमाम चीजें हैं जो आईटी और सिलिकॉन वैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जुड़ते रहे हैं और हमेशा स्टार्टअप को उन्होंने बढ़ावा दिया है, युवाओं को बढ़ावा दिया है। युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में न्यू इंडिया की नींव है और ये न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्कीम इसी के आधार पर, इसी के इर्द गिर्द बनाते रहे हैं। और जब बैंगलोर आते हैं तो कल भी हमने देखा, जब बैंगलोर साउथ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, ये जो बैंगलोर साउथ इलाका है ज्यादातर आईटी हब है, यहाँ पर आईटी में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में आईटी हब से आए हुए लोग हैरान रह गए कि इस तरह का प्रचार भी होता है, क्योंकि इनमें से आईटी के कई बार आरोप लगता है कि जो आईटी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो जब मतदान होता है तो वो वीकेंड के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह का प्रचार उन्होंने देखा है तो वो अब ये कह रहे हैं कि वो जरूर बुधवार के दिन अपना मत डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो इस तरह का एक बदलाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस राह से गुजर रहे हैं, सीवी रामन नगर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तमाम डिफेंस पीएसयू सेक्टर्स इस क्षेत्र में आती हैं। एचएएल की हेलीकॉप्टर यूनिट, एचएएल के कई एमएसएमईज जो है इस क्षेत्र में आती हैं और करीब 15,000 से ज्यादा एमएसएमईज हैं जो एचएएल के साथ काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का सपना जो है, इन्हीं सड़कों से होने वाला, जो गुजरने वाला सपना है, इन्हीं सड़कों से सीवी रामन नगर की ओर से ये सपना गुजरता है, ये विजन है। और इन इलाकों में भारी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या है और यहाँ पर भी काफी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है। यहाँ पर भी काफी भारी संख्या में केरल से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग इलाकों से आए लोग जो है यहाँ पर अपना, उन्होंने इस इलाके को अपना घर बनाया है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक पहुँच रहे हैं। आगे चल के मंदिर से पास होंगे जहाँ पर सुब्रमण्यम मंदिर है, वहाँ पर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए कई संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर हनुमान चालीसा का उच्चारण भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो एमजी रोड की ओर पहुंचेंगे, जो ट्रिनिटी चर्च है, ट्रिनिटी सर्कल है, जहाँ पर ये रोड शो खत्म होने वाला है। यहाँ भी बहुत अहम है, ये बैंगलोर का हब है, बैंगलोर का एक ऐसा लोकेशन है जो युवाओं के लिए और एक ग्लोबल सिटी के लिए जो हब माना जाता है। एमजी रोड का आखिरी पड़ाव ये बैंगलोर का अहम पहचान है। तो प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुँचेंगे और हमने देखा जिन रोड पर प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं होने वाला है वहाँ तक भी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। यही कोशिश में कि वो आगे बढ़ सकें और इस काफिले के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ चल सके। आयशा, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से ये पूरा काफिला गुजरेगा, तो ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अब की बार कितनी सुनिश्चित की जा रही है? जी देखिए, इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम कहें
जो सीवी रामन नगर है, यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से गढ़ माना गया है। बीजेपी के किसी विधायक है यहाँ पर। फिर अगर हम आगे चलते हैं, अल्सूर जो सीवी रामन का हिस्सा है, यहाँ भी बीजेपी का गढ़ है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर बकलिका का डोमिनेशन रहा था, लेकिन अब सीवी रामन नगर में रघु जो सचिन एमएलए हैं, वो 5वीं बार वो यहाँ पर मैदान में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 4 टर्म्स उन्होंने पूरे किए हैं। तो ये सीट बीजेपी के पास रही है। और आगे अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो शांति नगर इलाका है, जहाँ पर कांग्रेस के साथ बीजेपी का कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। यहाँ पर एने हारिस है जो वो भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी अपने 4 टर्म्स पूरे किए हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन तमाम इलाकों में अपना प्रचार को और मजबूत बनाए, जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि वो कांग्रेस से सीट छीनकर बीजेपी के पास ले आए। तो ये प्रचार किसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस प्रचार के रूप में शिवाजीनगर का इलाका भी आता है। थोड़ा रूट जो है शिवाजीनगर इलाके में भी आते हैं और यहाँ भी बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है, क्योंकि इस इलाके में ज्यादा अल्पसंख्यक हैं और ज्यादा तमिल भाषी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अपनी प्रेजेंस जो है मौजूद करने के लिए इस प्रचार से बहुत लाभ उठाने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो तमिल भाषी वोटर्स हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, ये शिवाजीनगर इलाके में हमेशा से निर्णायक वोटर्स होते रहे हैं। तो इधर भी इस प्रचार का असर जरूर पड़ेगा। तो ये 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी सीवी रामन नगर, शांति नगर, शिवाजी नगर से ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन गौरव, एक और दिलचस्प बात है, आज बीजेपी इस रोड शो को और भी आगे ले जा सकती थी, लेकिन नीट एग्जाम के चलते बीजेपी ने तय कर लिया कि इस रोड शो को करीब 11:30 बजे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 बजे से नीट एग्जाम है और कई हजारों की संख्या में युवा बैंगलोर में एग्जाम सेंटर्स पहुंच रहे हैं, वो एग्जाम के केंद्र पहुंच रहे हैं। तो 11:30 बजे तक ये रोड शो खत्म करने के लिए बीजेपी ने उसी हिसाब से प्लानिंग की है। पहले जब बीजेपी ने प्लानिंग की थी कि एक ही दिन में पूरा शहर कवर किया जाएगा, लेकिन लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, कहीं भी बिल्कुल, और साफ तौर पर छात्रों को किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए और आज वो एग्जाम भी है। और ऐसे में एक तरफ तो ये एग्जाम है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का भी एग्जाम है। तो 2 तरह के एग्जाम हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत तो झोंकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मन में कोई सवाल ना हो, उनकी हमेशा स्पष्टता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कारगर रहकर उन्होंने तमाम कदम भी उठाए। ऐसे में ये कदम भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दृष्टि से, क्योंकि भविष्य भी कहीं ना कहीं आज से ही निर्धारित होगा इन बच्चों का जो आज नीट की इस परीक्षा में बैठेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अपनी परीक्षा है राजनीतिक पार्टियों के लिए और दूसरी तरफ छात्रों के एग्जाम्स हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है और छात्र जरूर ये कोशिश करेंगे कि वो जल्दी अपने एग्जाम सेंटर्स पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला गया था कल भी और आज भी। बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस की सराहना करनी होगी, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने बैंगलोर में रोड शो के चलते 26 किलोमीटर का रोड शो कल हुआ था, उसके चलते कहीं भी किसी तरह का ट्रैफिक जैम, किसी तरह का क्लस्टर नहीं बनने दिया। और अब आज भी उसी तरह से इस ट्रैफिक को संभाला गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों के लिए कि अगर छात्र जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अगर वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाए और पुलिस इसका पूरा इंतजाम करेगी। तो जाहिर है, आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं के लिए बात करते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, इस सोच को बीजेपी ने अपने इस कैंपेन में उतारा है, इस कैंपेन में दर्शाती है कि यहाँ पर किसी तरह से छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। तो रोड शो आगे बढ़ रहा है और अल्सपुर की तरफ पहुंच रहा है और ये हम देख सकते हैं जो रोड शो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है फ्लाईओवर के नीचे से पहुंच रहा है। देखिए, बैंगलोर और इंदिरा नगर के बीच बैंगलोर का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन बना था, सबसे पहला मेट्रो लाइन बनी थी, 8 किलोमीटर की लाइन। और ये जो है बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली
कड़ी थी। और ये 8 किलोमीटर की लाइन बहुत अहम है बैंगलोर के लोगों के लिए, बहुत भावुक है बैंगलोर के लोग मेट्रो को लेकर, और इसे नम्मा मेट्रो कहते हैं, यानी हमारी मेट्रो कहते हैं। तो ये मेट्रो लाइन के नीचे से प्रधानमंत्री का काफिला आगे गुजर रहा है, और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक की तरफ पहुंचेंगे, जो गोपाल्या है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्लम्स हैं, और वहां से भी कई भारी मात्रा में लोग सड़कों पर आए हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इनमें से कई लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जिन्हें डायरेक्ट केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा हुआ है। कई स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने लागू की है। ये तमाम स्कीम्स का उन्हें डायरेक्ट फायदा मिला है। तो ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लोग हजारों की संख्या में हाथों में फूल लिए खड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी गौरव। आयशा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसमें तमाम चुनौतियां भी कहीं ना कहीं नजर आ रही होंगी। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिससे बीजेपी को अब की बार पार पाना है, और जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो किस तरह से अब की बार चुनावी मैदान में जो मुद्दे लेकर उतरी हैं वो कितने प्रभावी अब की बार दिख रहे हैं? जी देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ये विधानसभा चुनाव जो है एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। तो इस चुनाव को बहुत ही अहमियत दे दी गई, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी, सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की एकमात्र पहचान है। बीजेपी मजबूत है यहाँ पर, और बीजेपी ने हमेशा से कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना है। तो बीजेपी ये पूरी कोशिश में है कि कर्नाटक जो बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार है वो अपने पास रहे, और इस राज्य में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत अहम है, कांग्रेस के लिए भी ये अहम है, क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था किसी समय कर्नाटक, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है। कोalition सरकार चलाई थी कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में जेडीएस के साथ मिलकर, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, और कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता था। लेकिन कांग्रेस के हाथ में धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए उसके अस्तित्व और उसकी पहचान की लड़ाई है, और कांग्रेस अगर कर्नाटक में इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करती, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा वापस कर्नाटक में अपना शासन लाना और यहाँ पर वापस सत्ता में आना। और जेडीएस के लिए तो बहुत ही अहम है, क्योंकि जेडीएस एक रीजनल पार्टी है, और देखिए जेडीएस हर बार यही ऐलान कर देता है चुनाव से पहले कि जेडीएस किंग मेकर बनेगा, क्योंकि जेडीएस को इस बात का चस्का लग चुका है पिछले चुनावों में भी, क्योंकि वो 25-30 सीटें लेकर कोalition सरकार बना लेता है। एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, एक बार कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो जेडीएस को इस बात से तसल्ली मिल जाती है कि वो 25-30 सीटें जीत लेंगे, और अगर कोalition सरकार बनती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए नेगोशिएट किया जाएगा। तो लेकिन इस बार जेडीएस का गढ़ भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इन तमाम इलाकों में, जो ओल्ड मैसूर रीजन है, तुमकुर रीजन है, चन्नपट्टनम है, इन तमाम इलाकों में बीजेपी ने अपनी कमजोरी का एनालिसिस किया पहले से ही। लगभग 1 साल पहले से बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन तमाम इलाकों में लगातार बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में खासकर ओल्ड मैसूर रीजन में कई विकास की योजनाओं को लागू किया गया। हालांकि जेडीएस का गढ़ है, लेकिन जेडीएस के शासन के दौरान भी इन इलाकों में अभी तक पक्की सड़कें नहीं मिली थी, और बेंगलुरु मैसूर हाईवे जो केंद्र सरकार ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया, ये एक सौगात है इस ओल्ड मैसूर रीजन के लिए, और यहाँ के विकास के लिए एक रफ्तार देने वाला हाईवे है ये। तो अमित शाह ने इस इलाके में बहुत ही मेहनत की है कुछ समय से, और यहाँ के जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें भी एक साथ लाया है। हालांकि उन्हें बाद में नंदिनी को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसको कांग्रेस ने एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर दी। तो जेडीएस के लिए अपना गढ़ बचाना बहुत जरूरी है, और जेडीएस लगातार कोशिश कर रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जो है मैदान में उतरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा 90 वर्ष के हैं, हालांकि उनकी सेहत पे ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना गढ़ बचाने के लिए इस इलाके में प्रचार करते हुए नजर हैं। देवेगौड़ा के लिए काफी सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात से भी नाराज हैं कि जेडीएस जो है
भले ही सेक्युलर जनता दल है, भले ही आम आदमी की बात करती है, किसानों की बात करती है, जी। लेकिन जेडीएस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपना परिवार होता है। ये नाराजगी जो है लोगों के मन में है, लेकिन इसके बावजूद प्रचार जोरदार चल रहा है। आयशा, ये जो मुद्दे हैं वो तो प्रभावी हैं ही हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव अप्रोच की बात करें तो अब की बार पिछले चुनाव से अब की बार का चुनाव कितना अलग नजर आ रहा है और अब की बार जो मुद्दे हैं वो कितने ज्यादा बदलाव के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सरकार ने परियोजनाएं चलाई उनका लाभ लगातार पूरे देश में और खासतौर पर दक्षिण भारत में देखने को मिला है। तो ऐसे में पिछले चुनाव से अब की बार का जो चुनाव है वो कितना अलग आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग पॉलिटिकल इक्वेशंस पर लड़ा जा रहा है। हमेशा से कर्नाटक में जब भी चुनाव होते थे तो यहाँ पर सबसे पहले जाति या समुदाय को लेकर बात होती थी कि लिंगायत जाति का कोई शख्स हो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो कलिगा का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इस तरह से बात किया जाता था कि एक एक समुदाय जो है वो निर्णायक समुदाय है, वो चुनाव का फैसला करते हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव को एक नई दिशा दे दी। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर भले ही लिंगायत समुदाय निर्णायक समुदाय, लेकिन उसके बावजूद कई फेरबदल किए, कई नए चेहरे जो है उनको टिकट दिए, मैदान में उतारा उन्हें, और ये साबित कर दिया कि बीजेपी महज एक समुदाय या फिर एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। बीजेपी एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को मौका देना चाहती है, युवाओं को मौका देना चाहती है। और इस चुनाव में जब टिकट बांटे गए तो ये साफ हो गया कि बीजेपी एक नई पीढ़ी, एक नई प्लानिंग को लेकर आगे चल रही है और एक नई लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार कर रही है। लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कहीं भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, कोई भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब चुनाव लड़ा जाए तो सब मिलकर, तमाम समुदाय मिलकर ये चुनाव लड़े और बाद में बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा से जब मुख्यमंत्री का ऐलान करती है, मुख्यमंत्री को चूज करती है फाइनली, तो बीजेपी कहीं ना कहीं सरप्राइज बीजेपी के पास होता है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो बीजेपी एक नया चेहरा कर्नाटक को देगा, एक युवा चेहरा जो है मुख्यमंत्री पद पर होगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दाव पर है और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सिद्धरामैया विपक्ष नेता हैं, डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक कंफ्यूजन फैला रही है। कुछ हद तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना है और उन्हें क्या मानना है। तो ये कुछ हद तक कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है और लगातार जो बयानबाजी, जो व्यक्तिगत हमले कांग्रेस करती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसके चलते कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ हद तक नुकसान भी झेलना पड़ा है। और मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने तमाम चीजें, तमाम गारंटी की बातें कह दी, युवाओं को युवा निधि की बात कही है, जो 1500 रुपए उन्हें दिए जाएंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली की बात कही, 200 यूनिट बिजली की बात कही, ये तमाम गारंटी कार्ड के बावजूद कांग्रेस शुरू में एक अच्छा कैंपेन लेकर आई थी, एक अच्छा कैंपेन चल रहा था, कांग्रेस काफी विश्वास के साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर निषेध लगाने की बात आई, कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई को एक समान पेश कर दिया, तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के फॉर्च्यून जो है वो बदल कर रख दिया है। तो अब कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कुछ हद तक नाराजगी है कि आखिरकार बजरंग दल का मुद्दा मैनिफेस्टो में कैसे पहुंच गया, क्योंकि इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस करना है, इस मुद्दे को अगर बैन भी करना है किसी संगठन को, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विधेयक लाकर से बैन किया जाता है। लेकिन मैनिफेस्टो में ये बात कहकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को दूर दे दी और बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में है। कांग्रेस जो 40% सरकार की बात कह रही थी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया,
ये तमाम चीजों से कांग्रेस अभी भी उम्मीद में है कि अभी भी स्थिति हाथ से नहीं गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार है, जो रोड शोज है, जो कैंपेन है, इसको देखकर कुछ अलग ही तस्वीर मिल रही है। और राजनीतिक विश्लेषक भी कर्नाटक में जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो भी कुछ हद तक कंफ्यूज हैं कि आखिरकार ये जो नरेंद्र मोदी का प्रचार है वो किस तरह से एक नया ट्विस्ट दे दिया है पूरे कैंपेन के लिए, और इस चुनाव की जो डायरेक्शन है उस दिशा को भी बदल दी है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हमने सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, छोटी बड़ी सारी मिलाकर उन्होंने तमाम बातें कही। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि टेररिज्म को लेकर जिस तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम कारगर स्टेप उठाए गए। लेकिन अब हम जब बात करते हैं, और कांग्रेस के शासनकाल को भी उन्होंने गिनवाया कि किस तरह की जो नाकामियां वहाँ पर नजर आई थी, वो भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर उसको गिनवाया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो जो नीतियाँ बनी थी, वो नीतियाँ इस आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर उस पर नकेल कसने के लिए कितनी कारगर साबित हुई थी? गौरव, अपना सवाल दोहराएं, यहाँ पर शोर है। जी 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 आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात रखी थी जनसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पिछली सरकारों को उन्होंने लगातार आड़े हाथों को लिया था, साफ तौर पर कांग्रेस को। तो ऐसे में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए किस तरह के कारगर स्टेप उठाने की जो जरूरत प्रधानमंत्री ने जिस पर बल दिया था वो क्या रही थी, और अभी तक इस पर किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो कारगर साबित होती नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री ने जमकर कांग्रेस पर भी हमला बोला है और आतंकवाद को सपोर्ट करने की बात कही है। और प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने पब्लिक रैली में ये बात भी रखी कि कैसे जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, उस वक्त कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बाटला हाउस एनकाउंटर के विरोध में थे और कई ऐसी बयानबाजी भी थी उस समय। और उस वक्त भी कांग्रेस ने आतंकवाद की निंदा नहीं की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कई रैलीज में, कई पब्लिक सभाओं में ये कहा कि कांग्रेस को अगर आप जिता रहे हैं, कांग्रेस को अगर वोट जा रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के लिए, पार्टी के पक्ष में वोट जा रहा है। तो बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आतंकवाद को समर्थन देने के को लेकर हमला किया है। और आगे चलकर ये जो मुद्दा है आगे चलकर और भी नया रंग ले सकता है, क्योंकि खासकर कर्नाटक के कोस्टल इलाके में पीएफआई संगठन जो है, पीएफआई संगठन पर यह आरोप हमेशा से लगा रहा है कि केरल से उनके कई आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क है। और यही वजह है कि केरल जो बेंगलुरु से सटे हुआ राज्य है, तो वहाँ के आतंकवादी संगठनों के साथ पीएफआई का एक कनेक्ट रहा है। तो ये हमेशा से पीएफआई पर आरोप रहा और पीएफआई भी इसको लेकर सक्रिय रहा इस क्षेत्र में, कर्नाटक के कोस्टल राज्य में भी। यही वजह है कि पीएफआई को बैन करना पड़ा सके। आगे चलकर कर्नाटक में जो केरल में जो स्थिति बनी है उस तरह की स्थिति कर्नाटक में ना हो, तो कर्नाटक सरकार ने कड़े कदम उठाए ताकि पीएफआई की गतिविधियां जो है कोस्टल कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटक को आतंकवाद का हब ना बनाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप के तौर पर जमीन पर हमेशा से कोस्टल कर्नाटक में होती रही है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया और आतंकवाद पर जोरदार हमला बोला, तो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया, एक मैसेज जरूर जा रहा है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह के आतंकवाद को कुचलने के लिए तैयार है और किसी भी तरह के आतंकवाद को सहन नहीं करेगी। तो कर्नाटक एक शांतिपूर्ण राज्य है, एक लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। और कर्नाटक में उस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जिस तरह की तस्वीरें आज हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं या फिर कभी बिहार में देखते हैं। तो उस तरह की स्थिति कर्नाटक में नहीं है। यही वजह है कि कर्नाटक में देखिए आप एक बेस पे पोलिंग हो रही है। तो कर्नाटक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा स्टेटमेंट दिया है और प्रचार के दौरान ये संदेश दूर तक पहुंचा है। आयशा, जैसे हम चुनाव की रणनीतियों की जब बात कर रहे हैं, तो अब की बार कांग्रेस किस रणनीति के साथ और
किन मुद्दों के साथ यहाँ पर उतरी है, और इसके अलावा जब हम और राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो उनके पास क्या ऐसा खास है जो अब की बार जनता को लुभाने में वो कारगर साबित हो पाएगा? क्या मुद्दे उनके प्रभावी हैं? हेलो आयशा जी, आपका सवाल। जी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं और खास तौर पर कांग्रेस, उनके पास कौन कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जो अब की बार के इलेक्शन में उन्हें सत्ता पर काबिज कर सकते हैं? जी, आपका सवाल दोहराएं प्लीज। जी, कांग्रेस की भूमिका पर मेरा सवाल है कि कांग्रेस के पास अब की बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो ताल ठोक रही है चुनावी मैदान में? आयशा, आप सुन पा रही मुझे? जी देखिए, जी गौरव, अपना सवाल दोहराएं। कांग्रेस की भूमिका पर मेरा यही सवाल है कि अब की बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे कांग्रेस के पास हैं जिनसे वो चुनावी ताल ठोक रही है अब की बार मैदान में? आयशा, कांग्रेस की भूमिका जी। गौरव, मैं अपना सवाल कुछ हद तक सुन नहीं पाई, लेकिन अगर आप कांग्रेस की भूमिका की बात कर रहे हैं जी। कांग्रेस के इस चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने इस प्रचार के दौरान, जैसे कि मैंने बताया, मैनिफेस्टो में बजरंग दल का मुद्दा जो सामने लाया, ये कांग्रेस के लिए कुछ हद तक महंगा पड़ा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ा। और जिस तरह से उनके पुत्र ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी। और फिर मुख्यमंत्री के रेस में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धरामैया ने भी लिंगायत समुदाय के खिलाफ अपशब्द कह दिए। ये तमाम चीजें न केवल बीजेपी के आक्रोश को बढ़ा दिया, बीजेपी के एग्रेशन को बढ़ा दिया और उनका कैंपेन तेजधार कर दिया, बल्कि कांग्रेस में खुद कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार इस बात से नाराज हैं कि कैसे इन तमाम वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी के चलते उन्हें जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें लोगों की गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो चुनाव में अपनी कैंपेन की तैयारी की, अपनी प्रेजेंस बनाने की तैयारी की, और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कांग्रेस ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि कई इलाकों में उनका जो एडवांटेज है वो उसकी तरफ वोट खींच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रचार को देखते हुए कुछ हद तक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी दोबारा रिवर्क हो रही है, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उन तमाम इलाकों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग की है वहां पर दोबारा अपनी कैंपेनिंग को और तेज कर दे। तो कल का आखिरी दिन है, कल शाम 6 बजे तक कैंपेनिंग हो सकती है, और बस कुछ ही घंटों के बाद ये चुनाव का शोर जो प्रचार है वो थम जाएगा। लेकिन इससे पहले बीजेपी लगातार कोशिश की। देखिए, बीजेपी के लिए कई राजनीतिक विश्लेषकों ने जो प्रेडिक्शन दी थी, जो ओपिनियन पोल्स हुए, प्री पोल ओपिनियन पोल्स हुए, तो इसके चलते अलग अलग ओपिनियन पे सामने आई कि बीजेपी को कम सीटें आ रही है, बीजेपी पिछड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया कि ये प्रचार पूरे कर्नाटक में कहीं न कहीं एक नया ट्विस्ट और एक लहर पैदा कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी के जवाब में अब कैसे अपने कुछ ही घंटों में जो प्रचार थमने वाला है, कैसे इसे दोबारा से रिवर्क करती है। लेकिन बीजेपी की सराहना करनी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने जिन इलाकों को बीजेपी को लगा कि यहाँ पर उनकी ताकत कमजोर है, वहाँ पर बीजेपी की संख्या बल ज्यादा नहीं है, तो बीजेपी ने उन तमाम इलाकों में बूथ से लेकर पूरा सपोर्ट दिया, पूरा अपनी ताकत लगा दी। और प्रधानमंत्री ने भी प्रचार से पहले तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम बूथ लेवल वर्कर्स को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि बूथ को मजबूत बनाना ही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, और बूथ अगर मजबूत होगा तभी जीत का रास्ता निकल आएगा। ये बीजेपी की रणनीति रही। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को इस तरह से उत्साहित किया। तो यही आज हमको देखने को मिल रहा है कि कैसे जमीन पर बीजेपी एक एक सीट को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहती, और एक सीट पर बीजेपी कड़ा मुकाबला दे रही है कांग्रेस को। सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई इलाकों में।
आयशा, ये जो तमाम परियोजनाएं चली और लोगों को उनका लाभ मिला, तो ऐसे में अब की बार इन लाभों से अगर हम बात करें तो चुनावी समीकरण को देखते हुए अब की बार बीजेपी को और साफ तौर पर जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो किस तरह की स्थितियां अब की बार दिखती हैं? क्या परिस्थितियां पहले से बदली हुई हैं या परिस्थितियां अभी भी वैसी ही नजर आ रही हैं? जी देखिए, अगर हम विकास की बात करें, बीजेपी ने विकास की बात की, विकास को ही एजेंडा बनाया है। और बीजेपी जो कर्नाटक में बीजेपी सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार मिलकर एक डबल इंजन सरकार का एक कॉम्बिनेशन जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, इसे बीजेपी ने कैंपेन का हिस्सा बनाया, प्रचार का हिस्सा बनाया। और इसके तहत केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को बीजेपी ने लागू किया और ये बदलाव नजर आ रहा है। कई इलाकों में उत्तर कर्नाटक हो या फिर चित्तूर कर्नाटक इलाका हो, जहाँ पर किसान, जहाँ पर खेती कृषि का इलाका है, और इन तमाम इलाकों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एम्पावर करना, किसानों को उन्हें 2000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डिपॉजिट करना, 6,000 करोड़ किसानों को इसका फायदा 6,000 करोड़ की निधि जो है किसानों को मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है पूरे कर्नाटक में, पूरे राज्यों में कई जगहों पर एक लाभार्थी तबका जो है इस बात से तृप्त है कि उन्हें उनके हक की जो उनका हक जो है उन तक पहुंच रहा है। और अगर हम युवाओं की बात करें, इसके तहत जो कर्नाटक में स्टार्टअप, कर्नाटक एक हब है, IT कैपिटल माना जाता है बैंगलोर को, तो कर्नाटक में स्टार्टअप और डिजिटल टेक्नोलॉजीज और रिसर्च के लिए जो केंद्र सरकार ने बल दिया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक प्रायोरिटी रखी बैंगलोर को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए, ये भी एक मुद्दा है जो लोग देख रहे हैं, जो महसूस हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। जब ये तमाम स्कीम लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि कैसे विकास बनाम राजनीति में उन्हें विकास को चूज करना है, विकास को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। और खासकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें, हम अल्पसंख्यक महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें और ट्रिपल तलाक की बात करें, तो ये तमाम जो पहल थी केंद्र सरकार की तरफ से, ये जो है लोगों तक पहुंच रही है। लोग अब अवेयर है। पहले जिस तरह से हुआ करता था कि कर्नाटक में जब हम पहले चुनाव लड़ने जाते थे तो कुछ गाँवों में, कुछ इलाकों में तो लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, और उनके हक और उनके कौन सी स्कीम पहुंचना है। लेकिन आज हर कोई दूर दराज के इलाके में अगर आप जाते हैं तो हर कोई पहचानता है, समझता है कि उनके हक का पैसा उन तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जिस पर जिन लोगों का हक है, इन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें, अवेयरनेस जो है वो बढ़ी है। तो ये ऐसे में ये चुनाव जो है एक नया माहौल, एक नया सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया है जहां पर एक अवेयरनेस से भरा वोटर जो है अपना मत डालने के लिए जाएगा। यहाँ पर जैसे कि पहले होता था कि ये आरोप भी लगते थे कि कुछ मतदाताओं को खरीदा जा सकता है, उन्हें पैसे देकर लुभाया जा सकता है। लेकिन आज मतदाता समझदार है, उनको पता है कि खरीदा जा सकता है का मतलब वो अपना हक जो है गिरवी रख रहे हैं। तो ऐसे में कई मतदाता जो है वो अवेयर वोटर्स हैं और जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो उसके सामने विकास की बात जरूर उसके सामने आती है। और प्रधानमंत्री हमेशा से हर रैली, हर संबोधन में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो ये जो है ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है और बीजेपी इसके जरिए लोगों तक पहुंच रही है और इस प्रचार में सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार को एक नारा बनाकर लोगों तक पहुंचा रही है। आयशा, बूथ लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बीजेपी बूथ कैडर वाली पार्टी है, बूथ लेवल पर उसका खास फोकस रहता है। वहाँ पर किस तरह से जो स्थितियाँ हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए, पहले से ज़्यादा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति और रूपरेखा रखी गई है जिससे और ज़्यादा बल और ज़्यादा मजबूती आए? देखिए, बीजेपी हमेशा से बूथ पर ज्यादा केंद्रित रहा है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है। बूथ लेवल पर कैसे
नजर रखी जाए, कैसे तमाम वोटर्स को बूथ तक लाना है। पन्ना प्रमुख का जो एक शब्द कॉइन किया था अमित शाह ने, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता या फिर एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को अपने आप में एक नेता के तौर पर बनाता है। तो ये जो है पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, ये बहुत ही अहम है। कर्नाटक में भी जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी ने सबसे पहले विजय संकल्प यात्रा शुरू की और इस विजय संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पूरे राज्य के अलग अलग दिशाओं में उन्होंने यात्रा की और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हुए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, मोटिवेट किया और इसके तहत बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जैसे कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत बनाने का नारा दिया, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये चुनाव महज उम्मीदवार नहीं लड़ते, ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए जमीन पर उनके कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता लड़ते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है, ये इस तरह की ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी जो है कि कांग्रेस में नजर नहीं आती। कांग्रेस को विश्वास होता है कि उनके कुछ कथित वोट बैंक है और ये वोट बैंक उनके लिए सीधे अगर वोट देगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में, युवाओं को कांग्रेस अपने ही पार्टी के लिए इस्तेमाल करने में पीछे रह जाती है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो है उन्हें पीछे खींचती है। तो इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और काफी निराश रहते हैं कि उनको दिशा दिखाने वाला कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें बूथ लेवल पर उन्हें सम्मान के साथ उनको उनकी पहचान दिलाए। तो ये फर्क है, हम देख रहे हैं बीजेपी की जो ग्राउंड लेवल पर तैयारी होती है और बूथ लेवल पर जो तैयारी होती है। तो ऐसे में जब प्रचार होता है तो आप देख सकते हैं ये प्रचार इसलिए इतना जोश भरा होता है क्योंकि कार्यकर्ता भी जुट जाते हैं इसमें और इस तरह के प्रचार जो आज बैंगलोर प्रधानमंत्री का जो काफिला जो आगे बढ़ रहा है, अब हलसूर की तरफ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इस प्रचार में जो जोश नजर आ रहा है, इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन बैंगलोर के अलग अलग कोने से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे ये जो कारवां है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, कुछ देर में ट्रिनिटी सर्कल पर आएगा। ट्रिनिटी सर्कल पर ये कारवां एंड होगा और देखिए बहुत ही दिलचस्प नजारे हमने यहाँ पर देखे आज। कई परिवार जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, हाथ में एक बैनर भी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री की ड्राइंग्स लेकर आए हैं उन्हें दिखाने के लिए और जो युवा कार्यकर्ता है वो तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। और कल जिन लोगों ने इस रोड शो को मिस किया था वो लोग भी आज इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बैंगलोर के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हैं। जी गौरव। नमस्कार दर्शकों और आयशा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो में निखिल सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। आप इस लंबे रोड शो को कवर कर रही हैं और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये अभूतपूर्व हैं। कर्नाटक की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए जिस तरह से इतने लंबे रोड शोज, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और आज लगभग 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बेंगलुरु के सड़कों पर, और जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ आया है, निश्चित तौर पर ये ऐसे दृश्य हैं जो लोग अपनी आंखों में संजो कर रखना चाहेंगे। जो कम से कम जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कर्नाटक के आम लोग हैं, जो बेंगलुरु की ये जो जनता है जो उमड़ पड़ी है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको नज़रों में भर लेने के लिए, ये तस्वीरें देखिए अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं किस तरह से एक हुजूम उमड़ पड़ा है, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। आयशा, आपसे जानना समझना चाहेंगे, अगर इन कल के रोड शो के बाद आज का ये रोड शो लगातार इतना हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगी आप जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दुनिया भर में, देश भर में? जी देखिए निखिल, आपने देखा था गुलबर्गा का रोड शो कैसे था और ये गुलबर्गा इलाका जो है एक उत्तर कर्नाटक का इलाका है और आज जो रोड शो हो रहा है दक्षिण का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा है। तो
उत्तर से लेकर दक्षिण तक कर्नाटक में पूरी तरह से मोदी मैनिया छाया हुआ है, यही लोग कह रहे हैं, ये भी कह रही है। और रोड शो जो है कल 26 किलोमीटर का रोड शो बहुत ही शानदार रहा और आज भी वही झलक हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये रोड शो छोटा है, करीब 11:30 बजे तक चलेगा और 6-6.5 किलोमीटर का रोड शो है और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लेकिन इसके बावजूद जो जोश और उत्साह कल हमने देखने को मिला, ठीक उसी तरह का जोश और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंच रहे हैं। सीवी रामन नगर में अभी भी सीवी रामन नगर के कुछ इलाकों से ये रोड शो गुजर रहा है और सीवी रामन नगर, जैसे कि मैंने बताया अभी कि बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए अहम है क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो विजन है, जो प्रधानमंत्री का सपना है, वो सपना जो है इन सड़कों से गुजरता है क्योंकि सीवी रामन नगर में स्थित है बेमेल, जहाँ से मेट्रो की कोचेस बनती हैं। देश भर में जो मेट्रो की कोचेस लगती हैं वो बेमेल में बनती हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो PSU है भारत सरकार की, और दूसरी तरफ है HAL की यूनिट और HAL की तमाम यूनिट जो है इसी क्षेत्र में आती है और हेलीकॉप्टर डिवीजन है। मेक इन इंडिया के हेलीकॉप्टर यहीं पर बन रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री जो डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते हैं, ये जो है इन्हीं सड़कों पर देखा जा सकता है, यहीं पर इसी इलाके में है। और ये जो है HAL स्टेज 1 और HAL स्टेज 2 यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, ये तमाम लोग ये बैंगलोर का बहुत ही अपमार्केट और अर्बन इलाका है और केंद्र सरकार केंद्र के कई कंपनियों में काम करने वाले, केंद्र दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीवी रामन नगर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तरहल्ली के बाद बैंगलोर में और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे कि आप देख सकते हैं जोश, उत्साह और ये बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है निखिल। और प्रधानमंत्री जैसे कि कल हमने 28 सीटों में जो बैंगलोर के 28 सीटों की बात कर रहे थे, तो बीजेपी के लिए बैंगलोर बहुत ही अहम है। कल भी हमने बात की थी, कल हमने कहा था कि कैसे बीजेपी या फिर यहाँ के राजनीतिक पार्टियां ये मानती हैं कि जिसका बैंगलोर, उसकी सरकार, यानी जो बैंगलोर जीता वो कर्नाटक के विधानसभा पर शासन करेगा। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ की 28 सीटों पर कम से कम 20-25 सीट जीत सके और बीजेपी एक स्टेबल सरकार बनाने में कामयाब हो। तो बीजेपी के लिए एक एक सीट अहम है और बैंगलोर एक अर्बन सिटी होने के नाते, कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के नाते बैंगलोर के निवासी जो है प्रधानमंत्री से बेहतर कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर खड़े लोग हम देख रहे हैं कि इनमें न केवल बीजेपी के लोग हैं, इनमें यहाँ पर खड़े हुए लोग हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, हर क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, हर स्टेट से आने वाले लोग हैं। तो इतना शानदार शो यहाँ पर नजर आ रहा है। कल हमने जो नजारा देखा वो लगभग एक विजय उत्सव जैसा नजारा नजर आ रहा था और कुछ युवाओं ने तो इसे मोदी उत्सव कहा। आज भी उन्हीं नजारा इन सड़कों पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। सीवी रामन नगर से आगे बढ़ते हुए अलसूर पहुंचेगा और अलसूर से सीधा प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए ट्रिनिटी सर्कल तक पहुंचेंगे। जी, निश्चित तौर पर ये संवेद स्वर, ये भारी भीड़ जिस तरह से ये जो उमड़ी हुई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, कितना प्यार करते हैं लोग इस देश के उनको, और जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके प्रति चाहत है, वो साफ तौर पर देखी जाती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर मथुरा और बरसाने में जिस तरह से फूलों की होली खेली जाती है, कुछ उस तरह से गुलाबी और पीले फूलों से लाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो बारिश हो रही है फूलों की, वो उनके प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है जनता के प्रति, और जो कनेक्ट है वो दर्शाता है। आज का जो ये रोड शो नाम्बा बेंगलुरु नाम्बा हेम्मे, यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गर्व के तहत ये रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री बार बार जनता के प्रति नतमस्तक होते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और
उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस भीड़ से ऊर्जा मिल रही है, लोगों से ऊर्जा मिल रही है और जो लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की जय, बजरंग बली की, जय, बजरंग बली की। जय। मले नाडिना मडिलो ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೊಳ್ಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। राष्ट्र कवि कुवेंपु की इस धरती को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देवी सिंहधुरु चौड़ेश्वरी, आज मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। शिवमोगा शहर में ही श्री कोटे आंजनेय भी है, उन्हें भी आज पूरा हिंदुस्तान प्रणाम कर रहा है। मैं महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व पूज्य श्रीधर स्वामी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कुछ दिन पहले मैं रहता बंधु येदियुरप्पा जी के जन्म दिवस पर शिवमोगा आया था और कुछ दिन पहले ईश्वरप्पा के साथ फोन पे बात किया। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया। शिवमोगा ने हम सभी को बार बार बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। आज आपके इस उत्साह ने मेरा ये विश्वास पक्का कर दिया है कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार की वापसी होने जा रही है। येदियुरप्पा जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होने वाला है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है ई बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು। हिंदी चलेगा? हाँ? आपका कर्नाटका के एक एक नागरिक का मुझ पर इतना प्यार है, इतना प्यार है कि भाषा हमारे प्रेम में रुकावट नहीं बन रही है। ये आपका प्यार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। सहोदर सहोदरियरे, यहां आने से पहले मैं बेंगलुरु में
फिर एक बार आज सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था और यहां आना था तो जरा जल्दी ही निकल गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी 11 बजे के पहले कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बड़े शहर में तो कभी नहीं कर सकती है। और आज सुबह सुबह बेंगलुरु में बारिश हो रही थी। वरुण देवता आशीर्वाद देने के लिए पधार गए थे और मैं सुबह सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला और ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद बरसाया। साथियों, वैसे तो आज लंबा रोड शो होने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि आज नीट की एग्जाम है। मैंने पार्टी से कहा हमारी एग्जाम तो 10 तारीख को है, इन बच्चों की एग्जाम आज है और इसलिए हमें पहले बच्चों की एग्जाम का ख्याल करना चाहिए और इसलिए हमने सुबह सुबह रोड शो कर दिया और जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी संडे के दिन आज बेंगलुरु ने जो ताकत दिखाई है, जो विश्वास दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, वो मेरे हृदय को छूने वाला था। दोस्तों, मैं जीवन भर कर्नाटका का ऋणी रहूंगा। जिस तरह आप सभी, पूरे कर्नाटका की पूरी जनता लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना स्नेह दिखा रही है, लेकिन मैं आज शिवमोगा की इस धरती से, रायता बंधु येदियुरप्पा जी की धरती से पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार भी अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फुला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी, कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून
ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। कर्नाटका में चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। कर्नाटका का एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है। कर्नाटका का एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकार। बंधु भगिनियरे, ये क्षेत्र देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में पहचान देता है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार होने से क्या अंतर आता है, इसका प्रमाण सुपारी इंपोर्ट से जुड़ी नीति है। अब आप ये सुपारी इंपोर्ट की कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति की तुलना कीजिए, तो आपके यहां के किसानों के लिए हमारे दिल में क्या जगह है वो आपको पता चलेगा। और अभी नहीं, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, येदियुरप्पा जी यहां कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और सुपारी पर बड़ा संकट आ गया। येदियुरप्पा जी डेलीगेशन लेकर के गुजरात आए और मुझे कहा, मोदी जी आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी सरकार है, कर्नाटका के सुपारी के किसानों की मदद कीजिए। और मुझे खुशी है, मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने येदियुरप्पा जी ने जो कहा वो सारा कर दिया था। दोस्तों, यहां के सुपारी किसान सुपारी के इंपोर्ट से होने वाले नुकसान से चिंतित थे। अब मुझे बताइए, जब इतनी सुपारी की पैदावार होती है, इतने किसान सुपारी पर अपना गुजारा करते हैं और आप विदेश से सुपारी मंगवाओगे तो भारत के किसान का क्या होगा, कर्नाटका के किसान का क्या होगा? ये यहां के किसान के साथ अन्याय है कि नहीं है? मुझे जवाब दीजिए, अन्याय है कि नहीं है? यहां के किसान के साथ धोखा है कि नहीं है? ये सुपारी के किसान के खिलाफ षड्यंत्र है कि नहीं है? उन्होंने विदेशों से कम कीमत वाली सुपारी इंपोर्ट से करने का निर्णय कर लिया और हमारे किसानों की कमाई, इनकम कम होती गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने 2014 में मुझे दिल्ली में भेजा, आपकी सेवा करने का अवसर दिया। 9 ईयर पहले सुपारी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस MIP सिर्फ 100 रुपीज पर केजी के आसपास थी। 100 रुपीज पर केजी था। हमने सोचा कि ये तो मेरे कर्नाटका के किसानों को मार देगा। हमने हिम्मत की, दुनिया के लोग राजी हो नाराजी हो परवाह नहीं की। हमने आज सुपारी का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस
350 रुपीज पर केजी कर दिया। तो कोई बाहर से लाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। इतनी कीमत से कोई ला ही नहीं सकता है। फायदा किसको हुआ? कर्नाटका के किसान को हुआ, सुपारी वाले किसान को हुआ। यानी हमने एमआईपी को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है ताकि कर्नाटका के सुपारी किसानों को कोई परेशानी न हो। स्नेहितरे, बीजेपी सरकार एक तरफ अपने किसानों को इंपोर्ट से सुरक्षा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ही सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देशों में पहुंच गया है। कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है और जिसका सीधा सीधा लाभ ये मेरे रायता बंधुओं को हुआ है, मेरे किसान भाइयों को हुआ है। बीजेपी सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर प्रकार की सुविधा किसानों को दे रही है। पिछले 9 वर्षों में 2000 से अधिक, 2000 से ज्यादा हमने बीज की वैरायटी, नई वैरायटी किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। 9 साल में 2000 नई वैरायटी बीज की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े बड़े संकटों के बावजूद हमने देश में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई, लेकिन हमने देश के किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। यूरिया की बढ़ती कीमतों की वजह से 2 लाख करोड़ रुपीज, 2 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा का बोझ जो किसानों पर पड़ने वाला था। लेकिन ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा था ना, वो बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। ये बोझ सरकार ने खुद उठा रही है। स्नेहितरे, कांग्रेस सरकारों के पास सूखे, ड्राउट, बाढ़, फ्लड और दूसरी आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश में 1,30,000 करोड़ रुपीज, 1,30,000 करोड़ रुपया, ये बीमा योजना से किसानों को मदद दी गई है, मुआवजा दिया गया है। इसमें कर्नाटका के किसानों को भी 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस के कमीशन काल में देश के करोड़ों किसान बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। हमने करोड़ों छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर अपने लोगों की
बिचौलियों की तिजोरियां भरती थी, हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए सीधे कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में जमा किए हैं। स्नेहितरे, शिवमोगा के पास कर्नाटक की महान महिला संत अक्का महादेवी की जन्मभूमि है। उनकी महिमा और उनके तेज के बारे में सुनकर स्वयं जगत गुरु बसवेश्वरा उन्हें अक्का कहते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी महान संत का आशीर्वाद मिला, जिनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि कांग्रेस के दशकों के शासन में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेल दिया गया। दशकों तक कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं बनवाया। टॉयलेट ना होने की वजह से बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। इससे बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता था। बीजेपी ने बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के लिए अभियान चलाया। अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी आज ऐसी आधुनिक व्यवस्था बना रही है जिसमें हमारी बेटियों को हायर एजुकेशन हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। ये व्यवस्था बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमारी बहनें, बेटियां हर फील्ड, हर सेक्टर में एक नई लहर पैदा कर रही है। वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेटियों के सामने तीनों सेनाओं में भर्ती से जुड़ी जो बाधाएं थी, उन्हें भी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। यहां तक कि अब उनके लिए सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। आज हर बेटी के पास अक्का महादेवी जैसी शक्ति है। अक्का महादेवी के आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है यही नारी शक्ति 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगी। स्नेहितरे, आज मैं कर्नाटका के फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हुई है, मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे, क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या?
आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। आपके माता पिता को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती दोस्तों। कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी की सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में हर 2 डेज में, हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज बना है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में एवरी वीक, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के युवाओं को कदम कदम पर अपने कागज अटेस्ट कराने के परेशानी से मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी है जिसने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से इंटरव्यू की परंपरा और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के नौजवानों की समस्या को समझा। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि बैंक से मदद लेते हुए नौजवानों को कोई गारंटी देने में कितनी दिक्कत आती है। देश के नौजवानों की ये परेशानी हमने समाप्त कर दी। बीजेपी सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है, मुद्रा योजना के द्वारा ले रहा है। आज मुद्रा योजना के तहत देश के नौजवानों को बिना गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मदद दी गई है। इस योजना ने देश के करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। इसका लाभ कर्नाटका के शिवमोगा के भी हजारों युवाओं को मिला है। स्नेहितरे, कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी पेपर पे होती है और विकास भी पेपर पर ही होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कर्नाटका के युवा साथियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कांग्रेस ने यहां कर्नाटका में वादा किया है कि अगले 5 ईयर में प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां देगी, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखिए झूठ कैसा बोलते हैं। कर्नाटका का युवान समझता है ये झूठ पकड़ जाएगा, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरी, यानी हर साल 2 लाख जॉब। ये कांग्रेस का झूठ देखिए, हर साल 2 लाख जॉब। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस कैसे लोगों को धोखा दे रही है। कर्नाटका में
बीजेपी सरकार सिर्फ 3.5 साल से है। येडियुरप्पा जी और बोम्माई जी ने मिलकर के 3.5 साल उनको मौका मिला। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया महामारी के संकट और उसके प्रभावों से जूझ रही है। इसके बावजूद कर्नाटका की बीजेपी सरकार में हर साल कर्नाटका में 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बढ़ी है। 13 लाख से ज्यादा हर वर्ष। अब आपको समझ आया कहां उनकी बातें और कहां हमारा काम। हमने कर्नाटका युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है और कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो हर साल 2 लाख फॉर्मल जॉब उपलब्ध कराएगी। इसलिए ही मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटका को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनीरे, जैसी कांग्रेस की नीतियां हैं उससे इन्वेस्टर्स कर्नाटका से बाहर ही जाएंगे। बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए उनको कांग्रेस खत्म करना चाहती है। जब इन्वेस्टर पड़ोस के राज्यों में चले जाएंगे तो कर्नाटका के युवा, कर्नाटका के श्रमिकों को बहुत नुकसान होगा। शिवमोगा तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हब है, यहां अनेक फाउंड्रीज है। आज भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन्वेस्टमेंट को रोकने की साजिश कर रही है। बंधु भगिनीरे, शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। यहां मशहूर जोग जलपाता है और यहां तो घर घर में जानते हैं गंगा स्थाना तुंगा पाना, यानी जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पान नहीं किया उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की राष्ट्रभक्ति की विरासत और एसुरु बिट्टुरु एसुरु बिड़वो, इस नारे से आजादी के अलग जगाने वाले गांव भी यही है। बीजेपी सरकार हमारी पुरातन संस्कृति को, विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से जुड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसमें तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने हमारी आस्था, आध्यात्म के हर प्रतीक को या तो बेहाल छोड़ा या फिर उनको विवादों में रहने का दिया। आज बीजेपी सरकार हमारी संस्कृति, सभ्यता के ऐसे हर स्थान को भव्य बनाने में जुटी है। उसने ही तरह कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो चुका है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी का हर समर्थक वोट देने जरूर जाए। वोट देने जाएंगे ना, लोगों को ले जाएंगे ना। शहर हो या गांव, आपका एक एक वोट कर्नाटका में बीजेपी की मजबूत सरकार बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना रोड शो जबरदस्त हो गया, सभा जबरदस्त हो गई, मोदी जी आ गए, येडियुरप्पा जी आ गए, ईश्वरप्पा जी आ गए, अब चलो सो जाओ,
ऐसा तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? बूथ बूथ पर जाएंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, मतदान करवाएंगे, हर बूथ को जीतेंगे। मैं रिजल्ट देखने वाला हूं, हर बूथ को जीतेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, क्यों भाई बंद हो गए? मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, मेरा एक काम करेंगे। और जोर से बोलिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। मेरा काम करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मुझे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके बताइए, ताकि मुझे दूर दूर दिखाई दे। हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। अच्छा, मैं काम बताऊं आपको, मेरा काम बताऊं, आप करेंगे। आपको घर घर जाना है, जाकर के कहना है कि मोदी जी शिवमोगा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है। ये कह देंगे, मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। जब हर घर मेरा नमस्कार पहुंचेगा, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से मैं आपकी सेवा ज्यादा करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय श्री राम। अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक, देवी और सज्जनों, अपनी बात बताने से पहले बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं कांकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है,
तो बिस्तर में चिट्ठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो बराबर ध्यान से सुन रहा था। और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा। आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था, तब उस समय की थीम थी इंडियाज मूवमेंट। और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी। देश को यह विश्वास हो गया था कि इंडियाज मूवमेंट आ गया है। आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 इयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई। और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला
और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, यानी किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम। फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष्य होता है और ये कम समय में दिखने लगता है। लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है, दूरगामी होता है, लेकिन ये सामने आने में समय लगता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग टीवी की दुनिया वाले 2 विंडो चलाते हैं ना, पहले और अब वाली, बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूं। तो पहले जरा बिफोर की बात कर लेते हैं। साथियों, आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई। कंपटीशन खत्म कर दिया गया। प्राइवेट इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए, हम और गरीब होते गए। उन नीतियों का सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट और भी बुरा हुआ। भारत की कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दिए। इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। ऐसे में न ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्राइज बने और न ही ज्यादा प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हुई। युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने लगे। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट था। उन नीतियों के इंपैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई उसमें न केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है। यानी करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी है।
शायद इससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। ये हुआ पहला इंपैक्ट। इसका दूसरा परिणाम ये सामने आया कि इस योजना से गांव-गांव में रोजगार के लाखों अवसर तैयार हुए। और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है, पक्का घर होता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, उसके सपने आसमान को छूने लग जाते हैं। पीएम आवास योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए, जिनमें करीब 70% महिलाएं हैं। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन, आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ रही है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, जिससे उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है, जिसमें मांग और विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने अब करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी सोशल इंपैक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार्ड मिलने पर आपसी विवाद की आशंका कम हो गई है। इससे हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गांव में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं, उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गांव की इन प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के मेरे पास इतनी केस स्टडी है कि आपका रन डाउन ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं।
जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गति दी है। ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बन रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिफेंसिव शील्ड, सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। सोचिए, हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकट के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है, बल्कि सस्ती दवाइयां, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी, ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। ऐसी कितनी ही योजना है, इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है। आपने कुछ समय पहले आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है। और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है साथियों, आप याद होगा मैंने संसद में मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के स्मारक के रूप में पहचान दी थी। उसकी 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी।
तब सरकार ने एक स्टडी कराई थी। स्टडी में सामने आया कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है। यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। आज भी अगर आप गांवों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मनरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले मनरेगा पर जो धनराशि खर्च भी हो भी रही थी, उसमें परमानेंट एसेट डेवलपमेंट का काम बहुत ही कम होता था। हमने स्थिति को भी बदला। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई। हमने पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और गांव के लिए रिसोर्स भी बनाए। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा, मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मनरेगा का पैसा उस गरीब मजदूर के पास जा रहा है जो मेहनत करता है, जो अपना पसीना बहाता है। गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन की ये यात्रा जितनी समकालीन है उतनी ही फ्यूचरिस्टिक भी है। हम आने वाले अनेक दशकों की तैयारी आज कर रहे हैं। अतीत में जो भी टेक्नोलॉजी आई वो कई कई दशकों या सालों के बाद भारत पहुंची। पिछले 9 वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बदला है। भारत ने 3 काम एक साथ शुरू किए। एक तो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया। दूसरा, हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेक्नोलॉजी विकसित करने पर जोर दिया। तीसरा, हमने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई। आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन का विषय भी कोई भूल नहीं सकता। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में
भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने हैं। और साथियों, आप कल्पना करो, जिस बात को लेकर के आपको इतनी खुशी होती है, उस हालात में जब निर्णय करने की स्थिति आई होगी, आप अपने आप को उस जगह पे रखो कि दुनिया कह रही है कि वैक्सीन हमारी ले लो, लोग कह रहे हैं बिना वैक्सीन मुसीबत आ रही है, मर जाएंगे, एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं, वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, और मोदी डट करके खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। वरना मैं भी, अरे खजाना है, खाली करो है, ले आओ, एक बार लगा दो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तों। हमने बहुत ही कम समय में दुनिया की श्रेष्ठ और प्रभावी वैक्सीन तैयार की। हमने तेज गति से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सफल वैक्सीन अभियान चलाया। और आपको याद होगा, अभी तो जनवरी फरवरी में कोविड की शुरुआत भारत में शुरू अभी तो हुई थी, और भारत ने मई महीने में वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दिया था। इतना एडवांस में सोच करके काम किया है। और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्सीन को नकारने में जुटे थे। न जाने कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए थे, पता नहीं किसका दबाव था, जाने क्या स्वार्थ था कि ये लोग विदेशी वैक्सीन के इंपोर्ट की पैरवी कर रहे थे। साथियों, हमारा डिजिटल इंडिया अभियान की भी आज विश्व भर में चर्चा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डिटेल जानने की कोशिश न की हो। इतनी बड़ी चर्चा है। डिजिटल इंडिया को भी एक समय में ड्रिल करने की कोशिश हुई थी। पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उलझाया गया, और ये टीवी वालों को तो बजा मर जाता है, दो शब्द डाल देते हैं, डाटा चाहिए आटा चाहिए। जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को रोकने के लिए इन्होंने संसद से लेकर कोर्ट तक क्या क्या प्रपंच नहीं किए। 2016 में जब मैं देशवासियों को कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूंगा, आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ छद्म बुद्धिजीवी तब पूछते थे, मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? अच्छा, यही लोग बाद में क्या बोलते हैं, अरे गरीब के नसीब में आलू टमाटर होता कहां है। ये ऐसे ही लोग हैं जी। यहां तक कहते हैं गांव में मेले लगते हैं, मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आज भारत उन देशों में है
जहां डिजिटल पेमेंट्स सबसे ज्यादा हो रहा है दुनिया की तुलना में। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है, जमीन पर लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, फिर भी कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है? अब इसके बाद मीडिया वालों का समय शुरू होता है। और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आधी अधूरी आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है, अब एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच है। ये हमारा कमिटमेंट है। अब आप बताइए, जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा कि नहीं देगा? वो कलम में भी जहर भर देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेम ट्रिनिटी, उसकी वजह से सरकारी स्कीम्स के करीब 10 करोड़, आंकड़ा कम नहीं है साहब, 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। दस करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। ये 10 करोड़ वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे, लेकिन ये 10 करोड़ वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था। आप सोचिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जितनी कुल आबादी है, उससे भी ज्यादा फर्जी नामों को कांग्रेस की सरकार पैसे बेच रही थी। अगर ये फर्जी 10 करोड़ नाम हमारी सरकार सिस्टम से नहीं हटाती तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए, अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। साथियों, सरकारी खरीद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर होती है। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं से कितनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, इसको लेकर अखबार भरे रहते थे। हमने क्या तरीका निकाला,
हमने सिस्टम को ही फेसलेस कर दिया। टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर का आमना सामना ही ना हो, ये व्यवस्था की। अब जो जीएसटी जैसी व्यवस्था बनी है, उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए हैं। जब ऐसे ईमानदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है, और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली मोहल्ले के लोगों को गाली थोड़ी देगा। साथियों, इसलिए भ्रष्टाचार की ये प्रतिनिधि डिस्टर्ब है। कुछ भी करके ये देश की ईमानदार व्यवस्था को फिर से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। साथियों, इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आजादी का ये अमृतकाल हम सभी के प्रयासों का है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, तो भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है, और ईमानदारी के साथ चलने वाले देशवासियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों। मेरे देशवासी ही भव्य भारत की गारंटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी में मेरा विश्वास है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक, देवी और सज्जनों, अपनी बात बताने से पहले बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चिट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर इतने साल
मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो बराबर ध्यान से सुन रहा था। और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा। आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था, तब उस समय की थीम थी इंडियाज मूवमेंट। और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी। देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडियाज मूवमेंट आ गया है। आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 इयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई। और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी
फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, यानी किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष्य होता है और ये कम समय में दिखने लगता है। लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है, दूरगामी होता है, लेकिन ये सामने आने में समय लगता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग टीवी की दुनिया वाले 2 विंडो चलाते हैं ना, पहले और अब वाली, बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूं। तो पहले जरा बिफोर की बात कर लेते हैं। साथियों, आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई। कंपटीशन खत्म कर दिया गया, प्राइवेट इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए, हम और गरीब होते गए। उन नीतियों का सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट और भी बुरा हुआ। भारत की कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दिए। इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। ऐसे में न ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्राइज बने और न ही ज्यादा प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हुई। युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने लगे। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट था। उन नीतियों के इंपैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई उसमें न केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है। यानी करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी है। शायद इससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। यह हुआ पहला इंपैक्ट। इसका दूसरा परिणाम यह सामने आया
कि इस योजना से गांव-गांव में रोजगार के लाखों अवसर तैयार हुए। और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है, पक्का घर होता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, उसके सपने आसमान को छूने लग जाते हैं। पीएम आवास योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए, जिनमें करीब 70% महिलाएं हैं। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन, आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ रही है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, जिससे उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है, जिसमें मांग और विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने अब करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी सोशल इम्पैक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार्ड मिलने पर आपसी विवाद की आशंका कम हो गई है। इससे हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गांव में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं, उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गांव की इन प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के मेरे पास इतनी केस स्टडीज है कि आपका रन डाउन ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने
भारत के तेज विकास को गति दी है। ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बन रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिफेंसिव शील्ड, सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। सोचिए, हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकट के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है, बल्कि सस्ती दवाइयां, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी, ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। ऐसी कितनी ही योजना है, इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है। आपने कुछ समय पहले आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है। और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है। साथियों, आप याद होगा, मैंने संसद में मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के स्मारक के रूप में पहचान दी थी। उसकी 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। तब सरकार ने एक स्टडी कराई थी। स्टडी में सामने आया, कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले
30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है। यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। आज भी अगर आप गांवों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मनरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले मनरेगा पर जो धनराशि खर्च भी हो भी रही थी, उसमें परमानेंट एसेट डेवलपमेंट का काम बहुत ही कम होता था। हमने स्थिति को भी बदला। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई। हमने पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और गांव के लिए रिसोर्स भी बनाए। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा, मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मनरेगा का पैसा उस गरीब मजदूर के पास जा रहा है जो मेहनत करता है, जो अपना पसीना बहाता है। गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन की ये यात्रा जितनी समकालीन है उतनी ही फ्यूचरिस्टिक भी है। हम आने वाले अनेक दशकों की तैयारी आज कर रहे हैं। अतीत में जो भी टेक्नोलॉजी आई वो कई कई दशकों या सालों के बाद भारत पहुंची। पिछले 9 वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बदला है। भारत ने 3 काम एक साथ शुरू किए। एक तो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया। दूसरा, हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेक्नोलॉजी विकसित करने पर जोर दिया। तीसरा, हमने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई। आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन का विषय भी कोई भूल नहीं सकता। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने हैं।
और साथियों, आप कल्पना करो, जिस बात को लेकर के आपको इतनी खुशी होती है, उस हालात में जब निर्णय करने की स्थिति आई होगी, आप अपने आप को उस जगह पे रखो कि दुनिया कह रही है कि वैक्सीन हमारी ले लो, लोग कह रहे हैं बिना वैक्सीन मुसीबत आ रही है, मर जाएंगे, एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं, वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ, और मोदी डट करके खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। वरना मैं भी, अरे खजाना है, खाली करो है, ले आओ, एक बार लगा दो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तों। हमने बहुत ही कम समय में दुनिया की श्रेष्ठ और प्रभावी वैक्सीन तैयार की। हमने तेज गति से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सफल वैक्सीन अभियान चलाया। और आपको याद होगा, अभी तो जनवरी फरवरी में कोविड की शुरुआत भारत में शुरू अभी तो हुई थी, और भारत ने मई महीने में वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दिया था। इतना एडवांस में सोच करके काम किया है। और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्सीन को नकारने में जुटे थे। न जाने कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए थे, पता नहीं किसका दबाव था, जाने क्या स्वार्थ था कि ये लोग विदेशी वैक्सीन के इंपोर्ट की पैरवी कर रहे थे। साथियों, हमारा डिजिटल इंडिया अभियान की भी आज विश्व भर में चर्चा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डिटेल जानने की कोशिश न की हो। इतनी बड़ी चर्चा है। डिजिटल इंडिया को भी एक समय में ड्रिल करने की कोशिश हुई थी। पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उलझाया गया, और ये टीवी वालों को तो बजा मर जाता है, दो शब्द डाल देते हैं, डाटा चाहिए, आटा चाहिए। जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को रोकने के लिए इन्होंने संसद से लेकर कोर्ट तक क्या क्या प्रपंच नहीं किए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूंगा, आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ छद्म बुद्धिजीवी तब पूछते थे, मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? अच्छा, यही लोग बाद में क्या बोलते हैं, अरे गरीब के नसीब में आलू टमाटर होता कहां है। ये ऐसे ही लोग हैं जी। यहां तक कहते हैं गांव में मेले लगते हैं, मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट्स सबसे ज्यादा हो रहा है दुनिया की तुलना में। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है
कि सरकार इतना काम कर रही है, जमीन पर लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, फिर भी कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है? अब इसके बाद मीडिया वालों का समय शुरू होता है। और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आधी अधूरी आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है, अब एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच है। ये हमारा कमिटमेंट है। अब आप बताइए, जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा कि नहीं देगा? वो कलम में भी जहर भर देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेम ट्रिनिटी, उसकी वजह से सरकारी स्कीम्स के करीब 10 करोड़, आंकड़ा कम नहीं है साहब, 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। दस करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। ये 10 करोड़ वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे, लेकिन ये 10 करोड़ वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था। आप सोचिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जितनी कुल आबादी है, उससे भी ज्यादा फर्जी नामों को कांग्रेस की सरकार पैसे बेच रही थी। अगर ये फर्जी 10 करोड़ नाम हमारी सरकार सिस्टम से नहीं हटाती तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए, अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। साथियों, सरकारी खरीद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर होती है। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं से कितनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, इसको लेकर अखबार भरे रहते थे। हमने क्या तरीका निकाला, हमने सिस्टम को ही फेसलेस कर दिया। टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर का आमना सामना ही ना हो, ये व्यवस्था की। अब जो जीएसटी जैसी व्यवस्था बनी है, उससे भी
काली कमाई के रास्ते बंद हुए हैं। जब ऐसे ईमानदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है, और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली मोहल्ले के लोगों को गाली थोड़े देगा। साथियों, इसलिए भ्रष्टाचार की ये प्रतिनिधि डिस्टर्ब है। कुछ भी करके ये देश की ईमानदार व्यवस्था को फिर से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। साथियों, इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आजादी का ये अमृतकाल हम सभी के प्रयासों का है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, तो भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है, और ईमानदारी के साथ चलने वाले देशवासियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों। मेरे देशवासी ही भव्य भारत की गारंटी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी में मेरा विश्वास है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक, देवी और सज्जनों, अपनी बात बताने से पहले बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चिट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मुझे खुशी है
कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो बराबर ध्यान से सुन रहा था। और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा। आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था, तब उस समय की थीम थी इंडियाज मूवमेंट। और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी। देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडियाज मूवमेंट आ गया है। आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 इयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई। और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, यानी किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम। फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट ही
पॉलिसी का पहला लक्ष्य होता है और ये कम समय में दिखने लगता है, लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है, दूरगामी होता है, लेकिन ये सामने आने में समय लगता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग टीवी की दुनिया वाले 2 विंडो चलाते हैं ना, पहले और अब वाली, बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूं। तो पहले जरा बिफोर की बात कर लेते हैं। साथियों, आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई। कंपटीशन खत्म कर दिया गया। प्राइवेट इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए, हम और गरीब होते गए। उन नीतियों का सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट और भी बुरा हुआ। भारत की कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दिए। इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। ऐसे में न ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्राइज बने और न ही ज्यादा प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हुई। युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने लगे। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट था। उन नीतियों के इंपैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई उसमें न केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है। यानी करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी है। शायद इससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। ये हुआ पहला इंपैक्ट। इसका दूसरा परिणाम यह सामने आया कि इस योजना से गांव-गांव में रोजगार के लाखों अवसर तैयार हुए। और आप जानते हैं
कि जब किसी के पास अपना घर होता है, पक्का घर होता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, उसके सपने आसमान को छूने लग जाते हैं। पीएम आवास योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए, जिनमें करीब 70% महिलाएं हैं। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन, आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ रही है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, जिससे उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है, जिसमें मांग और विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी सोशल इम्पैक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार्ड मिलने पर आपसी विवाद की आशंका कम हो गई है। इससे हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गांव में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं, उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गांव की इन प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के मेरे पास इतनी केस स्टडीज है कि आपका रन डाउन ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गति दी है। ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बन रही है।
साथियों, बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिफेंसिव शील्ड, सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। सोचिए, हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकट के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है, बल्कि सस्ती दवाइयां, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी, ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। ऐसी कितनी ही योजना है, इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है। आपने कुछ समय पहले आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है। और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है साथियों? आप याद होगा, मैंने संसद में मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के स्मारक के रूप में पहचान दी थी। उसकी 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। तब सरकार ने एक स्टडी कराई थी। स्टडी में सामने आया, कई जगहों पर तो 1 दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है। यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था?
गरीब का, मजदूर का। आज भी अगर आप गांवों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मनरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले मनरेगा पर जो धनराशि खर्च भी हो भी रही थी, उसमें परमानेंट एसेट डेवलपमेंट का काम बहुत ही कम होता था। हमने स्थिति को भी बदला, हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई, हमने पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और गांव के लिए रिसोर्स भी बनाए। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा, मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मनरेगा का पैसा उस गरीब मजदूर के पास जा रहा है जो मेहनत करता है, जो अपना पसीना बहाता है। गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन की ये यात्रा जितनी समकालीन है उतनी ही फ्यूचरिस्टिक भी है। हम आने वाले अनेक दशकों की तैयारी आज कर रहे हैं। अतीत में जो भी टेक्नोलॉजी आई वो कई दशकों या सालों के बाद भारत पहुंची। पिछले 9 वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बदला है। भारत ने 3 काम एक साथ शुरू किए। एक तो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया। दूसरा, हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेक्नोलॉजी विकसित करने पर जोर दिया। तीसरा, हमने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई। आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन का विषय भी कोई भूल नहीं सकता। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने है। और साथियों, आप कल्पना करो, जिस बात को लेकर के आपको इतनी खुशी होती है,
उस हालात में जब निर्णय करने की स्थिति आई होगी, आप अपने आप को उस जगह पे रखो कि दुनिया कह रही है कि वैक्सीन हमारी ले लो, लोग कह रहे हैं बिना वैक्सीन मुसीबत आ रही है, मर जाएंगे, एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं, वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, और मोदी डट करके खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। वरना मैं भी, अरे खजाना है, खाली करो है, ले आओ, एक बार लगा दो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तों। हमने बहुत ही कम समय में दुनिया की श्रेष्ठ और प्रभावी वैक्सीन तैयार की। हमने तेज गति से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सफल वैक्सीन अभियान चलाया। और आपको याद होगा, अभी तो जनवरी फरवरी में कोविड की शुरुआत भारत में शुरू अभी तो हुई थी, और भारत ने मई महीने में वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दिया था। इतना एडवांस में सोच करके काम किया है। और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्सीन को नकारने में जुटे थे। न जाने कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए थे, पता नहीं किसका दबाव था, जाने क्या स्वार्थ था कि ये लोग विदेशी वैक्सीन के इंपोर्ट की पैरवी कर रहे थे। साथियों, हमारा डिजिटल इंडिया अभियान की भी आज विश्व भर में चर्चा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डिटेल जानने की कोशिश न की हो। इतनी बड़ी चर्चा है। डिजिटल इंडिया को भी एक समय में ड्रिल करने की कोशिश हुई थी। पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उलझाया गया, और ये टीवी वालों को तो बजा मर जाता है, दो शब्द डाल देते हैं, डाटा चाहिए आटा चाहिए। जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को रोकने के लिए इन्होंने संसद से लेकर कोर्ट तक क्या क्या प्रपंच नहीं किए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूंगा, आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ छद्म बुद्धिजीवी तब पूछते थे, मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? अच्छा, यही लोग बाद में क्या बोलते हैं, अरे गरीब के नसीब में आलू टमाटर होता कहां है। ये ऐसे ही लोग हैं जी। यहां तक कहते हैं गांव में मेले लगते हैं, मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट्स सबसे ज्यादा हो रहा है दुनिया की तुलना में। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है, जमीन पर लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है,
फिर भी कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है? अब इसके बाद मीडिया वालों का समय शुरू होता है। और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आधी अधूरी आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है, अब एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच है। ये हमारा कमिटमेंट है। अब आप बताइए, जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा कि नहीं देगा? वो कलम में भी जहर भर देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेम ट्रिनिटी, उसकी वजह से सरकारी स्कीम्स के करीब 10 करोड़, आंकड़ा कम नहीं है साहब, 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। दस करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। ये 10 करोड़ वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे, लेकिन ये 10 करोड़ वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था। आप सोचिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जितनी कुल आबादी है, उससे भी ज्यादा फर्जी नामों को कांग्रेस की सरकार पैसे बेच रही थी। अगर ये फर्जी 10 करोड़ नाम हमारी सरकार सिस्टम से नहीं हटाती तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए, अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। साथियों, सरकारी खरीद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर होती है। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं से कितनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, इसको लेकर अखबार भरे रहते थे। हमने क्या तरीका निकाला, हमने सिस्टम को ही फेसलेस कर दिया। टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर का आमना सामना ही ना हो, ये व्यवस्था की। अब जो जीएसटी जैसी व्यवस्था बनी है, उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए हैं। जब ऐसे ईमानदारी से काम होता है
तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है, और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली मोहल्ले के लोगों को गाली थोड़ी देगा। साथियों, इसलिए भ्रष्टाचार की ये प्रतिनिधि डिस्टर्ब है। कुछ भी करके ये देश की ईमानदार व्यवस्था को फिर से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। साथियों, इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्राण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आजादी का ये अमृतकाल हम सभी के प्रयासों का है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, तो भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है, और ईमानदारी के साथ चलने वाले देशवासियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों। मेरे देशवासी ही भव्य भारत की गारंटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी में मेरा विश्वास है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक, देवी और सज्जनों, अपनी बात बताने से पहले बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं।
उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो बराबर ध्यान से सुन रहा था। और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा। आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था, तब उस समय की थीम थी इंडियाज मूवमेंट। और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी। देश को यह विश्वास हो गया था कि इंडियाज मूवमेंट आ गया है। आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 इयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई। और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, यानी किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम। फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष्य होता है और ये कम समय में दिखने लगता है। लेकिन हर पॉलिसी का
सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है, दूरगामी होता है, लेकिन ये सामने आने में समय लगता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग टीवी की दुनिया वाले 2 विंडो चलाते हैं ना, पहले और अब वाली, बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूं। तो पहले जरा बिफोर की बात कर लेते हैं। साथियों, आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई। कंपटीशन खत्म कर दिया गया। प्राइवेट इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए, हम और गरीब होते गए। उन नीतियों का सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट और भी बुरा हुआ। भारत की कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दिए। इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। ऐसे में न ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्राइज बने और न ही ज्यादा प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हुई। युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने लगे। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट था। उन नीतियों के इंपैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई उसमें न केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है। यानी करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी है। शायद इससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। यह हुआ पहला इंपैक्ट। इसका दूसरा परिणाम यह सामने आया कि इस योजना से गांव-गांव में रोजगार के लाखों अवसर तैयार हुए। और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है, पक्का घर होता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है
उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, उसके सपने आसमान को छूने लग जाते हैं। पीएम आवास योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए, जिनमें करीब 70% महिलाएं हैं। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन, आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ रही है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, जिससे उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है, जिसमें मांग और विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी सोशल इम्पैक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार्ड मिलने पर आपसी विवाद की आशंका कम हो गई है। इससे हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गांव में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं, उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गांव की इन प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के मेरे पास इतनी केस स्टडीज है कि आपका रन डाउन ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गति दी है। ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बन रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग,
मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है, मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है, हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिफेंसिव शील्ड, सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। सोचिए, हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकट के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है, बल्कि सस्ती दवाइयां, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार का अब ये आखिरी पड़ाव है। मेरा सौभाग्य है कि ये सभा मां चामुंडेश्वरी देवी, श्री ननजुंडेश्वरा जी ऐसी दिव्य के सानिध्य में हो रही है। मलई महादेव जी को मेरा नमस्कार। मैं श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान और श्री सुत्तूरू मठ, श्री देवनूरू गुरु मल्लेश्वरा दासोहा मठ को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं मां कपिला को भी आज प्रणाम करता हूं। ಬಂಧುಗಳೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕಡೆಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುತ್ತೂರು ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. बंधु भगिनियरे, कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव
इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस महायज्ञ के लिए कर्नाटका के लोगों ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर ही भरोसा किया है। आज मैसूरू समेत कर्नाटका का कोना कोना एक ही बात कह रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದಿದೆ। ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ। ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ದೇಶದ ಜನತೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ। ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಗು, ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ। ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, डबल इंजन सरकार डबल सेवा भाव से, डबल शक्ति से, डबल स्पीड से काम करती है। और बीते कुछ वर्षों में ये साबित हुआ है, जब देश का विकास तेजी से होता है तब कर्नाटका का विकास भी उससे भी ज्यादा तेजी से होता है। पिछले 9 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर आज भारत की व्यवस्था टॉप 5 आर्थिक ताकत बना है। इस दौरान हर साल भारत ने विदेशी इन्वेस्टमेंट के नए रिकॉर्ड बनाए, एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन जब तक कर्नाटका में कांग्रेस की, जेडीएस की सरकार थी, तब तक इसका पूरा लाभ कर्नाटका को नहीं मिला। जैसे ही यहां डबल इंजन की सरकार बनी तो सालाना विदेशी इन्वेस्टमेंट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गया। आज कर्नाटका देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है। आप बताइए, मुझे आपका जवाब चाहिए। इस काम से
आपको गर्व होता है, गर्व होता है, गर्व होता है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 बना, तो बड़ी बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्रियां कर्नाटका आई। दुनिया के बड़े बड़े मोबाइल ब्रांड कर्नाटका आ रहे हैं। बताइए, ये देख करके कौन कन्नडिगा होगा जिसको गर्व नहीं होता होगा? आपको गर्व होता है, हर कन्नडिगा को गर्व होता है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस को गर्व नहीं होता है। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಡಬಲ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಿಂದ ವೇಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕಾಸದ ಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5ನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಯದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರವಾದಂತ ಈ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಗರ್ವ, ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಗರ್ವ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. बंधु भगिनीरे, आज भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है. जब भारत में डिफेंस सेक्टर मजबूत होना शुरू होता है तो कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी. जब भारत दुनिया में स्टार्टअप का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बना तो कर्नाटका स्टार्टअप की कैपिटल बना. कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 1 लाख स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाने में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है. भारत में रेलवे का काम कई गुना तेज हुआ तो कर्नाटका में भी रेलवे के विकास के लिए खर्च कई गुना बढ़ा गया. 2014 से पहले के 10 साल में कर्नाटका में औसतन प्रतिवर्ष सिर्फ 7 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि बीजेपी सरकार में
डबल इंजन की सरकार में पिछले 9 साल में हर साल करीब 1600 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। भारत में हाईवे का बजट और स्पीड बढ़ा है तो इसका लाभ कर्नाटका को मिला है। आज बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की प्रशंसा हर तरफ हो रही है। जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तभी तो इंडस्ट्री लगती है, इन्वेस्टमेंट आता है, रोजगार बनते हैं। इसलिए ई बारिया निर्धारा ಬಹುಮತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗಾತಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಜಬೂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಷ್ಯಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೈಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಲಿನ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2014ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 10 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಯಾಕೆ, ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಯನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಗತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. मुझे उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। लोग कहते हैं ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगी। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं हिंदी में बोलूं, चलेगा? देखिए, ये कन्नडिगा का प्यार, ये हमारे यहां भाषा हमारे लिए रुकावट नहीं बन रही है। ये प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं भाइयों। मैं भी गुजराती भाषा जानता हूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मेरी हिंदी में भी गलतियां होती है। उसके बाद भी आप इतना प्यार करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्नेहितरे, आजकल कांग्रेस लोगों को झूठी गारंटियां बांट रही है।
लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देती कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी, उनके सबसे बड़ा नेता ने दी हुई गारंटी, इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गई है, फ्रॉड बन गई है। क्योंकि कांग्रेस का पूरा काम झूठ का बंडल होता है, इसलिए कांग्रेस भारत से गरीबी खत्म नहीं कर पाई। बंधु भगिनी रे, आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में इतनी शानदार वंदे भारत ट्रेन कैसे चलने लगी है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कैसे हो रहा है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में नए नए एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि देश के कोने कोने में शानदार एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। लोगों को लग रहा है मोदी पैसे लाता कहां से है। लगता है ना, लगता है ना। बंधु भगिनी रे, ये वो पैसा है जो आपकी मालिकी का है, आपका पैसा है, जिसे कांग्रेसी सरकारों में लूट लिया जाता था और मोदी उन पैसों को आपके लिए काम में लगाता है। आपको मालूम है 100 पैसे के काम में, 100 पैसे के काम में, 100 पैसे के काम में कांग्रेस सरकारों के समय 85 पैसा, 85 पैसा कांग्रेस के नेताओं के जेब में जाता था। सिर्फ 15% कांग्रेसी बजट से ना देश का विकास हो सकता है और ना ही कर्नाटका का। आपको लगता होगा ये मोदी 85% कहां से लाया। ये मेरा नहीं है, ये मोदी नहीं कह रहा है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, वो खुद पब्लिक मीटिंग में बोलते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब सरकार में थे और पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, तब 85% कमीशन ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते थे। सहोदर सहोदरियरे, मैसूरू रेशमे, मैसूरू मेल्लिगे जैस्मिन और नंजनगुडू बालेहन्नू, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों में यहां सिंचाई परियोजनाओं पूरी होना संभव ही नहीं था। 85% कमीशन देने के बाद पैसा बचता है क्या? येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार यहां अनेक सिंचाई परियोजनाएं लाई है।
अब इन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रेशमे किसानों की भी बीजेपी सरकार ने हजारों रुपये की मदद की है। स्नेहितरे, आज आपके बीच मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो भी भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा, उससे कांग्रेस नफरत करती रहती है। योग और आयुर्वेद सदियों से भारत की ताकत रहा है। मैसूरू तो इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हम योग से भी अपना दावा खोने लगे थे। विदेशी लोग थोड़ा बहुत यहां वहां करके योग को भी अपना बताने लगे थे, लेकिन कांग्रेस उसके मुंह पे ताला लग गया था। आपने अपने एक वोट से, आप मुझे बताइए भाइयों, आज पूरी दुनिया में योग की चर्चा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। पूरी दुनिया में योग की चर्चा है। आज पूरी दुनिया योग करती है। आज योग की दुनिया में पहचान बनी है। क्या कारण है? 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 आप सबका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज पूरी दुनिया योग करने लग गई है। भाइयों, बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत मसालों के मामले में प्राचीन वैश्विक शक्ति रहा है। लेकिन कांग्रेस के शासन में तो हम अपनी हल्दी, उसकी तक पहचान खोने लगे थे। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूरू के, कर्नाटका के किसानों को हुआ है। बंधु भगिनी, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुरु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया। और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहर को भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया।
काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनी रहे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था, लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंग बली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सूडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सूडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई। जब भारत सरकार इन्हें वहां से वापस लाने के इंतजाम में जुटी थी, तब कांग्रेस ने उनके बारे में हल्ला मचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया था, उनका जीवन संकट में डाल दिया था। कांग्रेस सोच रही थी कि सूडान में हमारे हक्की पिक्की भाई बहनों का जीवन संकट में आए और यहां कर्नाटका चुनाव में बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे। लेकिन कांग्रेस भूल गई ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है। बंधु भगिनी रे, कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं, आप यहां कर्नाटका में देखिए कौन इनको समर्थन दे रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 10 मई को जब वोट डालें तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है। दुनिया के अनेक देशों में हम देख रहे हैं जहां आतंक, अराजकता और अपराध को छूट मिलती है, वहां बर्बादी ही बर्बादी होती है।
जीवन की सुरक्षा, माताओं बहनों का, बेटियों का सशक्तिकरण, ये सबसे जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी वहीं आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। स्नेहरिगे, जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था।
कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नडिगा की देशभक्ति का अपमान कर रही है। भाइयों बहनों, ये कन्नड़ा वो धरती है जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपु जी ने साफ साफ कहा रहा है, साफ साफ कहा है कि कर्नाटका भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। जया भारत, जया भारत जननिया तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। कर्नाटका हर कन्नडिगा के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। यही मैं हर कन्नडिगा की भावना को समझता हूं भाइयों, आपके दिल की आवाज को समझता हूं। इस भावना का अपमान कर्नाटका की संस्कृति, यहां के गौरव का अपमान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। इसलिए वे पॉलिटिकल ऑक्सीजन पाने के लिए किसी भी कीमत पर कर्नाटका में सत्ता में आना चाहते हैं। कर्नाटका के लोग कांग्रेस का ये पाप, ये अपराध कभी भी माफ नहीं कर सकते। क्या माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? ये कर्नाटका का अपमान माफ कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इसका जवाब कांग्रेस को 10 मई को मिलेगा, पूरी ताकत से मिलेगा। साथियों, ये तय है कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी, दुनिया पहले 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत नंबर 3 तभी होगा जब कर्नाटका देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर गरीब के पास पक्का घर होगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर घर में नल से जल होगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर कन्नडिगा के पास आधुनिक सुविधाएं होगी। नंबर 1 कर्नाटका यानी जहां कोई क्षेत्र विकास में पीछे नहीं रहेगा। नंबर 1 कर्नाटका यानी जहां एससी, एसटी, ओबीसी उनको पूरा हक मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा।
नंबर 1 कर्नाटका, जिसमें हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। आपका ये प्यार मैं भूल नहीं सकता दोस्तों। ये जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार हर सेक्टर में कर्नाटका को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर चलती है। ईज ऑफ लिविंग में नंबर 1 कर्नाटका, ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 कर्नाटका, स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में नंबर 1 कर्नाटका, रोड, मेट्रो, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कर्नाटका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर 1 कर्नाटका, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कर्नाटका, आधुनिक सिंचाई सिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, हेरिटेज टूरिज्म में नंबर 1 कर्नाटका, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था में नंबर 1 कर्नाटका। ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए, ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए आपको बीजेपी को वोट देना है। कमल के निशान का बटन दबाना है। भाइयों बहनों, इस रैली के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि रैली के बाद मैं श्री कंठेश्वरा स्वामी मंदिर जा रहा हूं और वहां भी मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करूंगा। श्री कंठेश्वरा स्वामी मंदिर भगवान शिव के विषपान करने के प्रसंग को समर्पित है। कर्नाटका में जिस तरह कांग्रेस ने जमकर के मुझे गालियां दी है, मुझ पर विष उड़ेला है, उसे सहने की ताकत मुझे श्री कंठेश्वरा स्वामी से मिली है। भाइयों बहनों, कर्नाटका के चुनाव प्रचार के दौरान हमें आपका खूब आशीर्वाद मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हर शहर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा था। आपका ये आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी, आपका ये आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आज, क्योंकि इस चुनाव प्रचार का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना होने वाला हूं और इस सभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे कर्नाटका के लोगों का, पूरे कर्नाटका के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र के उत्सव में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। आज मैं रैलियों के माध्यम से प्रचार के इस अभियान को यहां विराम दे रहा हूं।
अब आप लोग संभालिए और मेरी एक बात भी याद रखिए, लोकतंत्र का ये उत्सव तभी पूर्णता तक पहुंचेगा जब हर मतदाता, एक एक मतदाता सुबह से घर से निकल के अपना वोट दे दे। मेरा हर कन्नडिगा से आग्रह है, 10 मई को कृपया करके वोट जरूर डालें। ये आपका अधिकार है, इस अधिकार को जाने मत दीजिए। आपका एक वोट देश के विकास को, कर्नाटका के विकास को नई ऊंचाई देगा। भाइयों बहनों, ये सभा हो गई तो घर के जाके सोना नहीं है। इतना बड़ा विशाल सफल कार्यक्रम, आप हर पोलिंग बूथ पर जाएंगे, पोलिंग बूथ पे जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, पोलिंग बूथ को जिताएंगे, एक एक पोलिंग बूथ को जिताएंगे, सबके सब पोलिंग बूथ को जिताएंगे, पक्का जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब लोग बताओ करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? अच्छा, ऐसा करो, अपना मोबाइल फोन निकालो, उसकी फ्लैश लाइट चालू करो, सब मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट चालू करो, अपना मोबाइल निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करो, सबका फ्लैश लाइट चलना चाहिए। अब मुझे सुनिए, अब मुझे सुनिए, भारत माता की, अब मुझे सुनिए, आपको मेरा एक काम करना है, घर घर जाकर के, हर एक परिवार में जाकर के, हर परिवार में जाके कहना है कि मोदी जी नंजनगुडू आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे। हर भर में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, मेरा नमस्कार पहुंचेगा, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा से मैं आपकी ज्यादा सेवा करूंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। पर्ची नहीं है यहाँ पे, ले लो, ये पूरा ले लो।
ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ, ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ, जय बजरंगबली, जय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, आदरणीय नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, भारत माता की, भारत माता की, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, भारत माता की, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ, ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಕಿ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಕಾಶಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. I welcome our beloved Prime Minister from Kashi to Dakshin Kashi Nanjangud. I request to facilitate our Prime Minister ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೋಮಣ್ಣನವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಗೆ ವರುಣ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಾರ ಹಾಕಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಮೊಮೆಂಟೋವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶಲ್ಯವನ್ನು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. बोलो भारत माता की, वीरपुत्र हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, जय बजरंगबली. ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವರುಣ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಹೋದರರೇ, ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಾಯಕರೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ನಗರದಲ್ಲಿ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನ ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಕೆಯನ್ನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಬಡವರಿಗೆ, ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನಾದರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ವರ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 2 ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, 1 ಬಾರಿ ಅವರ ಮಗ, 1 ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು 2 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಯಾವ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೆಲಸ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಸೋಮಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೋಮಣ್ಣ. ಯಾವ ಗೋವಿಂದನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ವರ್ಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಮಧುಸೂದನ್ ರವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. भारत माता की भारत माता की भारत माता की बजरंग बली की बजरंग बली की बजरंग बली की बजरंग बली की दक्षिण काशी ನಂಜನಗೂಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार का अब ये आखिरी पड़ाव है. मेरा सौभाग्य है कि ये सभा मां चामुंडेश्वरी देवी, श्री ननजुंडेश्वरा जी ऐसी दिव्य के सानिध्य में हो रही है. मलई महादेव जी को मेरा नमस्कार. मैं श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान और श्री सुत्तुरु मठ
श्री देवनूरू गुरु मल्लेश्वर दासोहा मठ को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं मां कपिला को भी आज प्रणाम करता हूं। ಬಂಧುಗಳೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕಡೆಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುತ್ತೂರು ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. बंधु भगिनियरे, कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस महायज्ञ के लिए कर्नाटका के लोगों ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर ही भरोसा किया है। आज मैसूरू समेत कर्नाटका का कोना कोना एक ही बात कह रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ದೇಶದ ಜನತೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಗು, ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, डबल इंजन सरकार डबल सेवा भाव से, डबल शक्ति से, डबल स्पीड से काम करती है। और बीते कुछ वर्षों में ये साबित हुआ है, जब देश का विकास तेजी से होता है तब कर्नाटका का विकास भी
उससे भी ज्यादा तेजी से होता है। पिछले 9 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर आज भारत की व्यवस्था टॉप 5 आर्थिक ताकत बना है। इस दौरान हर साल भारत ने विदेशी इन्वेस्टमेंट के नए रिकॉर्ड बनाए, एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन जब तक कर्नाटका में कांग्रेस की, जेडीएस की सरकार थी, तब तक इसका पूरा लाभ कर्नाटका को नहीं मिला। जैसे ही यहां डबल इंजन की सरकार बनी तो सालाना विदेशी इन्वेस्टमेंट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गया। आज कर्नाटका देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है। आप बताइए, मुझे आपका जवाब चाहिए। इस काम से आपको गर्व होता है? गर्व होता है? गर्व होता है? भारत दुनिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 बना तो बड़ी बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्रियां कर्नाटका आई। दुनिया के बड़े बड़े मोबाइल ब्रांड कर्नाटका आ रहे हैं। बताइए, ये देख करके कौन कन्नडिगा होगा जिसको गर्व नहीं होता होगा? आपको गर्व होता है, हर कन्नडिगा को गर्व होता है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस को गर्व नहीं होता है। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಡಬಲ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಿಂದ ವೇಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕಾಸದ ಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5ನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಯದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರವಾದಂತ ಈ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಗರ್ವ, ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು
ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗರ್ವ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. बंधु भगिनीरे, आज भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है. जब भारत में डिफेंस सेक्टर मजबूत होना शुरू होता है तो कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी. जब भारत दुनिया में स्टार्टअप का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बना तो कर्नाटका स्टार्टअप की कैपिटल बना. कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 1 लाख स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाने में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है. भारत में रेलवे का काम कई गुना तेज हुआ तो कर्नाटका में भी रेलवे के विकास के लिए खर्च कई गुना बढ़ा गया. 2014 से पहले के 10 साल में कर्नाटका में औसतन प्रतिवर्ष सिर्फ 7 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि बीजेपी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में पिछले 9 साल में हर साल करीब 1600 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है. भारत में हाईवे का बजट और स्पीड बढ़ा है तो इसका लाभ कर्नाटका को मिला है. आज बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की प्रशंसा हर तरफ हो रही है. जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तभी तो इंडस्ट्री लगती है, इन्वेस्टमेंट आता है, रोजगार बनते हैं. इसलिए ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗಾತಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಜಬೂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಷಿಯಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದು 3ನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೈಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಲಿನ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2014ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 10 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಯಾಕೆ, ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಯನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಗತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. मुझे उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है. लोग कहते हैं ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगी. आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा. तो मैं हिंदी में बोलूं, चलेगा? देखिए, ये कन्नडिगा का प्यार, ये हमारे यहां भाषा हमारे लिए रुकावट नहीं बन रही है. ये प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं भाइयों. मैं भी गुजराती भाषा जानता हूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं. मेरी हिंदी में भी गलतियां होती है. उसके बाद भी आप इतना प्यार करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं. स्नेहितरे, आजकल कांग्रेस लोगों को झूठी गारंटियां बांट रही है, लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देती कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी, उनके सबसे बड़ा नेता ने दी हुई गारंटी, इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गई है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा काम झूठ का बंडल होता है. इसलिए कांग्रेस भारत से गरीबी खत्म नहीं कर पाई. बंधु भगिनीरे, आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में इतनी शानदार वंदे भारत ट्रेन कैसे चलने लगी है. आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कैसे हो रहा है. आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में नए नए एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं. लोग सोच रहे हैं कि देश के कोने कोने में शानदार एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है. लोगों को लग रहा है मोदी पैसे लाता कहां से है. लगता है ना. बंधु भगिनी रे, ये वो पैसा है जो आपकी मालिकी का है, आपका पैसा है, जिसे कांग्रेसी सरकारों में लूट लिया जाता था. और मोदी उन पैसों को आपके लिए काम में लगाता है. आपको मालूम है 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में कांग्रेस सरकारों के समय 85 पैसा 85 पैसा कांग्रेस के नेताओं के जेब में जाता था. सिर्फ 15% कांग्रेसी बजट से ना देश का विकास हो सकता है और ना ही कर्नाटका का. आपको लगता होगा ये मोदी 85% कहां से लाया. ये मेरा नहीं है, ये मोदी नहीं कह रहा है. कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री
श्रीमान राजीव गांधी वो खुद पब्लिक मीटिंग में बोलते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब सरकार में थे और पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, तब 85% कमीशन ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते थे। सहोदर सहोदरियरे, मैसूरू रेशमे, मैसूरू मेल्लिगे जैस्मिन और नंजनगुडू बालेहन्नु ये तो विश्व प्रसिद्ध है। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों में यहां सिंचाई परियोजनाओं पूरी होना संभव ही नहीं था। 85% कमीशन देने के बाद पैसा बचता है क्या? येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार यहां अनेक सिंचाई परियोजनाएं लाई है। अब इन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रेशमे किसानों की भी बीजेपी सरकार ने हजारों रुपए की मदद की है। स्नेहितरे, आज आपके बीच मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो भी भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा, उससे कांग्रेस नफरत करती रहती है। योग और आयुर्वेद सदियों से भारत की ताकत रहा है। मैसूरू तो इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हम योग से भी अपना दावा खोने लगे थे। विदेशी लोग थोड़ा बहुत यहां वहां करके योग को भी अपना बताने लगे थे, लेकिन कांग्रेस उसके मुंह पे ताला लग गया था। आपने अपने एक वोट से, आप मुझे बताइए भाइयों, आज पूरी दुनिया में योग की चर्चा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। पूरी दुनिया में योग की चर्चा है। आज पूरी दुनिया योग करती है। आज योग की दुनिया में पहचान बनी है। क्या कारण है? 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 आप सबका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज पूरी दुनिया योग करने लग गई है। भाइयों, बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत मसालों के मामले में प्राचीन वैश्विक शक्ति रहा है। लेकिन कांग्रेस के शासन में तो हम अपनी हल्दी, उसकी तक पहचान खोने लगे थे। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में
हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूरू के, कर्नाटका के किसानों को हुआ है। बंधु भगिनीरे, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुरु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया। और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहर को भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनीरे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंगबली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनीरे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सूडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सूडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई। जब भारत सरकार इन्हें वहां से वापस लाने के इंतजाम में जुटी थी, तब कांग्रेस ने उनके बारे में हल्ला मचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया था, उनका जीवन संकट में डाल दिया था। कांग्रेस सोच रही थी कि सूडान में हमारे हक्की पिक्की भाई बहनों का जीवन संकट में आए और यहां कर्नाटका चुनाव में बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे। लेकिन कांग्रेस भूल गई ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है। बंधु भगिनीरे,
कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं, आप यहां कर्नाटका में देखिए कौन इनको समर्थन दे रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 10 मई को जब वोट डालें तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है। दुनिया के अनेक देशों में हम देख रहे हैं जहां आतंक, अराजकता और अपराध को छूट मिलती है, वहां बर्बादी ही बर्बादी होती है। जीवन की सुरक्षा, माताओं बहनों का, बेटियों का सशक्तिकरण, ये सबसे जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी वहीं आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। स्नेहरिगे, जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं।
कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नडिगा की देशभक्ति का अपमान कर रही है। भाइयों बहनों, ये कन्नड़ा वो धरती है जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपु जी ने साफ साफ कहा रहा है, साफ साफ कहा है कि कर्नाटका भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। जया भारत, जया भारत जननिया जननिया तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। कर्नाटका हर कन्नडिगा के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। यही मैं हर कन्नडिगा की भावना को समझता हूं भाइयों, आपके दिल की आवाज को समझता हूं। इस भावना का अपमान कर्नाटका की संस्कृति, यहां के गौरव का अपमान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। इसलिए वे पॉलिटिकल ऑक्सीजन पाने के लिए किसी भी कीमत पर कर्नाटका में सत्ता में आना चाहते हैं। कर्नाटका के लोग कांग्रेस का ये पाप, ये अपराध कभी भी माफ नहीं कर सकते। क्या माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? ये कर्नाटका का अपमान माफ कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इसका जवाब
कांग्रेस को 10 मई को मिलेगा, पूरी ताकत से मिलेगा। साथियों, ये तय है कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी, दुनिया पहले 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत नंबर 3 तभी होगा जब कर्नाटका देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर गरीब के पास पक्का घर होगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर घर में नल से जल होगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर कन्नडिगा के पास आधुनिक सुविधाएं होगी। नंबर 1 कर्नाटका यानी जहां कोई क्षेत्र विकास में पीछे नहीं रहेगा। नंबर 1 कर्नाटका यानी जहां एससी, एसटी, ओबीसी उनको पूरा हक मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। नंबर 1 कर्नाटका जिसमें हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। आपका ये प्यार मैं भूल नहीं सकता दोस्तों। ये जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार हर सेक्टर में कर्नाटका को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर चलती है। ईज ऑफ लिविंग में नंबर 1 कर्नाटका, ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 कर्नाटका, स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में नंबर 1 कर्नाटका, रोड, मेट्रो, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कर्नाटका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर 1 कर्नाटका, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कर्नाटका, आधुनिक सिंचाई सिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, हेरिटेज टूरिज्म में नंबर 1 कर्नाटका, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था में नंबर 1 कर्नाटका। ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए, ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए आपको बीजेपी को वोट देना है। कमल के निशान का बटन दबाना है। भाइयों बहनों, इस रैली के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि रैली के बाद मैं श्री कंठेश्वरा स्वामी मंदिर जा रहा हूं और वहां भी मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करूंगा। श्री कंठेश्वरा स्वामी मंदिर भगवान शिव के विषपान करने के प्रसंग को समर्पित है। कर्नाटका में जिस तरह कांग्रेस ने जमकर के मुझे गालियां दी है, मुझ पर विष उड़ेला है, उसे सहने की ताकत मुझे
श्री कंठेश्वरा स्वामी से मिली है। भाइयों बहनों, कर्नाटका के चुनाव प्रचार के दौरान हमें आपका खूब आशीर्वाद मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हर शहर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा था। आपका ये आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी आपका ये आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आज, क्योंकि इस चुनाव प्रचार का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना होने वाला हूं और इस सभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे कर्नाटका के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र के उत्सव में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। आज मैं रैलियों के माध्यम से प्रचार के इस अभियान को यहां विराम दे रहा हूं। अब आप लोग संभालिए और मेरी एक बात भी याद रखिए, लोकतंत्र का ये उत्सव तभी पूर्णता तक पहुंचेगा जब हर मतदाता, एक एक मतदाता सुबह से घर से निकल के अपना वोट दे दे। मेरा हर कन्नडिगा से आग्रह है, 10 मई को कृपया करके वोट जरूर डालें। ये आपका अधिकार है। इस अधिकार को जाने मत दीजिए। आपका एक वोट देश के विकास को, कर्नाटका के विकास को नई ऊंचाई देगा। भाइयों बहनों, ये सभा हो गई तो घर के जाके सोना नहीं है। इतना बड़ा विशाल सफल कार्यक्रम, आप हर पोलिंग बूथ पर जाएंगे, पोलिंग बूथ पे जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, पोलिंग बूथ को जिताएंगे, एक एक पोलिंग बूथ को जिताएंगे, सबके सब पोलिंग बूथ को जिताएंगे, पक्का जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब लोग बताओ करेंगे। ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? अच्छा, ऐसा करो, अपना मोबाइल फोन निकालो, उसकी फ्लैश लाइट चालू करो। सब मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट चालू करो। अपना मोबाइल निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करो। सबका फ्लैश लाइट चलना चाहिए। अब मुझे सुनिए, भारत माता की। अब मुझे सुनिए, आपको मेरा एक काम करना है, घर घर जाकर के, हर एक परिवार में जाकर के, हर परिवार में जाके कहना है कि मोदी जी नंजनगुडू आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर भर में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, मेरा नमस्कार पहुंचेगा, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा से मैं आपकी ज्यादा सेवा करूंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। पर्ची नहीं है यहाँ पे, ले लो, ये पूरा ले लो। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ। ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय नरेंद्र मोदी जी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, आदरणीय नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ। भारत माता की, भारत माता की। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। भारत माता की। ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ, जय बजरंगबली। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ। ಮಾನ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಕಾಶಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। I welcome our beloved Prime Minister from Kashi to Dakshin Kashi Nanjangud. I request to facilitate our Prime Minister ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ವರುಣ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಾರ ಹಾಕಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು
ಮೊಮೆಂಟೋವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶಲ್ಯವನ್ನು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. बोलो भारत माता की, वीरपुत्र हनुमान की, पवन सुत हनुमान की जय बजरंग बली. ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವರುಣ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने पदाचार किया है। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। दक्षिण कर्नाटकದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं सर? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है. अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना, कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है. जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं. हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ. नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की यात्रा कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी। नमस्कार, इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिया अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है
और द्वितीय माँ मनकड़िया घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी। ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है, 9 खंड पृथ्वी 1 खंड काशी। ठीक है। ये जो दशाश्वमेध में जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत बाबा विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे। ठीक है, स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अवैध तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मित्रों, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नई खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आई जानकी नवमी छै, बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलौ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा है। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए।
बहुत बहुत शुभकामना एहि मनसँ देबऽ चाहै छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आइ जानकी माँ के आइ प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तऽ हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीतानवमी मनावल जाइ कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी, आइ सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता और ई अखन नीक से भऽ रहल है। आब बहुत ठाम मना रहल है, सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भर में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के जेना सरस्वती माता के पूजा होइया तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तऽ हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाही। विद्यापति सेवा संस्था के इस वर्ष सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीतानवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीतानवमी शुभ अवसर की कहना चाहिए। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी ने हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहीं होइत रही संपूर्ण मिथिला में। आई एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी, यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा तकरे लेल हमरा लोकनि काज करी। कहै चाहब जे जाकि देश में रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीतानवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हैं, तऽ रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करै छै और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में मतलब मिथिला क्षेत्र में डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कऽ रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीतानवमी शुभ अवसर की कहना चाहै छियै। जनक जानकी जी के अवतरण के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहनि लेकिन नहीं अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि ओ केलहुँ। संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कऽ रहल छथि और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसे माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कऽ देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य है हमरा संगे। माननीय अटल जी
हमरा लोकन के अष्टम सूची में स्थान दिला, हमरा यूपीएससी बीपीएससी सब में दिला। ई लोकन ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकके निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एते एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्यके मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकन के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कर सकलैए आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ये हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तो सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के जन्म दिवस छै, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के ऐसा किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोग, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आइ बिहार सरकार के छुट्टियो छै। आइ जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कर रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकन ओ सपना देखै छी और वो आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकन एते परिश्रम कर रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलैन, लव कुश संगे छलैन, राम जानकी के पहचान छलैन। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकन दिन राति लागल रहै छै। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी रिसोर्स शिवशंकर के साथ हराही पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है। दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है।
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया, हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूँ प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ MMTM दरभंगा। करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं, अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम जीवा मंगेची हम प्रयास से मिथिला तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी। नमस्कार, इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार।
इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश शाह। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी, ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है, 9 खंड पृथ्वी 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया है। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। उनका राज का अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नए खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने पता चल कि जानकी नवमी है, बहुत दुख के बात है और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छे किशोरी जी के तकरे पूरा करब। तो बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल।
नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और संस्था के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा हैं। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देव चाहे छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तो हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनाबऽ चाही कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेहो पता छै कि आई जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आई सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता। और ई अखन नीक से भऽ रहल है, आब बहुत ठाम मना रहल है। सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भरि में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तो हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाहिए। विद्याबाई सेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलै, हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहीं होइत रहे संपूर्ण मिथिला में। आई एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी, यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करी। कह चाहब जे जाकि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलन हैं, तो रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करे छे और जानकियो नवमी के समर्थन करे छे। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कर रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै। जानकी जी के अवतरण के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत से सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अयला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहनि लेकिन नहीं, अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि केलहुँ। संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी
माँ जानकी के पूजन कलन, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलन और हमरा लोग में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहल छथि और कार्यक्रमों चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसे माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोग आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कऽ देलक है। केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कऽ देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य है हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकन के 8म सूची में स्थान देला, हमरा UPSC BPSC सब में देला। ई लोकन ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकके निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एते एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्य के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकन के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कऽ सकलै है आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ई हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तऽ सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के जन्म दिवस है, एहि पर हम की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के ऐसा किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोग, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आई बिहार सरकार के छुट्टियो छै, आई जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कऽ रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकनि ओ सपना देखै छी और वो आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि एते परिश्रम कऽ रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलनि, लौह कुश संगे छलनि, राम जानकी के पहचान छलनि। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि दिन राति लागल रहै छी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी रिसोर्स शिवशंकर के साथ हराही पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है।
रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है। जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में भी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं न कहीं इसमें जो कमी हो रही है वो हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे। बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूँ प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋचा के साथ MMTM दरभंगा। आज हम पहुंचे हैं दुनिया की सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित का मंदिर है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं जिसके कारण कि अभी मंदिर बंद हो गया है। ये मंदिर अभी 2 बजे खुलेगा। अभी उससे पहले आपको हम ऊपर का व्यू दिखाते हैं और हम इधर के जानकार व्यक्ति से बातचीत भी आगे करते हैं। ज़्यादा विकास हुआ है कि नहीं सर? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि 8 साल देख रहा हूँ ना, करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है, योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़ और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है, बहुत अच्छी विकास। और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश शाह। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी, ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं सर पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया है। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज का अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। खास विशेषता क्या है? यह बाबा की मंदिर जो है सो श्री राम जी, इस मंदिर की खास विशेषता क्या है? यह बाबा की मंदिर जो है सो श्री राम जी के पुत्र कुश जी उनके द्वारा यह स्थापित किया हुआ है और ये स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। बाबा की महिमा की स्कंद पुराण जो होती है उसमें देखने को मिलता है। बाबा की महिमा सारा दर्शाया गया उसमें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की यात्रा कार्यक्रम में। और हम आज की यात्रा कार्यक्रम में आज हम मिथिला के कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं। आज हम इसी क्षेत्र में आज हम घूमने जा रहे हैं। आप लोगों को हम इधर जाके मंदिर का दृश्य दिखाएंगे, बाजार का दृश्य दिखाएंगे और हम उधर के मंदिर के जानकार व्यक्ति से बातचीत करेंगे। चलिए अब प्रस्थान करते हैं कुशेश्वर स्थान की तरफ। नमस्कार, इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं। आप हमारे बीच देख सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान में कुशेश्वर नाथ का मंदिर है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं जिसके कारण कि अभी मंदिर बंद हो गया है। ये मंदिर अभी 2 बजे खुलेगा। अभी उससे पहले आपको हम ऊपर का व्यू दिखाते हैं और हम इधर के जानकार व्यक्ति से बातचीत भी आगे करते हैं। जी, इस मंदिर की खास विशेषता क्या है? यह बाबा की मंदिर जो है सो श्री राम जी के पुत्र कुश जी उनके द्वारा यह स्थापित किया हुआ है और ये स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। बाबा की महिमा की स्कंद पुराण जो होती है उसमें देखने को मिलता है। बाबा की महिमा सारा दर्शाया गया उसमें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की यात्रा कार्यक्रम में। और हम आज की यात्रा कार्यक्रम में आज हम मिथिला के कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं। आज हम इसी क्षेत्र में आज हम घूमने जा रहे हैं। आप लोगों को हम इधर जाके मंदिर का दृश्य दिखाएंगे, बाजार का दृश्य दिखाएंगे और हम उधर के मंदिर के जानकार व्यक्ति से बातचीत करेंगे। चलिए अब प्रस्थान करते हैं कुशेश्वर स्थान की तरफ। नमस्कार, इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं। आप हमारे बीच देख सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान में कुशेश्वर नाथ का मंदिर है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं जिसके कारण कि अभी मंदिर बंद हो गया है। ये मंदिर अभी 2 बजे खुलेगा। अभी उससे पहले आपको हम ऊपर का व्यू दिखाते हैं और हम इधर के जानकार व्यक्ति से बातचीत भी आगे करते हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं और इधर हमारे साथ मंदिर के जानकार व्यक्ति हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? पंडित श्री राज नारायण झा। जी, इस मंदिर की खास विशेषता क्या है? मंदिर की खास विशेषता यह है कि यह बाबा की मंदिर जो है सो श्री राम जी के पुत्र कुश जी उनके द्वारा यह स्थापित किया हुआ है और ये स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। बाबा की महिमा की स्कंद पुराण जो होती है उसमें देखने को मिलता है। बाबा की महिमा सारा दर्शाया गया उसमें। जी, इस मंदिर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ पे जो है सो साल में प्रतिवर्ष जैसे है तो नरक निवारण चतुर्दशी,
शिवरात्रि, इसमें विशेष रूप से बाबा की जो है सो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होती हैं। जहाँ तक हम लोग 31 दिसंबर को एक कार्यक्रम किए जिसमें डॉक्टर विपिन मिश्रा जी भी आए हुए थे और इस आयोजन को सफल बनाए हुए थे 31 दिसंबर को। और पुनः 1 तारीख को हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं बाबा के मंदिर में और धूमधाम से बड़ी जोर शोर से यहाँ पे कार्यक्रम होती है। मिथिला के लोग इसे दूसरे बाबा धाम के नाम से बुलाते हैं, वैद्यनाथ, मिथिला के वैद्यनाथ धाम कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता यह है यहाँ की कि यहाँ पे काफी जन सैलाब तैयार होते हैं, दूर दराज से आते हैं, जैसे नेपाल हुआ, सहरसा हुआ, इधर आप चले जाइए तो बेगूसराय हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो आसपास की जन सैलाब यहाँ पे तैयार होती है। तो बाबा बैद्यनाथ के बाद यहीं पे ज्यादा जनसंख्या में भीड़ लगती है, इसलिए यहाँ के बाबा को बैद्यनाथ धाम से कहा जाता है बिहार के। जी, इधर कोई भक्तजन को परेशानियां तो नहीं होती है पूजा पाठ करने में? ना, परेशानियां तो कभी नहीं हुई है। और जब काफी जनसंख्या जब हो जाती है तो परेशानी थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन उन लोग को संतुष्टि पूर्वक पूजा यहाँ पे हो जाया करता है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की स्थापना तो ईसा पूर्व लगभग हम लोग के जब तक ज्ञान है 350-400 वर्ष पूर्व की है ये मंदिर, और उस दिन से ही पूजा होती है। पहले तो छोटा सा रूप था यहाँ पे, और उसके बाद ये रानी सती स्टेट जो है नरहन स्टेट की, वहाँ महारानी आकर के उस मंदिर की भव्य रूप तैयार किया, जहाँ तक बिरला का भी यहाँ ट्रस्ट का सहयोग मिला हुआ है इसमें। ये जो अंदर में गर्भगृह जो महादेव का शिवलिंग है, इसकी क्या विशेषता है? बाबा की शिवलिंग जो है सो इसमें एक अजीब तरह की चमक बनती है जी। और यहाँ पे बिना किसी भी तरह की कवर दिए हुए जब से पूजा हो रही है तब से आज तक जो है सो इसमें चमक एक ज्योति सी बढ़ती है। आप यदि आप पूजा अंदर करने जाओगे तो उसमें से आपका ज्योति एक अलग रूप से देखने को मिलती है, जो बाबा मनोवांछित रूप की फल की प्राप्ति करवाते हैं यहाँ पे आपको जी। और इधर लोग कहाँ से पूजा करने के लिए आते हैं? यहाँ दूर दराज से अभी भी बोले हैं कि सहरसा हो गया, नेपाल हो गया, इधर मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, इधर बेगूसराय हो गया, सिमरिया हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, तो काफी दूर दराज से यहाँ पे आदमी बिहार के लगभग प्रायः कोना से यहाँ पे पहुँचते हैं। साथ साथ विदेश के भी, नेपाल से हम लोग छत्र से आते हैं यहाँ पे जी। इधर जो है मतलब पंडितों का अलग अलग कार्य दिया गया है, आपका क्या काम है? हम लोग यहाँ के मंदिर के न्यास के पंडित जी हैं जी। पंडित श्री राजनाथ न्यास के पंडित जी हम हैं, और पंडा समाज के अंतर्गत ये सारा कार्य चलता है। साथ साथ न्यास समिति का भी कार्य यहाँ पे चलता है, तो न्यास समिति पंडा समाज दोनों मिलकर के इस मंदिर की सेवा करते हैं और यहाँ की विकास करते हैं। आप हमसे बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना जानकारी दी इस मंदिर के बारे में। आपको बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव हमेशा सहयोग ऋषभ के साथ, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। वो तारीख थी 2 जनवरी 1975 की। जगह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करना था। वक्त शाम का था। तय समय पर ललित बाबू, मिथिलांचल के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे, रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो भी उनके साथी थे। इनके अलावा कांग्रेस के कुछ MLC भी मंच पर ही थे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला शो। एक कहावत है कि जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है और सियासत में शिकस्त हो तो चांद जाती है। लेकिन अगर सियासत में शिकस्त के बदले जीत पर जीत मिलती जाए तो जान और शान के बीच का फर्क मिट जाता है। इस शो में आप सभी को हम बताएंगे बिहार की राजनीति का रक्त चरित्र। एक बम और बदल गई बिहार की सियासत। बम ब्लास्ट कर ललित बाबू की हत्या, और आज भी गुत्थी अनसुलझी है। क्यों हुई ललित बाबू की हत्या, ये सभी आपको हम इस शो में बताएंगे। देखा जाए तो अजीत सरकार अशोक सिंह, तत्कालीन JNSU अध्यक्ष चंद्रशेखर और ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। लेकिन क्या ये सब बिहार में 80 से 90 के दशक के करीब पहली बार हुआ? जवाब है नहीं। ललित नारायण मिश्रा जो 1973 से 75 तक भारत सरकार के रेल मंत्री थे, उनकी कहानी भी उसी किताब का एक रक्त रंजित हिस्सा है। वो तारीख थी 2 जनवरी 1975 की। जगह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करना था। वक्त शाम का था। तय समय पर ललित बाबू, मिथिलांचल के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे, रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो भी उनके साथी थे। इनके अलावा कांग्रेस के कुछ MLC भी मंच पर ही थे। ललित नारायण मिश्रा ने रेलवे की उपलब्धियां गिनते हुए अपना भाषण पूरा किया। वो मंच से नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक शख्स ने उनकी तरफ बम फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ और जब धुआं छटा तो ललित मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, विधान पार्षद सूर्य नारायण झा समेत
29 लोग जख्मी हो चुके थे। इसके बाद ललित नारायण मिश्रा को दानापुर के रेलवे अस्पताल में लाया गया, लेकिन बुरी तरह से जख्मी ललित बाबू ने 3 जनवरी 1975 को दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि राज्य में इस तरह से सरेआम रेल मंत्री की हत्या कर दी जाएगी, और वो भी उनके गृह जिले के बगल में। इस हत्याकांड में सीबीआई जांच तक हुई। सीबीआई की चार्जशीट में विनयानंद, संतोषानंद, विशेश्वरनंद को आरोपी बनाया गया था। कहा जाता है कि इस कांड के पीछे आनंद मार्ग प्रचारक संघ की नींव रखने वाले PR सरकार यानी प्रभात रंजन सरकार के समर्थकों का हाथ था। सालों बाद आज भी इस हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। 39 साल बाद कोर्ट का फैसला आया तो जरूर, लेकिन ललित बाबू के घर वाले इस फैसले से सहमत नहीं हुए। 2014 में सेशन कोर्ट ने रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपाल जी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तक हुई। 2015 में आरोपी जमानत पर छूट गए, लेकिन ललित बाबू के परिवार ने हर बार यही कहा कि जिनको सजा हुई वो दोषी ही नहीं थे। इस हत्याकांड की वजह पर वैसे तो कई तरह की चर्चा है, लेकिन एक बात है जो चर्चाओं में समान है, और वो ये कि ललित बाबू का कद इतना बढ़ गया था कि उनसे उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता भी घबराने लगे थे। ललित बाबू मिथिला के अलावा राज्य में भी लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं उनका बढ़ता कद ही उनकी जान का दुश्मन बन गया, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। नमस्कार मित्रों, आप तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर, नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए आने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। ये जो आजन्म सीताराम महायज्ञ है, इसके बारे में आप से कुछ जानना चाहेंगे हम। आप लोगों को विश्व में ऐसी मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वो शिला, एक शिला इधर है और जो 2 शिला थी वो अयोध्या गई है। लेकिन जब मिथिला में और खास करके जनक के दरबार में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, सीता जी का, उसके बाद फिर हमारे जनक बाबा ने संपूर्ण निछावर जानकी जी के साथ कर दिए, और सारे कुछ पहचान जनकपुर का जानकी जी से है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मिथिला के नए कार्यक्रम आज की यात्रा में। और हम आज की यात्रा में इस वक्त हम प्राचीन मिथिला के जनकपुर जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। ऐसा मंदिर आपने कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे उधर। तो इस वक्त हम दरभंगा में हैं, और हम दरभंगा से इस वक्त कमतौल जाएंगे। कमतौल से होते हुए हम लोग जढ़ी बॉर्डर पर जाएंगे, जो कि नेपाल इंडिया का बॉर्डर है। जढ़ी बॉर्डर से जो है पास में ही जानकी मंदिर है, जहाँ की हम लोगों को जाना है। तो बने रहिए हमारे साथ। जढ़ी बॉर्डर पर जाएंगे, जो कि नेपाल इंडिया का बॉर्डर है। जढ़ी बॉर्डर से जो है पास में ही जानकी मंदिर है, जहाँ की हम लोगों को जाना है। तो बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज में, और हम प्रस्थान करते हैं अब जनकपुर की। नमस्कार, इस वक्त हम नेपाल इंडिया के बॉर्डर जढ़ी बॉर्डर पहुंच गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जनकपुर जाने से पहले जो है इधर भंसार कटाया जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है, और आपको और भी सीन दिखाएंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार, इस वक्त हम जढ़ी बॉर्डर से निकल गए हैं, और अब हम जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इधर थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि बहुत सारा चेकिंग होता है और 2-3 जगह रुकना पड़ता है भंसार कराने के बाद। लेकिन उतनी ज्यादा कठिनाइयां आप लोगों को नहीं होगी, आप लोग आराम से आ सकते हैं इधर।
नमस्कार, इस वक्त हम जनकपुर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम कबने दूध पी रहे हैं और ये मार्केट भी बहुत अच्छा है और आप सभी को हम लोग मार्केट की बात दिखाएंगे, उसका कवरेज देंगे। लेकिन अभी हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम फिलहाल जानकी मंदिर पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जानकी मंदिर का नज़ारा है और आप हम वीडियो में दिखाएंगे और इधर के कुछ जानकार व्यक्ति से हम लोग बातचीत भी करेंगे आगे। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त जानकी मंदिर में पहुंच चुके हैं और ये ऐसा मंदिर आपको कहीं पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। मिथिला का बहुत सुंदर मंदिर है और ये पूरे विश्व का सबसे सुंदर मंदिर है। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम नेपाल जानकी मंदिर में हैं और नेपाल के जनकपुर जानकी मंदिर में हैं और इस वक्त हमारे साथ जनकपुर जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी श्री महंत श्री राम रोशन दास हैं हमारे साथ और इस वक्त हम इस मंदिर की इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या इस मंदिर की महत्वता है। जी, आपसे पहला सवाल हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि इस मंदिर में क्या खास बात है। ये जो मंदिर आप जहाँ पर आप आए हुए हैं, ये मिथिलांचल की जो राजधानी है जनकपुर धाम और जनक जी महाराज का ये जो आप ये दरबार है, इसको एक शब्द में कहेंगे तो जनक दरबार में आप लोग आए हैं जी। लेकिन जब मिथिला में और खास करके जनक के दरबार में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, सीता जी का जी, उसके बाद फिर हमारे जनक बाबा ने संपूर्ण निछावर जानकी जी के साथ कर दिए और सारे कुछ पहचान जनकपुर का जानकी जी से है। इसको जानकी महल भी बोलते हैं जी और दूसरी भाषा में जानकी मंदिर भी बोलते हैं। लेकिन ये जनकपुर धाम की राजा जनक के दरबार में है जी। और इसका महात्मा अगर कहेंगे तो मिथिला का राजधानी ही है जनकपुर धाम जी। और बाबा जनक ने ऐसे योगी थे जो उनके इस मिथिलांचल मिथिला में हमारे किशोरी जी एक आह्लादनी शक्ति के रूप में हैं और उनका प्रकट हुआ और उनका प्रकट होने के बाद फिर हमारे इस मंदिर में पालन पोषण हो करके उनके विवाह महोत्सव तक जी और ब्रह्म स्वरूप राम उनका दूल्हा बना और यही संजोग बन के
किशोरी जी और दूल्हा राम बन के शादी हुआ यहाँ। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, जो ये प्रेम भूमि है और यहाँ पर घटित घटना जो ब्रह्म स्वरूप राम को भी दूल्हा रूप में यहाँ आना पड़ा। जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? अभी जो ये भवन देख रहे हैं ये तो त्रेता युग से हम लोग लेते हैं जी, पर 5.5 वर्ष प्राचीन यहाँ सुरकिशोर बाबा एक संत थे लोहागढ़ राजस्थान से। उन्होंने जनकपुर खोज की और जनकपुर खोजने के बाद उनका जैसे जैसे किशोरी जी का स्वप्न हुआ और पुत्री भाव रखा करते थे, किशोरी जी के साथ एक बेटी भाव में थी जी, और बेटी मानते थे। बेटी भाव से जब मिथिला जनकपुर धाम खोज किए तो 5.5 वर्ष 100 वर्ष की इतिहास है जी। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कुटिया होकर के यहाँ नीमी वंशी राजा होने के नाते नीम के बट वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय यहाँ दूध चढ़ा करके पूजन कर रहे थे जंगलों में जी। तो यहाँ पर जो शिला में जो प्रतिमा सब है वो पहले के ही यहाँ पर खोज करते वक्त सब मिला था। फिर उनका जैसे जैसे स्वप्न हुआ सब कुछ का प्रादुर्भाव होते गया और उसी तरह से फिर अभी नई भवन जो देख रहे हैं उससे पहले छोटा मंदिर था। फिर हमारे टीकमगढ़ के महारानी उनका पुत्र माने पुत्र नहीं था संतान में, उनका एक संत ने कहा माँ की ममता जितने जल्दी आएंगे पिता से जल्दी माँ की कृपा होती है, आप चले जाओ किशोरी जी के पास, आपको जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगी। फिर उनको मनोकामना पूर्ण हुआ तो ये 9 लखा मंदिर भी बोलता है इसको। उस समय की 9 लाख में बनाएंगे ऐसा संकल्प था, पर 9 लाख नहीं, वो 2 मंदिर की हिस्सा बनाए थे। 18 लाख की मंदिर बता रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं दरबार उन्हीं का टीकमगढ़ के महारानी भिरख भानु कुमरी द्वारा निर्मित है। ये जो आजन्म सीताराम महायज्ञ है इसके बारे में आप से कुछ जानना चाहेंगे हम? त्रेता द्वापर और कलयुग जी, सब प्रकार की यज्ञ का अलग अलग महात्म्य है। जैसे त्रेता युग में अस्थि मात्र भय रहे शरीरा, केवल त्रेता में तो मनुष्य शत्रुपा रूप में तप करते थे लोग, द्वापर में यज्ञ करते थे। कलयुग इतना सहज कर दिए भगवान जी, जो यहाँ कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतर ही पार जी। तो ये नाम जो है ना हम लोग का, ये भाव सागर की बंधन छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा अमूल्य औषध है जी, जिसको हम लोग सेवन करेंगे तो ये संसार से हम लोग का, ये संसार में हम लोग बाँचे रहेंगे जी। ये संसार के विकृति से हम लोग सदा के लिए हम लोग को भगवत कृपा होगी जी। तो ये राम नाम सबसे बड़ी वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे छाँव में रहना चाहिए। तो मानव जीवन के लिए ये सीताराम आवश्यक है और हर मंदिर और तीर्थ धाम की एक शोभा भी है, इसलिए यहाँ पर अखंड राम नाम है। इसका भी हो गया 55 वर्ष से अधिक हो गया जी। इधर अंडरग्राउंड में जो ये संग्रहालय है इसकी क्या विशेषता है? ये सब तो अभी बना है 10 साल पहले, इसका खास कोई ये नहीं। अब जब आप जनकपुर आएंगे तो अब इतने बड़े महल है तो इसमें कुछ आपको अध्ययन करने के लिए हो गया ना। अब जैसे आप नीचा जाइए ऊपर जाएंगे तो जन्म से लेके विवाह तक की लीला है, कैसे किशोरी जी प्रकट हुई, कैसे उनको पालन पोषण हुआ, जनक जी दरबार में कैसे बेटी को खिला रहे थे जी। फिर उसके बाद विवाह का संजोग बना, फिर विवाह का दृश्य, पुष्प वाटिका का दृश्य जी। तो ये सब दर्शनीय जगह है, दर्शन के लिए रखा गया है जी। और ये मतलब जो अंडरग्राउंड में जो ये जगह है ये पहले से बनी थी कि अभी बनाई गई? तो मंदिर के साथ साथ, मंदिर के सब साथ निर्मित मंदिर के ही साथ हुआ। और जनकपुर जैसा जिला है और आसपास जिले के आसपास कोई तीर्थ स्थान भी है? और जिला धौंसा है, जनकपुर धाम है जी। ये जनकपुर धाम के आसपास तीर्थ स्थान भी कहीं है क्या? कीड़ा स्थल है किशोरी जी का जी। और यहाँ पर उनका प्रागट्य हुआ जी। जनक जी का राजधानी है तो यहाँ सब कुछ है आसपास में। पुष्प वाटिका पास में है, धौंसा धाम पास में है, अग्नि कुंड पास में है, बिहार कुंड है जहाँ हवन हुई थी विवाह के समय, जहाँ किशोरी जी जल विहार किए थे, जहाँ 10 ठो वन है जी, 5 उपवन है, कंचन वन है, प्रमोद वन है, अनार वन है इत्यादि। मटकोरा हुई थी विधि, वो मटकोर मटिहानी स्थान है। इस तरह का बहुत सारे है यहाँ जी। ये मंडप की क्या विशेषता है जो ये मंडप जो बनाया गया? विवाह मंडप एक दृश्य हम लोग बनाए, यहाँ से उनका विवाह स्थली त्रेता युग का यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पर है जी।
और एक जनकपुर की शोभा के लिए, दर्शन के लिए, जो विवाह किशोरी जी का विवाह यहाँ हुआ था जी, इस नाते यहाँ भी बनाए हुए हैं। जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आए हैं जनकपुर धाम के विशेष दर्शन में, और मिथिलांचल वासी को तो हम हृदय से किशोरी जी के आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी को भी आशीर्वाद के साथ सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेशा, सहयोगी ऋषभ के साथ जनकपुर नेपाल। जो शालिग्राम शिला जो इस वक्त मतलब हाल के महीनों में जो अयोध्या गई थी, भगवान राम और माता सीता की जो मूर्ति बनेगी शालिग्राम शिला से, वो शिला एक शिला इधर है और जो दो शिला थी वो अयोध्या गई है। और जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये शिला जो है जनकपुर में रखी गई है, और जो दो शिला थी उसको जो है अयोध्या में भेज दिया गया है मूर्ति बनने के लिए। नमस्कार, इस वक्त हम लोगों ने आज की यात्रा का समापन किया है और अब हम लोग दरभंगा की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोगों ने सभी जगह जानकी मंदिर में हम लोगों ने घूम लिया, मंडप भी हम लोगों ने घूम लिया, और आप सभी को हम लोगों ने सभी कवरेज दिखा दिया इस जानकी मंदिर का, और हमने महंत जी से इंटरव्यू भी लिया। तो अब हम लोग दरभंगा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मंदिर है। आप लोगों को विश्व में ऐसी मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इधर लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और लाइटिंग मंदिर पर बहुत अच्छा किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है कि इस मंदिर में क्या खास बात है। और हम आज की यात्रा में इस वक्त हम प्राचीन मिथिला के जनकपुर जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम नेपाल इंडिया बॉर्डर जगही बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इस वक्त हम फिलहाल जानकी मंदिर पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इसको एक शब्द में कहेंगे तो जनक दरबार में आप लोग आए हैं, लेकिन जब मिथिला में आप सबों के बीच एक नया कार्यक्रम हम लोग जल्द लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आप सभी को हम उसमें देश विदेश के विभिन्न जगहों को दिखाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम आज की यात्रा रहेगा। यह कार्यक्रम आप सबके बीच हम लोग जल्द लेकर आएंगे। और अब नमस्कार मिथिला पर खबरों के साथ साथ मनोरंजन भी होगा। तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। मोतिहारी में मनीष कश्यप के लिए समर्थन में सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों पर मोतिहारी पुलिस ने सख्त रूख अख्तियार कर रखा है। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। गुरुवार को कोटवा कदम चौक के समीप मनीष कश्यप के समर्थन में NH 27 को जाम करने के 3 दर्जन लोगों पर कोटवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 1 दर्जन प्रदर्शनकारियों को नामजद किया गया। कोटवा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सुगौली में भी सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों पर FIR दर्ज करते हुए 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। वीडियो मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। विशेष न्यायालय ने मनीष कश्यप को 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप से काफी सवाल जवाब किए थे, लेकिन उन्हें कोई भी सही जवाब नहीं मिला था, जिस पर आर्थिक अपराध इकाई ने रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने अदालत को बताया था कि अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिस पर जांच करनी होगी। 24 घंटे की रिमांड पर मनीष कश्यप ने कई पहलुओं पर माकूल जवाब नहीं दिया है। ऐसे में सभी पहलुओं पर जांच करने के लिए उससे और अधिक पूछताछ की जरूरत है। इसको लेकर बिहार के कैंप कर रही तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड का आवेदन भी न्यायालय में दे दिया है। मैच का फैसला सुपर ओवर में आया और उसके बाद फाइनल में भी वो रोमांच लास्ट में देखने को नहीं मिला, क्योंकि मिर्जापुर शॉर्ट टीम बहुत मजबूत टीम थी। उन्होंने मिर्जापुर लार्ज टीम को भी पूरी तरह से रौंद दिया तो और फाइनल के विजेता बन गए मिर्जापुर शॉर्ट टीम।
नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम दरभंगा मिर्जापुर गौशाला तीर्थ स्थान में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ आज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया 2 सालों के बाद, क्योंकि 2 सालों से जो है कोरोना के कारण इधर मैच नहीं हो पा रहा था, नहीं तो इधर बहुत पहले से टूर्नामेंट इधर होते आ रहा है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय लोग श्री विक्रम चौधरी मौजूद हैं। आपके चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये टूर्नामेंट का आयोजन किस अवसर पर हुआ? ये मकर संक्रांति के अवसर पर, जो अपने लोग के मैथिली में कहा जाता है तिला संक्रांति, उसी के अवसर पर ये आयोजन किया गया। और ये सेम आयोजन नहीं था, लेकिन इस टूर्नामेंट को जीवंत करने की कोशिश की गई बहुत सालों बाद, क्योंकि लगातार लॉकडाउन या बहुत सारी ऐसी बात व्यवस्था थी जिस कारण ये मैच नहीं हो पा रहा था। लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं, एक मैच एक दिन में ही 3 मैच खिलाया गया, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। मैं और कुछ बता दूं इस मैच के बारे में। यहाँ मिर्जापुर के 4 टीमों ने भाग लिया, जिससे हम लोगों ने वर्गीकरण कर दिया, नाम दे दिया मिर्जापुर शॉर्ट टीम, मिर्जापुर मीडियम टीम, मिर्जापुर लार्ज टीम, मिर्जापुर एक्स्ट्रा लार्ज टीम। पहला मैच मिर्जापुर लार्ज टीम और मिर्जापुर एक्स्ट्रा लार्ज टीम के बीच खेली गई, जहां मैच टाई रहा। दोनों टीमों ने 10 ओवर में महज 74 रन बनाए। मैच का फैसला सुपर ओवर में आया और सुपर ओवर में लार्ज टीम एक्स्ट्रा लार्ज टीम को हरा दिया। उसके बाद पहले फाइनलिस्ट वो हो गए। दूसरा मैच एक तरह से एक तरफा हुआ, क्योंकि मिर्जापुर शॉर्ट टीम ने मिर्जापुर मीडियम टीम को एक तरफा रौंद दिया। और उसके बाद फाइनल में भी वो रोमांच लास्ट में देखने को नहीं मिला, क्योंकि मिर्जापुर शॉर्ट टीम बहुत मजबूत टीम थी। उन्होंने मिर्जापुर लार्ज टीम को भी पूरी तरह से रौंद दिया, तो और फाइनल के विजेता बन गए मिर्जापुर शॉर्ट टीम। जी, इधर की परिस्थिति जो है, ये गौशाला की अभी जो स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गौशाला की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। पता नहीं क्यों शासन प्रशासन पर इसकी नज़र क्यों नहीं बार बार पड़ रही है। मैं तो इसके लिए हर आदमी को जिम्मेदार समझता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक ही सिमट गई है। वोट की जब समय होती है तो गौशाला को लेकर, गाय को लेकर, इन सब पर बहुत सारी राजनीति होती है, पर इस गौशाला को देखने वाला कोई नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो कुछ दाता लोग कुछ दान दे देते हैं उस पर, और स्थानीय लोग अपना समय देते हैं उस पर, वरना कुछ भी नहीं हो रहा है इस गौशाला में। इधर गायों की सेवा हो पाती है कि नहीं? नहीं, गायों की सेवा उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। स्थानीय लोग अपने हद तक जो भी कर पाते हैं उस अनुसार सेवा होता है, और कुछ ऐसे दानी हैं जो बीच बीच में आकर मदद करते हैं, आगे आकर मदद करते हैं। तो इसमें आप किसको दोष देना चाहते हैं? मैं फिलहाल तो इसका अध्यक्ष SDO है, प्रदेश अध्यक्ष जी जो सुरेखा जी, उन लोगों को दोष देना चाहूँगा। और किसको दोष दूंगा? वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के हाथ में पावर है। जी, आपको हमसे बातचीत करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ से संघ के साथ, गौशाला मिर्जापुर दरभंगा। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को किया। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। सीएम निर्धारित समय से करीब 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचे थे। शुभारंभ के बाद सीएम नीतीश ने तारामंडल के अंदर और बाहर बारीकी से मुआयना किया और संबंधित अधिकारी से कई जानकारी ली। सीएम ने तारामंडल पर लिखे नाम तारामंडल सह विज्ञान केंद्र संग्रहालय को बदलकर तारामंडल सह ज्ञान विज्ञान केंद्र करने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि वे यह सौगात दरभंगा वासियों को बहुत पहले देने का सोचे थे। सपना आज पूरा हो गया है। यह तारामंडल पटना से बड़ा बना है, कुछ और काम होने हैं और वह जल्द पूरा हो जाएगा। सीएम ने एम्स को DMCH के अलावा कहीं और शिफ्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि DMCH को ही एम्स में अपग्रेड किया जाएगा। किसी का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि केंद्र सरकार की जिद के कारण DMCH अपग्रेड नहीं किया गया, एम्स अलग बनाया जाएगा। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि एम्स कहां बनेगा। उनसे जब पूछा गया कि निर्माण कार्य रुका हुआ है तो कहा कि जल्द ही जगह चिन्हित कर कार्य शुरू कराएंगे। इस तारामंडल को अमेरिका की टीम ने डिजाइन किया है। 78 करोड़ की लागत से तारामंडल और 300 सीटों के ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। तारामंडल के अंदर एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तारामंडल का ट्रायल किया गया जो सफल रहा। साथ ही इसी भवन में 150 सीट के ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, जिसमें मनोरंजन के कई साधन हैं। दरभंगा के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले सीएम ने कादराबाद में बने फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। प्लांट में कुछ बदलाव का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि सोलर प्लांट लगाने की योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, ललित यादव, मदन सहनी भी मौजूद थे। सीएम को देखने के लिए लोग घरों के छत पर थे, उनका उन्होंने अभिवादन किया। लेकिन हम
बंगाल कलकत्ता में, तो वहाँ का जो हम देखे ना तो हमको अच्छा लगा। तो हमने कहा कि और बढ़िया बनना चाहिए। एक तो वहाँ के बारे में कहा, लेकिन हमने सोच लिया दरभंगा में कई साल पहले तय किया, तो दरभंगा में बनना शुरू हुआ, बन गया है, थोड़ा सा भी और काम बचा। हमने आज कहा उसको भी पूरा कर दीजिए। कितना बढ़िया होगा, आप देख लीजिए। अगर जो भी आज हमारी बातचीत हुई है तो देखिए और बढ़िया से थोड़ा सा धीरे धीरे जो भी देखेगा उसको एक एक बात को बता देगा, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या जानेगा नेचर का। एक एक चीज कहाँ पर है, पूरे दुनिया का किस प्रकार से, एक एक बार चीज को जो जानेगा और एक एक चीज जानेगा ज्ञान। अरे भाई कैमरा बहुत फायदे होंगे बच्चे ये सब दिखाने के लिए सबको दिखाएगा, लेकिन कोशिश से ही बना है। जब तैयार हो जाएगा तो न सिर्फ यही का, बिहार के विभिन्न हिस्सों का भी आएगा और देश के दूसरे हिस्सों का भी आएगा। अब यहाँ तक बना हुआ है ना भाई, तब तो बाहर से भी कोई आना चाहेगा तो भी देख लेगा। सर सोलर प्लांट को भी आप सोलर प्लांट को भी गए थे सर, और गाँव का भी दौरा किया, क्या वहाँ से क्या कहना चाहेंगे? बिहार का पहला बना है सर, बना हमको और जगह बनवाना चाहते हैं, तो बता ही किए हैं उसका क्या उद्देश्य है। हम बच्चे नेचुरल चीज समझ गए ना सर, आपका ध्यान दरभंगा में रहा, लेकिन जरा सा यहाँ पर कर देखिए कितना बढ़िया शिक्षा मंत्री। यह मिथिला के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। प्लेनेटोरियम संग्रहालय बना है और कैमरा पीछे दीजिए, हाथ पीछे। बिहार में 2 तारामंडल बनने का निर्णय हुआ था। एक गंगा के उस पार है, गंगा के इस पार, उस पार गया में और इस पार मुजफ्फरपुर में निर्णय हुआ था। तो मैंने ही जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था। उसमें तत्कालिक मंत्री विभाग के अनिल कुमार जी थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने अनिल जी को फ़ोन किया था कि नहीं दरभंगा में कीजिए। तो फिर जो मुजफ्फरपुर में जो निर्णय हुआ था एक तारामंडल का, फिर मेरी पहल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से फिर ये दरभंगा में बना, नहीं तो गंगा के उस पर गया और गंगा के उस पर मुजफ्फरपुर का। समाधान यात्रा की आलोचना आप लोग करते हैं, लेकिन लगता है कि समाधान आज एम्स का समाधान होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट ने निर्णय कर दिया डीएमसीएच कैंपस में 200 एकड़ जमीन देने का और 80 एकड़ जमीन दे भी दिया गया। और एक एमएलए आके कैबिनेट के निर्णय को, मुख्यमंत्री के निर्णय को चैलेंज करके आगे चले गए, नहीं अब हायाघाट में बनेगा, अब जो है अशोक के मंडल के जमीन पर बनेगा जो लिटिगेशन। सर कितने का लागत से तारामंडल बनी है? नहीं तो वो तो सीएम उधर घूम रहा है ना। मेरा इतना ही कहना है कि नागपुर और दरभंगा एम्स साथ में निर्णय हुआ था। नागपुर में इलाज चालू हो गया और दरभंगा में जमीन नहीं दिया गया। और अगर नया स्थल का चयन हो रहा है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो 2 दिन पहले 10 करोड़ रुपया का पानी टंकी तोड़ के क्यों गिरा दिया गया? इतना बढ़ ये लोग का पैसा है, जनता का पैसा है। अगर आप निर्णय कर दिए दूसरे जगह जाएंगे तो 200 करोड़ का बिल्डिंग तोड़ दिया। अगर परसों 2 दिन पहले आप जाके देखिए, वहां पर 10 करोड़ से ऊपर का पानी टंकी को ध्वस्त किया गया। तो क्या भाई कोई ये जनता का पैसा, इसलिए हम लोग का ये कहना था कि इस बार चुनाव में बूथ भी रहा क्यों नहीं जो है आज तक एम्स में जमीन दिया जा रहा है। 1 साल पहले समीक्षा बैठक करके गए, स्पीड पकड़ाया और फिर जो है और ये तारामंडल जो बना है, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की स्वीकृति इसकी 170 करोड़ की थी और अभी तक 88 करोड़ का ही निर्माण हुआ है। इसमें एक साइंस पार्क बड़ा बनना है, तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने निर्देशित किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी को कि भाई और बिल्डिंग सेक्रेटरी को कि जो 70 करोड़ का है साइंस पार्क, वो भी इसको जल्द से जल्द बने। संजय जी एक बात बताइए, समाधान यात्रा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि समाधान यात्रा जो मुख्यमंत्री करने निकले हुए वाकई 3 महीने में 24 हत्याएं दरभंगा में हुई और पूरा शहर जाम रहता है। आज भी मुख्यमंत्री जी के कारण शहर के लोग को हटा दिया गया, पूरा शहर जाम रहता है, उसका समाधान होना चाहिए। 8 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है यहाँ, वो बनना चाहिए, तो शहर का समाधान कुछ होगा।
लटका हुआ है। एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करने आए थे, उन्होंने निर्देश दिया और एक एक्स-एमएलए आके उनके निर्देश को, कैबिनेट के निर्देश को खंड कर दिया। एम्स क्यों नहीं बना? एम्स तुरंत बनना चाहिए, 10-5 दिन के अंदर जमीन देनी चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। तो दरभंगा के लोगों का, दरभंगा की समस्या का समाधान होगा, तभी समाधान करने का ये यात्रा का मूल उद्देश्य होगा, वो हम लोग को लग नहीं रहा। नमस्कार मित्रों, आप तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर, नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आज बिहार नगर निकाय चुनाव की अंतिम परिणाम आ गई, जिसमें कि दरभंगा के नगर निगम के वार्ड 18 में श्री विश्वपति मिश्रा जी की जीत हुई है। आज हम इससे एक बार फिर बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपके हमारे चैनल सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने वार्ड 18 की जनता के आशीर्वाद से जीत चुके, आप अपनी वार्ड 18 की जनता को क्या कहना चाहते हैं? दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 के जितने भी हमारे देवतुल्य नागरिक हैं, वो कोई भी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम पर जो विश्वास किए हैं, और हमारा रहेगा जो इन पंचवर्षीय में जो भी अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे, और आपसी सौहार्द बनाकर मैंने वार्ड नंबर 18 में वार्ड को जो है सो विकसित वार्ड बनाने का काम करेंगे। हमारे वार्ड में सभी तबके के लोग हैं और सभी का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे आज मैं ये मुकाम तक पहुंचा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है वार्ड 18 में नाले की, जिसमें कि गौशाला के आगे पानी लग जाता है, ठीक होगा कि नहीं ये जगह? देखिए, हम चुनाव के दरमियान में भी हम कहे हुए थे, जो वार्ड नंबर 18 में जल जमाव की समस्या है वो उसको हम चुनौती के रूप में लिए हैं। जो जल जमाव से जो है सो वार्ड नंबर 18 के जो हमारे नागरिक हैं उसको हम मुक्त कराएंगे जल जमाव से। जब आप चुनावी मैदान में प्रचार करने निकले तो क्या आपको लगा कि लोग मैं सपोर्ट करेंगे? देखिए, आज हम कई वर्षों से जो है सो हम अपने देवतुल्य जो हमारे नागरिक हैं उनके बीच में जो है सो हम सुख हो दुख हो सभी में हम उनके साथ रहते हैं, और सभी जितने भी हमारे वार्ड में जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर हम पर विश्वास करके जो हमको जो दायित्व दिए हैं उसको हम सही ढंग से अपना निर्वहन करेंगे। आपका हमसे बातचीत करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जीत की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ, मिर्जापुर वार्ड 18 दरभंगा। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में दरभंगा नगर निगम के अब फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। 48 वार्डों के रिजल्ट आ गए हैं। मेयर के पद पर अंजुम आरा और डिप्टी मेयर के पद पर नाजिया हसन निर्वाचित हुई हैं। बाकी वार्ड पार्षदों में विजयी उम्मीदवार का नाम इस प्रकार है। वार्ड 1 तबसुम खातून, वार्ड 2 जयंती देवी, वार्ड 3 कुमकुम कुमारी, वार्ड 4 श्याम शर्मा, वार्ड 5 पूजा मंडल, वार्ड 6 नारद यादव, वार्ड 7 ईश्वर मंडल, वार्ड 8 मिथिलेश राय, वार्ड 9 राकेश पासवान, वार्ड 10 अमृत जलान, वार्ड 11 सोनी पूर्वे, वार्ड 12 मुकेश महासेठ, वार्ड 13 राजीव सिंह, वार्ड 14 राखी कुमारी, वार्ड 15 सुचित्रा रानी, वार्ड 16 गौरी पासवान, वार्ड 17 मुकेश कुमार, वार्ड 18 विश्वपति मिश्रा, वार्ड 19 रवि मोहन, वार्ड 20 नुसरत प्रवीण, वार्ड 21 नवीन सिन्हा, वार्ड 22 रिंकू देवी, वार्ड 23 चांदनी देवी, वार्ड 24 खालिद उजमा, वार्ड 25 फिरोज आलम, वार्ड 26 अजय महतो, वार्ड 27 मन्ना मंडल, वार्ड 28 ज्योति कुमारी, वार्ड 29 शबाना खनम, वार्ड 30 जीनत प्रवीण, वार्ड 31 रिंकू, वार्ड 32 निखत प्रवीण, वार्ड 33 इमरत जहां, वार्ड 33 इमरत जहां, वार्ड 34 पूनम देवी, वार्ड 35 पिंकी देवी, वार्ड 36 फिरदौस, वार्ड 37 रियासत अली, वार्ड 38 नुजहत प्रवीण, वार्ड 39 शहनाज प्रवीण, वार्ड 40 पूनम देवी, वार्ड 41 शंकर प्रसाद जायसवाल, वार्ड 42 अंबिका कुमारी, वार्ड 43 निसार आलम, वार्ड 44 राकेश रोशन, वार्ड 45 देवकृष्ण झा,
वार्ड 46 राजू पासवान, वार्ड 47 निर्विरोध निर्वाचित, वार्ड 48 सुभाष कुमार सौरभ ने जीत दर्ज की है। यही नतीजे हैं दरभंगा में नगर निकाय चुनाव के। नमस्कार मित्र, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नए खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक ले देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। अहाँ पहिल बेर वार्ड पार्षद चुनाव लड़ रहल छियै, अहाँ के 5 वर्ष में की योजना है? अहाँ के हिसाब से नॉमिनेशन कराए कते मुश्किल है और आप चुनाव लड़ाए कते मुश्किल है? जखन अहाँ चुनावी मैदान में प्रचार कर उतर दिए तो अहाँ के लाल की लोग को हमर सपोर्ट करते हैं। आज 2 महीना पूर्व जे मतलब पटना हाईकोर्ट के द्वारा जे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा देल गेलै, एहि पर अहाँ की कह जाइ छी? वार्ड में बहुत दिक्कत छै जल निकासी, एखनो पानि लागल रहै छै। ओकर बाद भेल स्वास्थ्य वाला, तऽ स्वास्थ्य वाला में सब सरकार एखन तक शहर में नहीं भेल, लेकिन हमरा ई एगो अथी है मन में कि आवाज उठा के ई कम से कम करी, जना दिल्ली में छै मोहल्ला क्लिनिक, कम से कम प्रत्येक वार्ड में एगो छोटका उपचार केंद्र हो। आगा के अहाँ कहलहुँ बता रहल छी वार्ड में कोना विकास। सरकार रोड नाला के एखन बहुत बुरा हाल छै। एहिसँ पहिले छथिन किछु आदमी एहन जे इलेक्शनों में ठाढ़ भेलखिन, वएह रोड नाला बनबेलखिन, प्रत्याशियों छथिन, वएह बनबेलखिन रोड नाला, और उनको 6 महीना ने टेंडर हुनकर रहना टूटि गेलै। पार्षदे जी जे छथिन हुनको कोनो काज, जे एखन वर्तमान पार्षद छथि निवर्तमान, उनको कोनो खास काज नहीं भेलै, वार्ड में काज। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त बिहार में अभी नगर निकाय चुनाव का समय चल रहा है। इसी बीच इस वक्त हम दरभंगा नगर निगम वार्ड 18 में पहुंचे हैं। इधर के वार्ड प्रत्याशी जो रंजन झा हैं, आज उनसे बहुत सवालों पर बातचीत करेंगे। आज से 2 महीने पूर्व जो पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी, कि जिसमें बिहार राज्य निर्वाचन ने जो अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था, इसी बीच इस पर पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसी बीच हम इसे कई सारे सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इनकी खास बात बताए तो ये अपने वार्ड के लोग की हर सुख दुख में साथ देते हैं। इनसे पहले इनके माता पिता भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं और आज ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके हमारे चैनल सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी भाषा प्रिय है मैथिली, तो इसीलिए हम इनसे मैथिली ही बात करेंगे। सबसे पहले सवाल हमारे ये है, अहाँ पहिल बेर वार्ड पार्षद चुनाव लड़ रहल छियै, तो अहाँ के 5 वर्ष में की योजना रहत? पहिल बात कि हमर ये पहिल बेर चुनाव नहीं है, हम सिर्फ लड़ रहल छी पहिल बेर। बाकी हम अपन पिताजी संगे स्वर्गीय आदित्यनाथ झा और हमर माँ पूर्व पार्षद चंदा झा जी संगे बहुत बेर हुनका संगे रहि कऽ काज केने छी और हुनकर देखने छियनि काज, और जनतो सब जनै छथिन जे हुनकर की समर्पित कोना कते वार्ड लाओ छलखिन हेँ। कहल जाए जे हुनका द्वारा मतलब वो जीवन समर्पित कऽ देलखिन हमर पिताजी, तऽ हुनके देखैत हमर पर्सपेक्टिव वार्ड मतलब हमर ई रहत ध्यान वार्ड के लेल। सबसे बेसी दिक्कत छै कि जल निकासी, वार्ड में बहुत दिक्कत छै जल निकासी के, एखनो पानि लागल रहै छै। ओकर बाद भेल स्वास्थ्य वाला, तऽ स्वास्थ्य वाला में सब सरकार एखन तक शहर में नहीं भेल, लेकिन हमरा ई एगो अथी है मन में कि आवाज उठा के ई कम से कम करी, जना दिल्ली में छै मोहल्ला क्लिनिक, तऽ कम से कम प्रत्येक वार्ड में एगो छोटका उपचार केंद्र हो। आगा के अहाँ कहलहुँ बता रहल छी वार्ड में कोना विकास। सरकार रोड नाला के एखन बहुत बुरा हाल छै। एहिसँ पहिले छथिन किछु आदमी एहन जे इलेक्शनों में ठाढ़ भेलखिन, वएह रोड नाला बनबेलखिन, प्रत्याशियों छथिन, वएह बनबेलखिन रोड नाला, और उनको 6 महीना ने टेंडर हुनकर रहना टूटि गेलै। पार्षदे जी जे छथिन हुनको कोनो काज, जे एखन वर्तमान पार्षद छथि निवर्तमान, हुनको कोनो खास काज नहीं भेलनि, वार्ड में काज नहीं भेलनि। लोक बहुत ओ किछु कोनो एरिया के विशेष कऽ देलखिन हेँ, लेकिन इम्हर सबमे ताको लए नहीं अबै छलखिन जे की चल जनता केना छै, ककरा की भेटलै नहीं भेटलै। क्षेत्र में जाइ छी तऽ बहुत आदमी एते तक कहैया जे हमरा 1 साल भऽ गेल एखन तक पेंशन नहीं भेटल है, मसमाती पेंशन नहीं भेटल है। कते आदमी एक एहन आदमी केस आयल संजोगसँ, तऽ ओ कहलखिन जे हमरा कोरोना में हमर पति खत्म भऽ गेल, हमरा पाइ नहीं भेटल। 1 साल 1.5 साल कोरोना के तखन लहर चलि रहल छै। और सबसे बड़का बात छै कि वार्ड में मतलब एखनो शिक्षा के सेहो दिक्कत छै। हमरा सबके स्कूल में एगो मोहल्ले में स्कूल छै, वार्ड में 2-3 गो स्कूल छै, एगो पुअर होम छै, ओहिमे 2 गो स्कूल छै, आ एगो छथिन एहिमे श्यामा मंदिर, श्यामा पाठशाला छै नवरत्न मंदिर के पास, ओ स्कूल के अपन भवन नहीं छै। ओहि वजह से हो सकैया जे स्कूल अगर कतेक सरकार निकाल के गाइडलाइन जे अपन जमीन नहीं रहते जे स्कूल के ओकरा एतऽसँ हटा देल जेतै, तऽ हमर सब सरकार इहो रहत जे कम से कम स्कूल के जमीन मुहैया करा देल जाए समाज के तरफ से, जे स्कूल रह सके वार्ड में। बहुत पुरान वार्ड छै, बहुत पुरान स्कूल छै, और जते जिनका से जे हेतै सुख दुख में लोग के साथ दियन। कारण जे हमरा ई कहै नहीं छै ब्लड में छै, कारण जे हमर पिताजी के लोग देखने छथिन, सब जनता जे हुनकर कते अथी केने छथिन। और छै कि जे एहि बीच में विगत 5 साल से पहले जाबे तक अपन वार्ड ला अथी चलखिन हँ, लोको जनै छथिन ई बात, तऽ चोरी के नहीं छलिए संभावना। एखन वार्ड सब में बहुत बेसी चोरी भऽ रहल छै,
तो सबसे बड़का हमर ई रहत जे कनी थाना पर प्रेशर कऽ कऽ कम से कम गश्ती होइत रहे बार बार, और CCTV कैमरा कम से कम प्रत्येक, ई नहीं कह सकै छियै घरे घरे अपन लोग तो लगेबते छथिन, लेकिन प्रत्येक पोल पर घर के आगा में कम से कम मोहल्ला वाइज 10 गो के प्रत्येक वार्ड में कैमरा लगे, जैसे ई तो पता चलते ने जे के केलकै की केलकै, या जेना एहि बीच में ओकरा सबसे सुरक्षा के मुहैया सही कराबऽ के। कॉलोनी में बीच में बहुत चोरी भऽ रहल छै, यह सब लऽ कऽ वार्ड के छै, और हरदम सुख दुख में वार्ड के जनता के हम हमेशा तैयार छी। अहाँ के हिसाब से नॉमिनेशन कराए कते मुश्किल है और आप चुनाव लड़ाई कते मुश्किल छै? नॉमिनेशन करनाइ मुश्किल नहीं कह सकै छी, कारण जे ओकर कानूनी प्रक्रिया छै वो तो होइते छै, और जनता सबके आशीर्वाद ओहो में छलैया, तो वो नहीं छै। हाँ, इलेक्शनो मुश्किल नहीं छै, इलेक्शन में सबसे बड़का छै कि जनता बुझै छथिन कारण जे हमर पिताजी के कैल छनि, और हमहूँ समाज में जुड़ल छी। समाज में कए बेर कोनो काज किनको सुख दुख में संगे या कोनो काज जिनकर जे होइ छनि हुनका हम मदद करै छियनि। तऽ चुनाव छै, आसान छै, और जनता के आशीर्वाद छनि हमर माताजी पिताजी पर, कारण ओ काज देखने छथिन, तऽ ओही सब लऽ कऽ चुनाव एकदम हल्का बुझाई छै जे नहीं, हुनका सबके आशीर्वाद पूरा जनता के छनि हमरा ऊपर। कना चुनावी मैदान में प्रचार कर उतरलियै तऽ अहाँके लाल की लोग को हमर सपोर्ट करथिन? सपोर्ट एहि दुआरे हमरा लागल जे हम करथिन, कारण जे हमर पिताजी के देखने छथिन काज, और हमरो स्वभाव जे छै या जे कार्यकलाप छै क्रियाकलाप ओ लोक देखने छथिन, हुनका ई होइ छनि, और हुनके सबके कहला पर, लोके सबके कहला पर किछु आदमी कहलनि नहीं अहाँके पिताजी करल छथिन, और अहूँ सब अबियौ, अहाँ एहन आदमी सब एबै, पढ़ल लिखल आदमी जे एबै समाज में, इंजीनियर भऽ कऽ अहाँ ई काज करबै तऽ हमरो सबके एगो अथी हैत, मान हैत जे हमर जे पार्षद छथि ओ इंजीनियर छथि। तऽ एहि सब लऽ कऽ सबके इच्छा रहनि, और हमरो इच्छा रहै, हमरो बचपने से राजनीति से जुड़ल, कहलो जे माँ पप्पा रहै छलखिन पार्षद, तऽ ओहोमे हम बढ़ि चढ़ि कऽ हिस्सा लै छलियै, तऽ हमरा देखल अइ समाज के सब चीज, ताहि दुआरे हमरो इच्छा छलै। अहाँके इससे पहले माता पिता से वार्ड पार्षद रह चुकल छै, लेकिन अहीं मतलब यहाँ क्या ठनलियै जे हमरो वार्ड पार्षद चुनाव लड़े के चाही? तकर एगो कारण छै, हमरा समाज सेवा से मतलब नहीं कहै छै ब्लड वाला, हमर पितोजी के छलनि, हमरो रहैया इच्छा जे समाज के कम से कम विकास कऽ सकी। एहि दुआरे कि ई नहीं छै कोनो कि जे हम इंजीनियर के बाहरो कमा, लेकिन समाज में लोग के अथी कऽ सकी, सेवा कऽ सकी, ताहि भाव से कहलियै जे नहीं हमरा एतऽ रहि कऽ बहुत किछु एहन समाज में छै ओकरा सही कऽ सकी, विकास आनि सकी, और दोसर के जते भऽ सके पिताजी जेना करै छलखिन तेना हुनकर सेवा कऽ सकी। आज 2 महीना पूर्व जे मतलब पटना हाईकोर्ट के द्वारा जे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा देल गेलै, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छी? रोक अब टेक्निकल फॉल्ट छलै, ओ तऽ सरकार के छै, ओहिमे हमसब की कहबै, हमरा सबके जेना निर्देश भेल, हमरा सबके नॉमिनेशन भऽ गेल रहै तहन अथी भेलै, तऽ परेशानी तऽ कनि भेबे केलै हमरा सबके, कारण जे प्रचार प्रसार चलैत रहै एक लगा से तऽ और बढ़िया छलैया, फिर हमरो सबके कनि समय लगलै, लेकिन वो सरकारी अथी छै, कोर्ट के छै, वैधानिक अथी में हमसब तऽ किछु नहीं बाजि सकै छी, हमसब तऽ इलेक्शन लड़ि सकै छी, अब सरकार के इच्छा छै की करतै। बातचीत कर बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के अपन कीमती समय देवल है। नमस्कार मिथिला, हम छी प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिव शंकर के साथ, मिर्जापुर दरभंगा वार्ड 18। मैथिली गीत में जो भोजपुरी धुन का उपयोग किया जाता है और अश्लील शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं? अब इसमें बिल्कुल, ये मैं कैसे बताऊँ, मैं भी बहुत छोटी हूँ ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैंने अपने गीतों से कई सारे मैसेज लोगों को पहुँचाने की कोशिश की है कि अगर लोकगीत है, पारंपरिक गीत है, तो उसको पारंपरिक तरीके से ही गाई जाए, और दूसरी बात की जो उसका मूल भाव है उसके अंतर्गत ही रह के उसको गाया जाए। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा राज नागेंद्र स्टेडियम में हैं और इस वक्त विद्यापति समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ लोकप्रिय गायिका और जो कि देश विदेश में कार्यक्रम करती हैं, इस वक्त हमारे साथ मैथिली ठाकुर हैं, और जो कि इससे पहले राइजिंग स्टार और इंडियन आइडल में भी आई थी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपने कलाकारी की शुरुआत कहाँ से की? पहले मैं ये बोलना चाहूँगी जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि मैं इनको और ये जो कैमरामैन है जो पीछे है, इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। जब ये लोग जी नहीं, आप लोग बहुत छोटे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारा मतलब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार, प्रणाम। और कैसे मैंने शुरुआत की, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब गाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक मेरी यादाश्त आई मैं तब तक हारमोनियम बजा सकती थी और कुछ भी सुन के कुछ भी बजा सकती थी। तो मुझे वहाँ से याद है कि हाँ, मैं अपने गाँव में थी उस समय, बहुत सारा अष्टजाम, राम सीता विवाह कीर्तन, ये सारी चीज़ें मतलब डेली बेसिस पर होती थी। तो वो सारी चीज़ें सुनते सुनते ऐसा हुआ कि मुझे भी गाना है, मुझे मौका मिल जाए तो मैं हारमोनियम बजा दूँ, ऐसा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते उन्होंने मुझे मौका भी देना शुरू किया हारमोनियम बजाने का, उसके बाद मुझे गाने का भी मौका देना शुरू किया। फिर गाँव से जब दिल्ली आई तो पिताजी से प्रॉपर बैठ के सीखने लगी शास्त्रीय संगीत, उसके बाद बाहर लोगों को सुनाने लगी। बस
जी, लोक उत्सव का 50वां वर्ष है, आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? बहुत हर्ष की बात है कि 50 साल पूरे हुए हैं और साथ ही मैं जो आज जब मंच पर गई तो उसके साथ ही जितने भी बहुत सारे हमारे श्रोता लोग थे उन सब के बीच में जो उत्साह था वो देखने लायक था। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और मतलब कहीं खड़े रहने की मतलब कहीं खाली जगह मुझे दिखाई नहीं दिया, इतने सारे लोग चारों ओर से घिरे हुए थे, तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। मैथिली गीत में जो भोजपुरी धुन का उपयोग किया जाता है और अश्लील शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं? अब इसमें बिल्कुल ये मैं कैसे बताऊँ, मैं भी बहुत छोटी हूँ ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैंने अपने गीतों से कई सारे मैसेज लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर लोकगीत है, पारंपरिक गीत है तो उसको पारंपरिक तरीके से ही गाई जाए, और दूसरी बात कि जो उसका मूल भाव है उसके अंतर्गत ही रह के उसको गाया जाए। कई बार ऐसे सुनते हैं कि वो फिल्मी पैरोडी पे उसको गा करके तो उसका वो सारा रस ही ख़त्म हो जाता है। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि विद्यापति जी ने जब वो लिखा होगा तो उनके मन में क्या भाव होगा जब वो किसी फिल्मी धुन पर हमको सुनने को मिलता है। मतलब वो चीज़ रही नहीं। तो पारंपरिक गीत को पारंपरिक तरीके से गाना चाहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा गीत सुना दे। कथी लय प्रीत लगा रे जोगिया, लगा रे जोगिया, प्रीत लगौने चली जाए, आरे कथी लय प्रीत लगा रे जोगिया, लगा रे जोगिया, प्रीत लगौने चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में नवा संकीर्तन यज्ञ की हुई विधिवत शुरुआत। 9 दिनों तक चलेगा अखंड श्यामा नामधुन का संकीर्तन। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, मिथिला आदि काल से शक्ति साधना का केंद्र रहा है। यहाँ माँ काली, उग्रतारा, छिन्न मस्तिका, भद्रकाली, ज्वालामुखी, ज्वलेश्वरी, जय मंगला, कोकिलाक्षी एवं वानेश्वरी आदि रूपों से युक्त अनेकों शक्ति पीठ हैं। लेकिन दरभंगा में स्थापित माँ श्यामा मंदिर की अपनी अलग विशेषता है। शिव शक्ति व पंचदेवोपासना के लिए प्रसिद्ध खंडवाला राजकुल के व्याख्यात विद्वान एवं तंत्र के ज्ञाता महाराज धीराज रामेश्वर सिंह की चिता पर उनके उत्तराधिकारी महाराज धीराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह ने 1933 में मंदिर का निर्माण कराया था। माँ श्यामा का यह मंदिर पूरे विश्व में अद्वितीय है। सनातन धर्म के लिए सिद्धांतों के अनुरूप शमशान में कोई भी मांगलिक कार्य अशुभ माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में मुंडन, उपनयन एवं विवाह होता है। यहाँ संस्कारों का संपादन करने वाले स्वयं को धन्य मानते हैं। भक्तों का तो यह भी मानना है कि यहाँ संपादित होने वाले कार्य कभी भी असफल अथवा व्यर्थ नहीं होते। शमशान भूमि में चिता पर निर्मित यह अद्वितीय मंदिर आज भक्तों के लिए एक सिद्धपीठ के रूप में चर्चित है। साथ ही नवा यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। सुबह 8 बजे मंदिर परिसर से यात्रा निकाली गई। यह आयकर चौराहा, गणेश मंदिर टावर, भगवान दास मोहल्ला, मुफ्ती मोहल्ला, खानका चौक, मिर्जापुर चौक, मिर्जापुर PID चौक, आयकर चौराहा होते हुए श्यामा मंदिर पहुंची। प्रातः 11:30 बजे प्रधान पुजारी ने अग्नि स्थापना किया। इसके बाद नामधुन नवा प्रारंभ हो गया। इसके पूर्व प्रधान जजमान कैलाश बड़ोलिया पंडितों का वर्णन किया। जो कवरेज आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो हमारे नमस्कार मिथिला के समर्थक भाजपा के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री बालेंदु झा से प्राप्त हुई है। देखिए इस कवरेज वीडियो को। मंदिर में हुआ वाला 9 दिन तक चला वाला नवा संकीर्तन यज्ञ के विधिवत शुरुआत अखन भेल जे अनवरत आज से 21 नवंबर तक अनवरत जय
जय श्यामा माई श्यामा माई श्यामा माई जे श्यामा माई के नाम धुन अनबरत 9 दिन 21 नवंबर तक चलत। अहाँ सब श्यामा माई के भक्तगण से सब श्रद्धालुगण से हम निवेदन करब जे 9 दिन तक चलने वाला ई नवा में अहाँ सब श्यामा माई मंदिर में आबी और यज्ञ में शामिल होए और नवा संकीर्तन में श्यामा माई नाम धुन के नाम लौकर पुण्य के भागी बनी। ई पूरा मिथिला बिहार से पूरा देश तक में प्रसिद्ध माँ श्यामा के ई नवा के जो प्रसिद्धि है ओकरा देखे अहाँ सब आबी और अपन मनोवांछित फल पाबी माँ श्यामा के नाम धुन के साथ। जय श्यामा माई। नमस्कार मित्रों, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला। आई 1.25 करोड़ महादेव पार्थिव महादेव के पूजा कयल जा रहल छै, पर अहाँ की कहऽ चाहै छी? ये बहुत हर्षक बात है मिथिला के। ऐसा ई छै जे हमर सबके सांस्कृतिक प्रथा जे छला से समाप्त भ गेल छला। ई एकटा विश्व कल्याण के लेल पूजा छलैया जकर 4 महीना पहले से छलैया जे कि एठाम सौराठ में हुआ। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक सभागाछी सौराठ मधुबनी मिथिला में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन सह रुद्राभिषेक हवन पूजन की गई। ज्ञातव्य हो कि 1.25 करोड़ के जगह 3 करोड़ 67 लाख से ज्यादा पार्थिव शिवलिंग की पूजन की गई। मिथिला के अनेकों गांव के वैदिक सामाजिक कार्यकर्ता और भक्तगण तन मन धन के संग इस वैदिक अनुष्ठान के विश्व पटल पर मिथिला के नाम गौरवशाली किया। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम सौराठ मधुबनी में हैं और इधर आज 1.25 करोड़ महादेव की पूजा की जा रही है और इधर सैकड़ों की संख्या, आज लाखों की संख्या में इधर भीड़ लगी हुई है और ऐसी भीड़ आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसी बीच हम इधर के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ सौराठ मधुबनी। आई 7 करोड़ शिवलिंग के पूजा किया जा रहा है, अहाँ एहि पर की कहऽ चाहै छियै? ये बहुत हर्षक बात है मिथिला के। सब दूर दूर से आयल भक्तजन के लिए और ब्राह्मण समाज लिए बहुत नीक संकेत है जे ई पूजा बहुत दिन के बाद स्वयं महादेव मिथिला चल के अला है हमरा सबके बीच। जी, आई एते सैकड़ों की संख्या में भीड़ लागल छै, इमहर प्रशासनिक सुविधा देल गेल छै कि नहीं? बहुत सुंदर प्रशासनिक सुविधा चले भेटल डीएम साहब के तरफ से और बहुत शांति रूप से पूजा भेलै है। सब गोटा अयलथि है। लगभग हम आकलन कर रहल छी जे 5 लाख आदमी आयल हेता। सब शांति से कुशल से सबके प्रसादी एलनि है। सब चीज दर्शन करे तो सकुशल से घर जा रहल छथि। ई पूरा पूजा हमरा जहाँ तक ज्ञात है हमरा सबके मिथिलांचल में ई पूजा पहिल बेर भऽ रहल है। एहिसँ पहले 2-4 साल 5 साल पहले जनकपुर में ई चीज भेल छलै। नमस्कार, अहाँ के नाम की भेल? कौशल कुमार मिश्र। जी, आई जे छै 1.25 करोड़ पार्थिव महादेव के पूजा तक कयल जा रहल छै, पर अहाँ की कहऽ चाहै छी? ई एकटा विश्व कल्याण के लेल पूजा छलैया जकर 4 महीना पहले से छलैया जे कि एहिठाम सौराठ में हुए तो ओकर सफल आयोजन भेलैया। तो ई बहुत नीक समाज के कल्याण, देश के कल्याण एहि के लेकर ई पूजा के एहिठाम कयल गेल छलैया। आ सौराठ मिथिलांचल के जे सभा के एकटा स्थली छै तो ओकर गौरव स्थान छलै, तो ओकर पुनरावृत्ति एहिठाम भऽ गेलैया महादेव के पूजा के लऽ कऽ। इमहर प्रशासनिक सुविधा केहन छै? एते जे भीड़ छै देख रहल छियै जे लाखों के संख्या में भीड़ छै, 5 लाख लोग अखन तक में आबि गेल छथिन। प्रशासनिक सुविधा इमहर केहन छै? नहीं, ओहो सब चीज के व्यवस्था, सब चीज के व्यवस्था छै, डॉक्टर के व्यवस्था छै, सब चीज के व्यवस्था छै एकदम। जे कोनो तरह घटना नहीं, एतेक आयोजन भेला के बावजूदो शांतिपूर्ण ढंग से भऽ रहल छै।
तो कोनो भक्तजन के कोनो कठिनाई तऽ नहि भऽ रहल छै? नहीं कोनो तरह कठिनाई नहीं भऽ रहल छै। मतलब यदि होइ छै तऽ मतलब अतेक पैघ आयोजन में सब सहयोग कर रहल छै जे कि एक दूसरा के। ई कार्यक्रम कखन तक चलतै? ई कार्यक्रम जे छै से 6 बजे साँझ में एकर समापन छै, तकर बाद राति में जे छै से सांस्कृतिक कार्यक्रम के सेहो आयोजन छै। तो वो आब जते काल स्थानीय कलाकार संग संग आरो जे छै तिनका लऽ कऽ मतलब 9 बजे राति 10 बजे राति तक मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से चलते। नमस्कार, अहाँके नाम की भेल? हमर अजय झा नाम भेल। आइ 1.25 करोड़ महादेव पार्थिव महादेव के पूजा कयल जा रहल छै, पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? ई बहुत बढ़िया काज भेला मिथिला में। ऐसा ई छै जे हमर सबके सांस्कृतिक प्रथा जे छला से समाप्त भऽ गेल छला, ऐसे एक नया फेर से उत्पन्न भेलैया। जेना कि सभा लागै छला हमर सबके, ओ विलुप्त भऽ गेल है। वैसे ई कहल जाए जे सांस्कृतिक जे हमर छला वो विलुप्त होइ छला। जैसा कि 1.25 करोड़ महादेव के स्थापना कऽ कऽ शिवलिंग के पूजा कऽ कऽ फेर से अहाँके ई सभा गाछी के सभा जे छै, जे लड़का लड़की के विवाह में अखन बहुत परिश्रम चलि रहल छै से अहाँ देखैत हेबै। तो ऐसे एगो ई भेला जे बुझियो ई समाज के कल्याणकारी ला मिथिला के फेर से नाम बरकरार रहे के खातिर ई फेर से भेला। और अधिक से अधिक जते मिथिलावासी छथि एहि काज में बहुत आनंद लऽ रहल छथि। बहुत बढ़िया जे केलन है। साथ में सहयोगी सब हमर गाँव के बहुत ज्यादा दूर दूर के गाँव के सहयोगी सब छथि, जिनका सबके बहुत ई कऽ रहल छथि आयोजन में अपन सहयोग देलखिन है। और साथ साथ जे भी चीज छै बहुत बढ़िया, ई चीज के जरूरत बहुत पहिने रहे, लेकिन अखन जे भेलैया ओहिसँ ई छै जे मिथिलावासी परिपूर्ण भऽ गेल, संतुष्ट है। अहाँके कोनो इम्हर जाय में कोनो कठिनाई तऽ नहि भेल? नहीं, कठिनाई कोनो नहीं। तहन श्रद्धालु जन के बहुत ज्यादा भीड़ छै, श्रद्धालु जन के बहुत ज्यादा भीड़ छै। जैसा कि कनी धक्का मुक्की तो हर श्रद्धालु जन के भेबे केलै, लेकिन ई कहियो जे बहुत बढ़िया छै जे भी भेलै। ई चीज कनी पहिने होबाक चाही, जे आइ भेलैया तैयो लेट भेलै तैयो बहुत बढ़िया भेलै, जे भेलै से बहुत सुंदर। प्रशासनिक सुविधा टाइट देल गेल छै कि नहि? प्रशासन के जे सिक्योरिटी कहल जाए ओहो बड़ सुंदर छै। मेलो में अहाँके बहुत एहन माता बहिन सब हमर घूमै छथिन, ओहो में बहुत माता बहिन सब हमर घूमै छथिन। लेकिन प्रशासनो बहुत बढ़िया छै। सिक्योरिटी जे कहल जाए सिक्योरिटियों के बेसी ध्यान देवल गेलैया, ओहिमे कोनो शक नहीं छै। साथ साथ हमर जे नवयुवक लड़का सब छथि ओहो सब बहुत कार्यकर्ता रूप में सहयोग कर रहल छथिन ई मेला के। ऐसा बहुत संतुष्ट छी हम, देखलहुँ है बहुत बढ़िया। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव, हमेशा सहयोगी ऋषभ के साथ सौराठ मधुबनी। एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, सबसँ पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसँ पावन धरती पर मिथिला धाम यो भैया। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हमारे साथ लोकप्रिय मिथिला के लोकप्रिय गायक माधव राय जी हैं। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कि अहाँ के शुरुआत जैसे कलाकारी कतौ से भेल? सबसे पहले तो नमस्कार मिथिला न्यूज देखनिहार समस्त सब गोटे के हम माधव राय प्रणाम करै छी, गोर लगै छी। अहूँ को बहुत बहुत शुभकामना दै छी, अहाँ के चैनल खूब आगू बढ़े, खूब लोग देखे। हमर गुरुदेव छथि आदरणीय श्री राम बाबू झा जी, हुनके लग से हमर कलाकारी के शुरुआत भेल जी। और कहलहुँ जे आइ मतलब विद्यापति समारोह लोक उत्सव के 50वीं वर्ष छै, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छी? देखियो आइ बहुत खुशी के दिन छै, कियाक तऽ मिथिला विभूति पर्व स्वर्ण जयंती समारोह जे 50म वर्ष भऽ रहल छै, और विद्यापति सेवा संस्थान में हमरा सब बेर आबऽ के मौका भेटैया, आशीर्वाद भेटैया।
पाई के खुशी के कोनो ठिकाना नहीं छे समस्त मिथिलावासी के। विद्यापति समारोह में छै विद्यापति गीत पर और मैथिली गीत पर छै भोजपुरी धुन के उपयोग कयल जाइ छै और जे छै अश्लील शब्द के प्रयोग कयल जाइ छै, एहि पर रोक लगबाक चाही कि नहीं? समारोह में ई सब चीज नहीं हेबाक चाही। समारोह में बिल्कुल शुद्ध पर कयल जाइ छै नहीं नहीं समारोह में कतौ नहीं हेबाक चाही। ठीक छै, हमरे चैनल पर जे छै कनी एकटा गीत सुना दियौ। ओना तऽ आवाज बहुते छै आबि रहल छै, लेकिन एहन सुंदर ने कोनो धाम यौ भैया, सबसँ पावन धरती पर मिथिला धाम यौ भैया, सबसँ पावन धरती पर मिथिला धाम यौ भैया। जय मिथिला जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अवध नगरिया से चल लई बरतिया हे, सुहावन लागे जनकपुर नगरिया भेलई शोर हे, सुहावन लागे। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार। मिथिला परिवार की ओर से विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान राम और माता सीता से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा सुरक्षित रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और आज मिथिला के लिए भी बहुत शुभ दिन है। अगर किसी का विवाह पंचमी के दिन विवाह होता है तो उसे भी काफी शुभ माना जाता है। इस बार विवाह पंचमी का त्योहार आज यानी 28 नवंबर 2022 को मनाया जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक की पुत्री माता सीता ने शिवजी का धनुष उठा लिया था, जिसके बाद राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव के धनुष को उठाएगा वो अपनी बेटी का विवाह उसी से कराएंगे, क्योंकि परशुराम के अतिरिक्त उस धनुष को कोई भी उठा नहीं सका था। इसके बाद जब सीता माता का स्वयंवर रखा गया तो उसमें दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। अंत में राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग नहीं है। तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को शिवजी का धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिवजी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन इस कोशिश में धनुष टूट गया। तब सीता जी का विवाह भगवान राम से हुआ। हर साल की तरह इस साल में मिथिला के जनकपुर नेपाल में बड़ी धूमधाम के साथ विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। नमस्कार मिथिला, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सभी डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। आप एक बार फिर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी 5 वर्ष में क्या योजनाएं रहेगी? आपके हिसाब से टिकट मिलना कितना मुश्किल था और चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है? आज से 2 महीने पहले जो हाईकोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इंदिरा गांधी चौक से बड़े नाली तक जो नाले आपने बनाए वह 6 महीने भी नहीं चली, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब आप चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरे तो क्या लगा आपको कि लोग मैं सपोर्ट करेंगे? हमने नहीं बनाया, राजनीतिक भेदभाव के कारण सभी जगह जो है सो स्लैब को तोड़वा दिया गया। मिर्जापुर चौक का स्थिति देख लीजिए। हम तुरंत नगर आयुक्त साहब को भेजकर उसको जो है सो पानी का जो है सो नाला का जो है सो मिर्जापुर चौक से लेकर और आपको माने जो है इंदिरा गांधी चौक होते हुए 20 लाख प्रत्येक वार्ड काउंसलर को सालाना मिलता है वार्ड के सड़क और नाला के लिए। हमारे यहाँ 2 कॉलोनी है, एक दिघी पश्चिम, एक हनुमानगंज प्रोफेसर कॉलोनी। दोनों जगह डेली चोरी हो रहा है। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम दरभंगा नगर निगम वार्ड 18 के मिर्जापुर में हैं और आज से 2 महीने पूर्व जो हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिसमें कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था, यही कारण थी जिसमें पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। पहले चरण का मतदान जो की 18 दिसंबर को है, जिसकी मतगणना 20 तारीख को कराई जाएगी, और दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को है, जिसकी मतगणना 30 दिसंबर 2022 को कराई जाएगी। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
इधर के वार्ड प्रत्याशी श्री विश्वती मिश्रा। आपके हमारे चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनकी सबसे खास बात बताएं तो इधर अपने वार्ड के लोग के हर सुख दुख में ये साथ देते हैं, चाहे वो मुंडन उपनयन क्यों ना हो, वो यह सब में आते हैं, शादी विवाह सब में आते हैं, साथ ही किसी की मृत्यु हो जाए उनके अंतिम यात्रा में सहभागी देते हैं। आपका हमारे चैनल सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कई सारे सवालों पर बातचीत करेंगे और कुछ लोगों के सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप एक बार फिर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी 5 वर्ष में क्या योजनाएं रहेंगी? आगामी जो मेरा पंचवर्षीय रहेगा कार्यकाल, उसमें वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव, और इसको हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। हम जो देख रहे हैं जो वार्ड का स्थिति है, विगत कई वर्षों से जो इस वार्ड के जनप्रतिनिधि बने, वार्ड के जनता जिनको अपना वोट देकर विश्वास से नगर निगम में बोर्ड का वो सदस्य बना है, लेकिन वो खड़ा नहीं उतर पाए। खड़ा नहीं उतरने का जो हम जो देख रहे हैं, जो जबकि हमारा वार्ड जो है तो यहाँ सभी वर्गों का लोग हैं और इसमें ये वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमारे नज़र में जो है इस वार्ड में विकास नहीं हो पाया जो होनी चाहिए। अभी आप देखिए गौशाला, मिर्जापुर में गौशाला पड़ता है। गौशाला एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसके आगे में हमेशा पानी लगा रहता है, जबकि ये मुख्य सड़क है, स्टेशन के तरफ भी जाने वाला रास्ता है, लहरियासराय भी इस होकर निकल सकते हैं आप, हॉस्पिटल रोड भी जा सकते हैं, विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं। मिर्जापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ से चारों तरफ जो है बस पड़ाव से लेकर रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल रोड हो या कचहरी हो, आप जा सकते हैं। और इस रोड का देखिए क्या दुर्दशा है। तो यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो विकास के नाम पर लोगों के साथ नहीं खड़ा उतर पाए, वार्ड में विकास नहीं हो पाया। तो हमको जो अगर हमारे वार्ड नंबर 18 का जो देवतुल्य हमारे नागरिक हैं, अगर वो हमको मौका देंगे तो सबसे पहले मैं वार्ड से जल जमाव की समस्या को निदान दिलाऊंगा। अब दूसरा देखिए आप, मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना है, इसमें एक जल घर नल योजना भी है, वही 7 निश्चय में आता है। और देखिए जल घर नल योजना का क्या स्थिति है। एक तो हमारे वार्ड में सबसे अंतिम चरण में काम शुरू हुआ, बहुत ऐसा वार्ड है जहां हो गया था काम, आज से 3 साल 4 साल पहले काम हुआ, लेकिन हमारे वार्ड में अंतिम चरण में काम शुरू हुआ और वो भी काम में इतना अनियमितता, जो आप देखिए जिधर आप जाइएगा, वो मिर्जापुर हो, हनुमानगंज प्रोफेसर कॉलोनी हो या दीघी पश्चिम हो, बल्लू पोखर हो, पुअर होम हो, तो कहने का मतलब है सकमा फूल हो, इस सभी जगह पर देखिए जहाँ तहाँ पाइप फूटा हुआ है, उससे पानी रोड पर बह रहा है। माने पानी के लिए लोग इतना त्रस्त रहता है गर्मी में, और उसके बावजूद पानी का इतना बहाव हो रहा है, इतना मिसयूज हो रहा है, जो हम क्या बताएं। दूसरी बात है, जो इस 7 निश्चय योजना में जलघर नल योजना, ये एक बार काम होता है, बार बार काम नहीं होने वाला है। और इसका दुर्दशा देखिए, कहीं टंकी है तो कहीं पाइप फूटा हुआ है, कहीं पानी निकल रहा है, कहीं टंकी से पानी आ रहा है तो कहीं पानी नहीं आ रहा है। तो ये सब जैसे लग रहा है जो ये वार्ड में निरंकुश जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो निरंकुश हैं। निरंकुश हम इस मायने में कहते हैं जो कोई भी योजना शहर जमीन पर सही रूप से नहीं उतर पाया। अब देखिए हम बताते हैं, आज से कुछ साल पहले वो बिजली का वायर माने जो है सो वायर बदलना था, पहले वाला जो वायर था उसको बदल कर नया वायर देना, नया तार जो है कॉपर का जो है सो देना था। तो हमने वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले लगवाया। हम ऐसी अधीक्षण या अभियंता को आग्रह करके हम अपने वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले जो है वो काम करवाएं। बहुत जगह पोल नहीं लगा हुआ था, पोल के लिए बांस पर देखिए कहाँ चला गया दौर। हमारा वार्ड का क्या स्थिति है, जब पोल नहीं रहने से लोग बांस जो है
अभी भी वो माने जो है सो तार लगा हुआ था, कहीं लोहा का पाइप पर जो है सो तार लटका हुआ है। तो इतना माने जो है सो जैसे माने क्या कहा जाए, माने इतना निरंकुश वातावरण हम किसी वार्ड में नहीं देखे हैं। हम तुरंत नगर आयुक्त साहब को भेजकर उसको जो है सो पानी का जो है सो नाला का जो है सो मिर्ज़ापुर चौक से लेकर और आपको माने जो है इंदिरा गांधी चौक होते हुए और वो नाला पुअर होम होते हुए चला जाता है आपको वहाँ पर शास्त्री चौक के पास हमने नाला उड़ाही करवाए। मिर्ज़ापुर चौक का स्थिति देख लीजिए, गौशाला रोड का स्थिति देख लीजिए, हिंदुस्तान प्रेस मिस्र टोल माने हनुमानगंज में जाकर वहाँ पर स्थिति देख लीजिए। तो ऐसा वातावरण, और जबकि हम नगर निगम को टैक्स देते हैं और तब लोग को इस तरह का जो है सो असुविधा महसूस हो रहा है। तो हम जो अगर हमको लोग मौका देंगे तो हम इस सब से जो है सो निजात दिलाएंगे। और मैं दूसरा सवाल ये है, जब आप चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरे तो क्या लगा आपको कि लोग मैं सपोर्ट करेंगे? देखिए, चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन हम विगत कई वर्षों से अपने वार्ड के अपने देवतुल्य नागरिक के सेवा में लगे हुए हैं और उनके साथ कोई भी सुख हो दुख हो उसमें हम कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। शिक्षा का व्यवस्था देखिए कितना खराब है। पुअर होम स्कूल आप चले जाइए, वहाँ पर देखिएगा स्कूल में गेट लगा हुआ है, अंदर में क्या हो रहा है, पढ़ाई क्या नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी केंद्र है, वो आंगनबाड़ी केंद्र में क्या पढ़ाई हो रहा है बच्चों को, क्या नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप देखिए, तो कहने का मतलब है जो जहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेगा वो समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। समाज तब ये विकास करेगा जब शिक्षा व्यवस्था आपका ठीक रहेगा, शिक्षित समाज होगा तब ये समाज का विकास हो सकता है। तो हमको अगर मौका मिलेगा तो हम शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करेंगे। जी, आपके हिसाब से टिकट मिलना कितना मुश्किल था और चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है? देखिए, अभी जो माने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दरभंगा नगर निगम में बिहार में जो है सो कोई पार्टी सिंबल देता नहीं है, लेकिन समर्थन रहता है पार्टी का, लेकिन सिंबल नहीं मिलता है बिहार में नगर निगम चुनाव में या नगर परिषद के चुनाव में। और दूसरे राज्य सब में मिलता है, लेकिन बिहार में अभी तक नहीं हुआ है। तो जो नागरिक अपने वार्ड के नागरिकों का सेवा करेगा, ये सब सेवा भावना का पद है, ये सब कोई नहीं है, ये सब सेवा भावना का पद है। आप सेवा कीजिएगा तो जरूर लोग आपको चाहेगा। तो हम सेवा करते हैं तो हमको चारों तरफ से लोग का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। इंदिरा गांधी चौक से बड़े नाली तक जो नाले आपने बनाए वह 6 महीने भी नहीं चली, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने नहीं बनाया, होता क्या है आपको, जो कोई भी योजना होता है, जो स्थिति हम तो कहें ना, जल जमाव का बहुत बड़ा स्थिति खराब था, तो उसको जो है सो हम माननीय विधान पार्षद से आग्रह करके मुख्यमंत्री सामयिक शहरी विकास योजना से उसको हम पास हम करवाएं उसको। और वो नाला को जो है सो आपको वो नाला नहीं था उस बनाना, उसमें उस पर था कवर डालना, सिर्फ कवर नहीं रहने के कारण गंदगी फैलता था, मच्छर पूरे आता था और वो जो है सो आपको उससे रंग बिरंग का बीमारी होता था। डेंगू उस समय में जो है सो प्रचलित था, डेंगू बीमारी का। तो वो माने जो है सो हम जो है सो उस पर जो है सो मुख्यमंत्री सामयिक शहरी विकास योजना से जो है सो उस पर हम कवर डलवाए हुए थे और उसमें से जो कुछ पैसा माने बच गया था उससे जो है सो रिपेयरिंग था, नया नाला निर्माण नहीं था उसमें। वो तो उसका होता क्या है, उसका टेंडर होता है और टेंडर वर्क कहीं का कोई ले सकता है। सरकार का ऐसा प्रावधान है जो टेंडर वर्क कहीं का कहीं ले सकता है।
तो उस समय में जो जनप्रतिनिधि थे वो लूट खसोट करते थे। देखिए वर्ष 2007 में बाढ़ का क्या, माने बाढ़ की विभीषिका में लोग त्राहिमाम मचा रहा था, लोग मर रहा था, हमारे माने जनप्रतिनिधि लूटने में लगे हुए थे। हम तो अब आएंगे तो हम जांच करवाएंगे इस सब का, हम इस सब का जांच करवाएंगे। जो 2007 ईस्वी में बाढ़ राहत में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ। जो यहाँ नहीं रहता है, जिसको यहाँ का नागरिकता नहीं मिला हुआ है, उन लोग के नाम पर जो है सो माने पूरे जो है सो आपको बोरा का बोरा राशन जो है सो बेचा गया, बंदरबांट हुआ, ट्रक से जो है सो माने जो है सो उसको बेचा गया। ये सब जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस सब को जांच करवाएंगे। और ये सब हम कोनो थोड़बे, हमको संवैधानिक पावर थोड़बे है जो हमारे अनुशंसा से हो गया या हम किए। वो तो टेंडर हुआ था, टेंडर कहीं का कोई ले सकता है, वो बनाया तो 4 इंची का था। और आप कहीं भी नाप लीजिए, सभी जगह 4 इंची का नाला जो है ऊपर कवर बना हुआ था। और देख लीजिए राजनीतिक भेदभाव के कारण सभी जगह जो है सो स्लैब को तोड़वा दिया गया, राजनीतिक भेदभाव के कारण। इस लेकर जो उस योजना को हम आग्रह करके पास करवाएं, इस लेकर राजनीतिक भेदभाव से सभी जगह स्लैब को तोड़वा दिया गया। वर्तमान के वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा जो है कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले अब पैसे की कमी नहीं हो, राज्य सरकार के जितने भी योजना है उसमें सभी में केंद्र का जितने भी माने केंद्र उसको जो है सो फंड आवंटन करवाता है। वो फंड में राज्य सरकार का भी माने राज्य सरकार उसमें अपना अंश देते हैं। जैसे 100 में जो है सो 35% राज्य सरकार और 65% केंद्र सरकार का रहता है पैसा। और हम नगर निगम के अधीन में आते हैं, हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम है, वार्ड नंबर 18। तो यहाँ नगर निगम में पैसे की कमी नहीं है। हम जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं वो जो है काम, कोई भी काम होगा, काम का मतलब क्या, काम का जो है सो कोई भी काम हो उसका रोड मैप होना चाहिए। यहाँ कोई रोड मैप है ही नहीं। तो जहाँ रोड मैप नहीं रहेगा, जहाँ खाली लूट खसोट का जो हम तो बताए हैं, जल घर नल योजना का आप स्थिति देख लीजिए। अगर 20 लाख प्रत्येक वार्ड काउंसलर को सालाना मिलता है वार्ड के सड़क और नाला के लिए, 1 करोड़ हुआ ना पंचवर्षीय में, हमको कहीं आप सिर्फ एक योजना से 1 करोड़ रुपया पंचवर्षीय में आया वार्ड के विकास के लिए, मतलब सड़क और नाला के लिए। अगर हमारे वार्ड में कहीं भी आप दिखाइए जो 1 करोड़ का जो है सो सड़क और नाला बना है पंचवर्षीय में, नहीं बना है। तो नहीं रोड बना, नहीं नाला बना, तो पैसा सरेंडर हुआ होगा। तो इसको जो है सो हमको अगर मौका मिलेगा तो हम चुस्त और दुरुस्त भयमुक्त वातावरण का वार्ड नंबर 18 बनाएंगे। भयमुक्त हम इस लेकर कह रहे हैं, जो आप शाम में निकलिए और दिग्गी पश्चिम चले जाइए या मिर्ज़ापुर चले जाइए या आप सकमा पुल चले जाइए, कहीं भी आप जाइए, डेली एक ना एक दिन जो एक मोटरसाइकिल चोरी होता है, किसी का मोबाइल छीन झपट होता है। हमारे यहाँ 2 कॉलोनी है, एक दिग्गी पश्चिम और एक हनुमानगंज प्रोफेसर कॉलोनी, दोनों जगह डेली चोरी हो रहा है। तो हमको अगर मौका मिलेगा तो हम भय मुक्त वार्ड बनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास
और हमारे कुछ प्रिय दर्शकों के भी सवाल थे, उसमें से एक सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। आप अपने 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में क्या लाभ देंगे लोगों को? हम वही ना हम बताए हैं, जो अगर हमको मौका मिलेगा तो हम शिक्षा, हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय हैं, एक पुअर होम मध्य विद्यालय और एगो राजकीय श्यामा पाठशाला मध्य विद्यालय, 2 मध्य विद्यालय हैं। दोनों मध्य विद्यालय में शिक्षक सही टाइम पर आवे और छात्र या छात्रा, बालिका या बालक क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, क्या दिक्कत है उसके साथ, उसको हम भरपाई करेंगे। जो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बेंच डेस्क का होगा, या आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। देखिए आप पुअर होम में कैसे जाएगा बच्चा, रोडे नहीं है, अभी पानी बरसात नहीं है, आपको आधा फीट 1 फीट पानी लगा हुआ है वहाँ, तो जाएगा कैसे बच्चा? तो ये किसका काम है देखने? वार्ड पार्षद जो हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए जो रोड को दुरुस्त करवाते हैं। तो बच्चा सब जाता है स्कूल, लेकिन रोड दुरुस्त नहीं है, जिस कारण बच्चा नहीं जा रहा है। हम गए हुए थे वहाँ, BLO सब जो है सो बैठते हैं, वोटर का काम होता है वो लोग, तो हम भी गए हुए थे। हमको कुछ बालिका बोली, अंकल आप अगर आप तो जीतवे ही कीजिएगा, आप जीत जाइएगा तो हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है स्कूल में, हमको ये रोड बनवा दीजिएगा। तो खाने देखिए, जो 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चा को, हाँ, वो मैंने स्कूल जाने के लिए ललायित है, लेकिन व्यवस्था यहाँ का ठीक नहीं है, जिस कारण वो स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है। उसको हम ठीक करेंगे। मिड डे मील के तहत सरकार का योजना है, सरकार पैसा खर्चा करता है, लेकिन वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। जो हमारा जो बच्चा है उसको सही आहार मिले, 3 आंगनवाड़ी केंद्र है, उसमें सही आहार मिले, पौष्टिक आहार सब मिलता है, लेकिन सभी को जो है सो बंदर बांट कर लिया जाता है। उस पर भी हम निरंकुश लगाएंगे। जो हमारा जो बच्चा है, जो हमारा भविष्य है, उसको सही आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले उसको। आज से 2 महीने पहले जो हाई कोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाई कोर्ट रोक वैसे नहीं लगाए। हाई कोर्ट रोक लगाए थे, जो हाई कोर्ट सरकार, राज्य सरकार जो नगर निगम का जो चुनाव कराए, ये 2007 को आधार मानकर 2007 में जो है सो ये अपना जो है सो आरक्षण का जो है रोटेशन बनाए हुए थे। वो रोटेशन को मानकर ये अपना चुनाव कराए। होता क्या है, तो राज्य सरकार से फीडबैक लिया जाता है, जो आप चुनाव आयोग जो है सो अपना लिए फीडबैक, जो आपका तैयारी है तो हाँ है, उस हिसाब से चुनाव आयोग अपना घोषणा कर देते हैं चुनाव का। उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है, आदर्श आचार संहिता। तो हाई कोर्ट का कहना था, जो आप हाई कोर्ट का नहीं कहना था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, जो आप 3 लेयर का जो है सो जांच करवा लीजिए, तब आप जो है सो चुनाव करवाइए, या 20% जो आप एक्स्ट्रा आरक्षण दिए हैं उसको आप समाप्त करके तब आप चुनाव करवाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। तो सरकार आपको 2007 का जो उनका चुनाव का रोस्टर आरक्षण का जो रोस्टर था, उसको आधार मानकर ये चुनाव को जो है सो अपना चुनाव आयोग को देकर, जो कि अपना फीडबैक चुनाव आयोग लिए, उस हिसाब से वो अपना चुनाव का डेट घोषित कर दिए। तो हाई कोर्ट जो है सो हाई कोर्ट लगातार जनवरी में राज्य सरकार को पत्र निर्गत किए थे, जो आप अगर चुनाव कराना चाहते हैं अप्रैल मई में तो चुनाव कराइए, चुनाव के हम पक्ष में हैं, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको पालन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आपको हम बताएं, जो 3 लेयर का जो है सो आप जांच करवा लीजिए तब चुनाव कराइए, और नहीं अगर उसमें अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप अपना जो है सो आरक्षण का जो है सो रोस्टर में 20% कम करके तब आप चुनाव करवाइए, जो राज्य सरकार एक्स्ट्रा दिए थे। तो इस लेकर जो है सो हाई कोर्ट रोक लगाए। अब फिर वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट, भाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको तो सबको ना मानना पड़ेगा। तो सरकार कुछ उसको माने जो है सो नज़रअंदाज करके सोचे जो हम चुनाव करा लेंगे, इस लेकर हाई कोर्ट रोक लगा दिए। इसमें हाई कोर्ट नहीं कहीं दोषी है, नहीं राज्य सरकार दोषी है। कुछ दोनों को परस्पर जो है सो दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाया, जिस कारण चुनाव जो है सो हाई कोर्ट को मजबूरी में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था इस लेकर हाई कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। 4 अक्टूबर को रोक लगाया गया था। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिव संघ के साथ, दरभंगा नगर निगम वार्ड 18 मिर्जापुर दरभंगा। कहानी उस महाराज की है जिनकी हवेली में लगी थी लंदन की टाइल्स। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 28 नवंबर को दरभंगा महाराज का 116वां जन्मदिन मनाया गया। महाराज धीराज का जन्म अंग्रेजी हुकूमत के समय 1907 में दरभंगा में हुआ था। दरभंगा महाराज शुरू से ही दानशीलता को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध थे। अगर बात राजा रजवाड़े की हो तो दरभंगा महाराज अपनी शान शौकात में सबसे आगे रहते थे। उस जमाने में दिल्ली के समतुल दरभंगा की सारी व्यवस्था की, यहाँ तक कि लंदन से मंगवाए गए टाइल्स दरभंगा महाराज की हवेलियों की शोभा बढ़ाती थी। इतिहासकारों की माने तो उस समय देश के चुनिंदा रजवाड़ों में दरभंगा महाराज की गिनती होती थी। दरभंगा महाराज को अग्रणी सोच का वाहक माना जाता था। दरभंगा महाराज को अग्रणी सोच का वाहक माना जाता था। चाहे शिक्षा की बात हो, रेलवे की बात हो या हवाई जहाज की, सारी सुविधा इनके यहाँ मौजूद थी। दरभंगा महाराज शिक्षा जगत के साथ साथ रोजगार सृजन करने में भी माहिर थे, तभी तो अपनी राजधानी के बीचों बीच 250 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनवा दिया। उस वक्त रेलवे, बिजली जैसी चीजें दिल्ली के साथ दरभंगा में भी आ गई थी। इनके महल में उस समय शानदार सजावट थी। इसका प्रमाण आज भी दीवारों पर लगी टाइल्स, मेड इन लंदन की टाइल्स दरभंगा की दीवारों पर सजी थी। यह वही दरभंगा महाराज है जो हिंदी में आर्य भारत, इंग्लिश में इंडियन नेशन और मैथिली में मिथिला मिहिर नाम से अखबार चलाया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में दरभंगा महाराज हमेशा से आगे बढ़ चढ़कर कार्य किया करते थे, लेकिन आज शिक्षा जगत के लोग भी उन्हें भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने स्थापना के सबसे बड़े गैर मुस्लिम दानवीर दरभंगा महाराज को याद करता होगा, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिनको बनाने में कुल 1 करोड़ रुपए की लागत, उसमें 50 लाख दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने दिए थे। नमस्कार मिथिला, अब तक रहता है, मिलते अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक ले देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। दावा किया जा रहा है कि फिल्म की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं वो हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं, लेकिन मेकर्स का कहना है कि उनकी फिल्म फैक्ट्स पर बेस्ड है। केरल में जिस तरह से गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें आतंकी संगठन के हवाले किया गया है, फिल्म में वही दिखाया गया है। अब सच क्या है, फिल्म में फैक्ट कितना है, कितना प्रोपेगेंडा है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। केरला स्टोरी की हिजाब गर्ल्स पर क्यों बवाल मचा है? आतंक को बेनकाब करती फिल्म पर क्यों सवाल उठा है? क्या फिल्म की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया गया है? आदा शर्मा की अपकमिंग फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि फिल्म की आड़ में एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। ISIS ज्वाइन करने वाली लड़कियों के आंकड़ों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। दरअसल द केरला स्टोरी उन 4 लड़कियों की जिंदगी पर बेस्ड है जिन्हें साजिश के तहत फंसाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उन्हें आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा बना दिया जाता है। गायब लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या बताए जाने पर फिल्म विवादों में फंस गई। फिल्म पर केरल के CM पिनराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक सवाल खड़े कर चुके हैं। शशि थरूर ने मेकर्स को चैलेंज दिया कि 32,000 लड़कियों के धन परिवर्तन की बात साबित करें और 1 करोड़ लेकर जाएं।
थरूर से पहले केरल के मुस्लिम यूथ लीग ने भी मेकर्स को सेम यही चैलेंज दिया। क्लेम साबित करने पर 1 करोड़ मिलेगा। ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। केरला स्टोरी के समर्थन में लग रहे जय श्री राम के नारों को सुनिए। आप सभी से निवेदन है, ये तस्वीरें जेएनयू कैंपस की है, जहां फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। स्क्रीनिंग के दौरान छात्रों से खचाखच भरा हॉल कई बार जय श्री राम के नारों से गूंज पड़ा। स्क्रीनिंग के बाद अदा शर्मा और डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने फिल्म को लेकर जारी विवाद पर भी खुलकर बात की और बताया द केरला स्टोरी बनाना क्यों जरूरी था। केरला मेरा नेटिव प्लेस है, तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। पर जो केरला मैं जाती हूँ, मैं अपने आंट के घर जाती हूँ, तो वहाँ पे वो सपोज एग्जैक्टली वो जगह पे शायद ये नहीं हो रहा है, पर ऐसे नहीं है कि अलग अलग जगह पे नहीं हो रहा है। तो इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। वी मेट द विक्टिम्स, जो आपने देखा फिल्म में, वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुने। तो धर्म कहाँ से आ गया? हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, अरे टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। अचानक धर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे? मेरा काम है फिल्म बनाना, हमने बनाया। उनका काम है पॉलिटिक्स करना, करने दीजिए। इस दौरान स्टूडेंट्स यूनियन SFI ने जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध भी किया। वामपंथी छात्रों ने ABVP और RSS का पुतला फूका। बावजूद इसके जेएनयू में द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग रुकी नहीं। मूवी काफ़ी अच्छी है, ट्रू बेस्ड कहानी है और काफ़ी बेहतरीन मूवी बनाई गई है। सच को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की गई है और एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है ये। बहुत अच्छी लगी, इंस्पिरेशन है वो काफ़ी गर्ल्स के लिए जो कि ट्रैप्ड में फंस जाती हैं रिलीजन के और फिर अपने घर बार वगैरह छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। इसमें सबसे मेन अच्छा चीज़ हमको ये लगा कि हाँ, इसमें महिलाओं के बारे में दिखाया गया कि उनको ही पहले विक्टिम बनाया जाता है। मतलब ये कैसा भी कन्वर्जन हो, मतलब बॉयज़ का भी होता है, लेकिन लड़कियों को विक्टिम बनाया जाता है। तो डायरेक्टर ने मतलब इस पहलू को उजागर करके बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम लोगों को पचने वाली भी है ये फिल्म। जब देखेंगे, अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। और अपने धर्म को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। प्रोपेगेंडा की तरह मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि ये इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह मतलब प्रोपेगेट किया जा रहा है, ये एक पूरी तरह से गलत है। हम लोग एक्सेप्ट करना होगा, जो सच है तो सच है, जो गलत है वो गलत है। जो चीज़ें उसमें दिखा रखी हैं वो कहीं ना कहीं फैक्चुअली तो करेक्ट है ही, क्योंकि ये चीज़ें होती तो हैं ही। अब वही है कि अगर आप उसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाएं तो फिर आपका फिर वही पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा ना। तो लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर फिल्म के मेकर्स को 32,000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा कहां से मिला? The people in Kerala are saying that number is more than 50,000. Now, last point, please आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। ये 32,000 नंबर जब हमारे पास आए तो हमने इसका सच्चाई जानने के लिए हमें लगा कि नहीं, हमें एक बार सरकार से पूछ लेना चाहिए क्या 32,000 रियल नंबर है। तो हमने एक RTI फाइल किए। इमेजिन, हमने एक RTI फाइल किए, हम ढूंढने गए थे सच। RTI में 2 क्वेश्चन था। वन इज, ओमन चंडी सर ने क्या बयान दिया था, उस बयान का कॉपी चाहिए था। और पुलिस स्टेशन वाइज केरल में कितने लड़की गायब हुई है, कितने लड़की को ढूंढ के निकाला गया, कितने लड़की के साथ कन्वर्शन हुई है, एक आंकड़ा मांगे थे। वो कॉपी हमारे पास है, अगर चाहे तो आप छाप दीजिएगा। अब सुन के तज्जुब होंगे जो RTI का जवाब आया। पहला जवाब आया, एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया कि उस वेबसाइट से ये आप निकाल लीजिए। कैन यू इमेजिन, वेबसाइट का एड्रेस गलत था। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच फिल्म से 32,000 लड़कियों के लापता होने का दावा बदला दिया गया है। नए टीजर में मिसिंग लड़कियों की संख्या 3 बताई गई है, लेकिन फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
केरला स्टोरी के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में 5 मई को फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म से सभी विवादित सीन को हटाया जाए, फिल्म को डिस्क्लेमर के साथ चलाया जाए जिसमें बताया जाए कि फिल्म काल्पनिक कहानी पर है। फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाली है। इससे मुसलमानों के जीवन और आजीविका को खतरा होगा। साथ ही दावा किया गया कि यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है। फिल्म का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि केरला स्टोरी के जरिए कुछ लोग नफरत वाला एजेंडा बढ़ा रहे हैं, धर्म विशेष को निशाना बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। सो हमारी फिल्म एंटी कोई रिलीजन नहीं है, एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है ऑफ कोर्स। आवर फिल्म इज अबाउट गर्ल्स गेटिंग ड्रग्ड, ब्रेन वॉश्ड, रेप्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, forcefully impregnated and then raped again, kabhi by multiple people also sometimes, and the child they deliver is being taken away from them and them being made suicide bombers. तो जब आप political agenda और propaganda बोलते हो, that's just diverting the topic and trivializing this. I mean, our film is about life and death, so I hope we can spread awareness to girls of all religions, sects, castes, and for the few who are still saying propaganda hai, I guess once they watch the film, it's releasing on the 5th. With all the facts when they watch it, I think वो अपना mind change करेंगे। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। द केरला स्टोरी में कितना प्रोपेगेंडा है और कितना फैक्ट, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। सरकार को प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए जो हिटलर काम करता था, हिटलर जो है प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री चलाता था। हम ये कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदल के प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना दीजिए, क्योंकि जब आप चुनाव के जरिए केरला में एंट्री नहीं कर पा रहे हो तो आप एक विशेष समुदाय को, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जिस तरह से आप बदनाम करने का काम करें, ये पूरा देश जानता है। और ये जो केरल को बदनाम करना है, ये केरल को सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, कम्युनिस्टों को बदनाम करने के लिए है। और जितने जो हैं ये जो तथाकथित कांग्रेस के अंदर घुसे हुए घुसपैठिए हैं, जो सांप्रदायिकता के साथ रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तो केरल को बदनाम करें। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 30,000 35,000 महिलाएं, युवतियां धर्म परिवर्तन करके वो किसी दूसरे धर्म में चली गई और आईएस के साथ मिल करके वो काम कर रही हैं, तो देश के अंदर ये गृह मंत्री क्या कर रहे थे? सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने पास करके इसको भेजा है। इनको काहे को चिंता हो रही, जानते हैं कि इस प्रकार की जो क्रियाक्रम है लोगों के, वो उजागर हो रहे हैं जनता के सामने। अब काहे कब है, जब काम किया था आपने ऐसे वहाँ पे जो यहाँ पे बहुसंख्यक हैं अगर, तो वहाँ पे वो अल्पसंख्यक है हिंदू, अगर उसके साथ में किसी प्रकार का किसी ने दुर्व्यवहार किया है और कोई इसको उजागर कर रहा है, आप सबूत दीजिए कि ऐसा नहीं था। आप किसी को प्रतिबंध करने के बजाय एक निश्चित प्रोसेस में निकला है, उनके पास साक्ष्य हैं सारी घटनाओं के, इसीलिए उन्होंने पिक्चर बनाई होगी। द केरला स्टोरी के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और आईएसआईएस जैसे शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया गया है। 26 अप्रैल को रिलीज किए गए इस ट्रेलर को अब तक 17 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फिल्म द केरला स्टोरी को सेंसर बोर्ड ने 10 कट के साथ ए सर्टिफिकेट दिया है। बोर्ड की जांच कमेटी ने फिल्म देखने के बाद मेकर्स को इसमें 10 बदलाव करने को कहा था। साथ ही फिल्म में आंकड़ों के दस्तावेजी प्रमाण भी पेश करने को कहा गया था। इस फिल्म में कई डायलॉग और सीन पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चली है। तमाम कांट-छांट के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर।
द कश्मीर फाइल्स के बाद अब एक और फिल्म को लेकर हंगामा मच गया है। फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी। दावा किया जा रहा है कि फिल्म की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं वो हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं, लेकिन मेकर्स का कहना है कि उनकी फिल्म फैक्ट्स पर बेस्ड है। केरल में जिस तरह से गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें आतंकी संगठन के हवाले किया गया है, फिल्म में वही दिखाया गया है। अब सच क्या है, फिल्म में फैक्ट कितना है, कितना प्रोपेगेंडा है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। केरला स्टोरी की हिजाब गर्ल्स पर क्यों बवाल मचा है? आतंक को बेनकाब करती फिल्म पर क्यों सवाल उठा है? क्या फिल्म की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया गया है? आदा शर्मा की अपकमिंग फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि फिल्म की आड़ में एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। ISIS ज्वाइन करने वाली लड़कियों के आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। दरअसल द केरला स्टोरी उन 4 लड़कियों की जिंदगी पर बेस्ड है जिन्हें साजिश के तहत फंसाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उन्हें आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा बना दिया जाता है। गायब लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या बताए जाने पर फिल्म विवादों में फंस गई। फिल्म पर केरल के CM पिनराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक सवाल खड़े कर चुके हैं। शशि थरूर ने मेकर्स को चैलेंज दिया कि 32,000 लड़कियों के धन परिवर्तन की बात साबित करें और 1 करोड़ लेकर जाएं। थरूर से पहले केरल के मुस्लिम यूथ लीग ने भी मेकर्स को सेम यही चैलेंज दिया। क्लेम साबित करने पर 1 करोड़ मिलेगा। ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। केरला स्टोरी के समर्थन में लग रहे जय श्री राम के नारों को सुनिए। आप सभी से निवेदन है ये तस्वीरें JNU कैंपस की है, जहां फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। स्क्रीनिंग के दौरान छात्रों से खचाखच भरा हॉल कई बार जय श्री राम के नारों से गूंज पड़ा। स्क्रीनिंग के बाद अदा शर्मा और डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने फिल्म को लेकर जारी विवाद पर भी खुलकर बात की और बताया द केरला स्टोरी बनाना क्यों जरूरी था। केरला मेरा नेटिव प्लेस है, तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। पर जो केरला मैं जाती हूँ, मैं अपने आंट के घर जाती हूँ, तो वहाँ पे वो सपोज एग्जैक्टली वो जगह पे शायद ये नहीं हो रहा है, पर ऐसे नहीं है कि अलग अलग जगह पे नहीं हो रहा है। तो इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। वी मेट द विक्टिम्स, जो आपने देखा फिल्म में, वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुने। तो धर्म कहाँ से आ गया? हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, अरे टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। अचानक धर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे? मेरा काम है फिल्म बनाना, हमने बनाया। उनका काम है पॉलिटिक्स करना, करने दीजिए। इस दौरान स्टूडेंट्स यूनियन SFI ने JNU में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध भी किया। वामपंथी छात्रों ने ABVP और RSS का पुतला फूका। बावजूद इसके JNU में द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग रुकी नहीं। मूवी काफ़ी अच्छी है, ट्रू बेस्ड कहानी है और काफ़ी बेहतरीन मूवी बनाई गई है। सच को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की गई है और एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है ये। बहुत अच्छी लगी, इंस्पिरेशन है वो काफ़ी गर्ल्स के लिए जो कि ट्रैप्ड में फंस जाती हैं रिलीजन के और फिर अपने घर बार वगैरह छोड़ देती हैं। बहुत अच्छी मूवी है। इसमें सबसे मेन अच्छा चीज़ हमको ये लगा कि हाँ, इसमें महिलाओं के बारे में दिखाया गया कि उनको ही पहले विक्टिम बनाया जाता है। मतलब ये कैसा भी कन्वर्जन हो, मतलब बॉयज़ का भी होता है, लेकिन लड़कियों को विक्टिम बनाया जाता है। तो डायरेक्टर ने मतलब इस पहलू को उजागर करके बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम लोगों को पचने वाली भी है ये फिल्म, जब देखेंगे। अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो ये फिल्म बहुत अच्छी है और अपने धर्म को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। प्रोपेगेंडा की तरह मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि ये इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह मतलब प्रोपेगेट किया जा रहा है। ये एक पूरी तरह से गलत है। हम लोग एक्सेप्ट करना होगा, जो सच है तो सच है, जो गलत है वो गलत है। जो चीज़ें उसमें दिखा रखी है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअली तो करेक्ट है ही,
क्योंकि ये चीज़ें होती तो हैं ही। अब वही है कि अगर आप उसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाएं तो फिर आपका फिर वही पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा ना। तो लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर फिल्म के मेकर्स को 32,000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा कहां से मिला। The people in Kerala are saying that number is more than 50,000. Now, last point. Please आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल दोबारा नहीं होना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ। ये 32,000 नंबर जब हमारे पास आए तो हमने इसका सच्चाई जानने के लिए हमें लगा कि नहीं, हमें एक बार सरकार से पूछ लेना चाहिए क्या 32,000 रियल नंबर है। तो हमने एक आरटीआई फाइल किए। इमेजिन, हमने एक आरटीआई फाइल किए, हम ढूंढने गए थे सच। आरटीआई में 2 क्वेश्चन था। वन इज ओमन चंडी सर ने क्या बयान दिया था, उस बयान का कॉपी चाहिए था। और पुलिस स्टेशन वाइज केरल में कितने लड़की गायब हुई है, कितने लड़की को ढूंढ के निकाला गया, कितने लड़की के साथ कन्वर्शन हुई है, एक आंकड़ा मांगे थे। वो कॉपी हमारे पास है, अगर चाहे तो आप छाप दीजिएगा। अब सुन के तज्जुब होंगे जो आरटीआई का जवाब आया। पहला जवाब आया, एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया कि उस वेबसाइट से नाम ये आप निकाल लीजिए। कैन यू इमेजिन, वेबसाइट का एड्रेस गलत था। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच फिल्म से 32,000 लड़कियों के लापता होने का दावा बदला दिया गया है। नए टीजर में मिसिंग लड़कियों की संख्या 3 बताई गई है, लेकिन फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केरला स्टोरी के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में 5 मई को फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म से सभी विवादित सीन को हटाया जाए, फिल्म को डिस्क्लेमर के साथ चलाया जाए जिसमें बताया जाए कि फिल्म काल्पनिक कहानी पर है, फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाली है, इससे मुसलमानों के जीवन और आजीविका को खतरा होगा। साथ ही दावा किया गया कि यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है। फिल्म का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि केरला स्टोरी के जरिए कुछ लोग नफरत वाला एजेंडा बढ़ा रहे हैं, धर्म विशेष को निशाना बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। सो हमारी फिल्म एंटी कोई रिलीजन नहीं है, एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है ऑफ कोर्स। आवर फिल्म इज अबाउट गर्ल्स गेटिंग ड्रग्ड, ब्रेन वॉश्ड, रेप्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, forcefully impregnated and then raped again, kabhi kabhi by multiple people also sometimes, and the child they deliver is being taken away from them and them being made suicide bombers. तो जब आप political agenda और propaganda बोलते हो, that's just diverting the topic and trivializing this. I mean, our film is about life and death, so I hope we can spread awareness to girls of all religions, sects, castes. मोतिहारी में मनीष कश्यप के लिए समर्थन में सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों पर मोतिहारी पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। गुरुवार को कोटवा कदम चौक के समीप मनीष कश्यप के समर्थन में NH-27 को जाम करने के 3 दर्जन लोगों पर कोटवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 1 दर्जन प्रदर्शनकारियों को नामजद किया गया। कोटवा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सुगौली में भी सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों पर FIR दर्ज करते हुए 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। वीडियो मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। विशेष न्यायालय ने मनीष कश्यप को 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप से काफी सवाल जवाब किए थे, लेकिन उन्हें कोई भी सही जवाब नहीं मिला था, जिस पर आर्थिक अपराध इकाई ने रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने अदालत को बताया था कि अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिस पर जांच करनी होगी। 24 घंटे की रिमांड पर मनीष कश्यप ने कई पहलुओं पर माकूल जवाब नहीं दिया है। ऐसे में सभी पहलुओं पर जांच करने के लिए उससे और अधिक पूछताछ की जरूरत है। इसको लेकर बिहार के कैंप कर रही तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड का आवेदन भी न्यायालय में दे दिया है।
मैच का फैसला सुपर ओवर में आया और उसके बाद फाइनल में भी वो रोमांच लास्ट में देखने को नहीं मिला, क्योंकि मिर्जापुर थर्ड टीम बहुत मजबूत टीम थी। उन्होंने